दिखाया जाता है कि बेरी को स्पीड फोर्स में गए 6 महीने गुजर चुके हैं और अब किड फ्लैश और सिस्को सिटी में होने वाले क्राइम को रोक रहे थे, जिसमें आयरिस और जोए भी उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि आयरिस ने बेरी से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहेगी, इसीलिए वो टीम को लीड कर रही थी। वेली और सिस्को पिकाबू यानी कि स्वाना के पीछे होते हैं, जो चोरी करके भाग रही होती है, मगर सिस्को और वेली मिलकर किसी तरह से पकड़ लेते हैं, मगर उन दोनों को शूट करने लगती है। लेकिन तभी जो वहां आकर डैम्पर डिवाइस की मदद से उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो सभी स्टारलेबाज आते हैं, जहां सभी खुश होते हैं कि उन्होंने क्राइम होने से रोक दिया, मगर आयरिस बहुत परेशान होती है क्योंकि पिछले 6 महीनों से सेंट्रल सिटी में खतरे बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए वो वेली से अपने बनाए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने को कहती है। वेली भी मान जाता है। रात को आयरिस घर पर अपने डैड और सेसिल के साथ डिनर कर रही होती है, क्योंकि अब जोए और सेसिल साथ रहने लग गए थे। जोए आयरिस को बताते हैं कि जूलियन 6 महीने पहले ही लंदन वापस चला गया, इसीलिए अब से दूसरे फोरेंसिक साइंटिस्ट को काम पर रखने वाले हैं और मैं उन्हें बेरी के बारे में भी कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। आयरिस उन्हें कहती है कि बेरी कभी वापस नहीं आने वाला, तो जो उन्हें कहते हैं कि जब एचआर मरा था तो हमने उसका अंतिम संस्कार किया, इसीलिए हमें बेरी का भी फ्यूनरल कर देना चाहिए। रिप्लाई में आयरिस कहती है कि हम उसे नहीं दफना सकते क्योंकि हमारे पास उसके सूट के अलावा और कुछ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। आयरिस जब वापस अपने अपार्टमेंट में जाती है तो उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कोई शहर में तबाही मचा रहा था, इसीलिए वेली, सिस्को और जो भी बाहर पहुंच जाते हैं और वो इंसान उनके सामने आता है जो असल में एक समुराई होता है। वो उन सभी से कहता है कि मुझे फ्लैश चाहिए। वेली उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, जिस पर समुराई कहता है कि तुम असली फ्लैश नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे लिए फ्लैश लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी सेंट्रल सिटी को तबाह कर दूंगा। सिस्को और जो उसे कहते हैं कि फ्लैश अब नहीं आ सकता और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी तलवार मामूली है, मगर तभी वो समुराई अपनी तलवार को जमीन पर हिट करता है तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि चारों ओर तबाही मच जाती है। समुराई उन सभी से कहता है कि अगर एक दिन में फ्लैश मेरे सामने नहीं आया तो सेंट्रल सिटी खत्म हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सभी जगह न्यूज में समुराई की खबर फैल जाती है। आयरिस और उसकी टीम काफी परेशान होती है। सिस्को सभी से कहता है कि अगर समुराई फ्लैश से लड़ना चाहता है तो हम उसे वापस लाएंगे, क्योंकि ये समुराई बहुत खतरनाक है और हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते और ये बहुत से लोगों को मार देगा। जोए सिस्को से कहते हैं कि हमने बेरी को बाहर निकाला तो स्पीड फोर्स अनस्टेबल हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। तो सिस्को सभी से कहता है कि मैं बेरी को बाहर निकालने पर कब से काम कर रहा हूँ और हम स्पीड फोर्स में छेड़छाड़ करके बेरी को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे स्पीड फोर्स को भी कुछ पता नहीं चलेगा। बस मुझे इसके लिए थोड़ी और चीजें चाहिए और इस काम में मेरी ट्रेसी, फेलिसिटी, हैरी, टीना और कर्टिस ने भी मदद की थी, जो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर आयरिस ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा था और वो मान चुकी थी कि अब बेरी वापस नहीं आएगा। सिस्को इससे उदास होकर वहाँ से एक बार में चला जाता है जहाँ केलिन पिछले 6 महीनों से बारटेंडर का काम कर रही थी। केलिन उसे बताती है कि मैं अब सिर्फ केलिन हूँ और किलर फोर्स नहीं बनूंगी। सिस्को केलिन से कहता है कि मेरे पास बेरी को इस स्पीड फोर्स से बाहर निकालने का एक तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाऊंगा और अगर बेरी वापस नहीं आया तो समुराई शहर को बर्बाद कर देगा, इसीलिए बेरी उसे रोक सकता है। तो केलिन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन आयरिस जब स्टारलेब जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, इससे वो परेशान हो जाती है और स्टारलेब वेन को सर्च करती है जो उसी ग्राउंड में होती है जहाँ बेरी का सबसे पहले टेस्ट किया था। वहाँ केलिन भी आ जाती है जो उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, मगर केलिन उनसे माफी मांगती है कि मैंने आपके और सेसिल के साथ बुरा किया, मगर जो उसे माफ कर देते हैं। सिस्को सभी को बताता है कि मैंने स्पीड फोर्स में छेड़ करने के लिए स्पीड फोर्स बजूका को मॉडिफाई किया है, जिसमें केलिन ने भी मेरी मदद की और हम इस गन की मदद से बेरी के डीएनए वाले गोल्ड क्वार्टर्स बॉल को बेरी की जगह पर भेज देंगे, जिससे बेरी बाहर निकल आएगा और स्पीड फोर्स को उस गेंद की वजह से ऐसा ही लगेगा कि बेरी अभी भी जेल में बंद है और अब सिस्को उस बॉल को स्पीड फोर्स में बेरी को ट्रैक करके उसकी जगह पर फेंक देता है, जिससे वो बॉल तो गायब हो जाती है मगर बेरी वापस नहीं आता। सभी से मायूस हो जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि 300 मील दूर एक पोर्टल खुलता है, जिससे बेरी बाहर आ जाता है और वो बहुत स्पीड में दौड़ता हुआ एक पिकअप ट्रक से टकरा जाता है और उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। वही स्टारलेब में आयरिस सिस्को पर गुस्सा कर रही होती है कि तभी जो को सेसिल का कॉल आता है, जो से बताती है कि
बेरी मिल गया। वो सभी सीसीपीडी में पहुंच जाते हैं जहाँ उस रूम में जाते हैं जहाँ बेरी को रखा हुआ था, मगर बेरी को कुछ याद नहीं होता और वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा था और उसने पूरे कमरे में अजीब से शेप बना रखे थे। आयरिस उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात न सुनकर अजीब सी बातें कर रहा था कि दुनिया नष्ट हो रही है। जो को लगता है कि बेरी को सदमा लगा है, इसीलिए उसे बेहोश करके स्टार लैब ले जाते हैं जहाँ केलिन बेरी की जांच करके सभी को बताती है कि बेरी के तंत्रिका ट्रांसमीटर 5 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बेरी स्ट्रीट फोर्स की वजह से पागल हो गया या फिर उसने स्ट्रीट फोर्स में जो 6 महीने गुजारे वो 10,000 साल के बराबर थे, क्योंकि स्ट्रीट फोर्स टाइम के हर समय मौजूद है। इसीलिए बेरी को गहरा सदमा लगा है। अब वो बेरी पर कुछ टेस्ट करते हैं और जब बेरी की आंख खुलती है तो अभी भी किसी को पहचान नहीं पाता और वो अभी भी अजीब अजीब बातें कर रहा होता है और वो वापस सिंबल बनाने लग जाता है। सभी से परेशान होते हैं। आयरिस बेरी से अकेले में बात करती है। वो बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने टीम को लीक किया जैसा तुमने कहा था और सिटी को सेफ रखा, मगर ये मेरे लिए बहुत कठिन रहा। आयरिस की इन बातों से बेरी को कुछ होने लगता है और वो बहुत स्पीड में स्टार लैब में रन करने लग जाता है और वेली और जो को दूर फेंक देता है, मगर तभी केलिन आकर सनाट की गन से बेरी को बेहोश कर देती है। तभी उन सभी को अलर्ट मिलने लगता है क्योंकि समुराई शहर में तबाही मचाने आ गया था। वेली उसका मुकाबला करने के लिए फ्लैश के सूट में पहुंच जाता है और वो समुराई से लड़ने लगता है, लेकिन उसे जीत नहीं पाता। समुराई उसे कहता है कि तुम फ्लैश नहीं हो और उसके पैर में अपनी तलवार घुसाकर दूर फेंककर कहता है कि मुझे रात तक असली फ्लैश चाहिए और अगर वो नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। केलिन वेली का इलाज करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पैर को ठीक होने में 4-5 घंटे लगेंगे और अगर तुम स्पीडस्टर नहीं होते तो तुम्हारा पैर काटना पड़ता। वहीं सिस्को बेरी के बनाए हुए कोड को समझने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बेरी की बात को समझ पाए और उसे पता चलता है कि उन कोड का मतलब है कि यह घर कुतिया है। आयरिस और केलिन को कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। सिस्को भी कुछ समझ नहीं पाता और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। केलिन उसके पास आती है तो सिस्को से बताता है कि मैंने बेरी के लिए नया सूट बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि वो वापस लौटना चाहता है, मगर मैं गलत था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। वहीं बेरी को अब पाइपलाइन में बंद किया हुआ था ताकि वो भागकर किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। जो बेरी की शेव करते हैं ताकि उसे अच्छा लगे। फिर वो आयरिस के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ताकत का वजूद विश्वास के बिना कुछ नहीं है और मुझे सेसिल ने इसका एहसास कराया। आयरिस को जो की बातों से एक आइडिया आता है कि अगर वो खुद को मुसीबत में डाले तो बेरी उसे बचाने आएगा। इसीलिए जब समुराई सिटी पर अटैक करने आता है तो जो उसे रोकने पहुंच जाते हैं। समुराई उनसे फ्लैश के बारे में पूछता है। तभी आयरिस भी वहां जाती है और वो समुराई से कहती है कि अगर तुम फ्लैश चाहते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि फ्लैश मुझे बचाने आएगा। तो समुराई आयरिस को अपने साथ ले जाता है। जो इससे काफी डर जाते हैं और वो स्टार लैब आकर सभी को इस बारे में बताते हैं कि समुराई आयरिस को ले गया और वो बेरी को भी इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम ही आयरिस को बचा सकते हो वरना वो मर जाएगी। ये सुनते ही बेरी को कुछ होने लगता है और फुल स्पीड में जेल को तोड़ता हुआ समुराई के पीछे चला जाता है। सिस्को भी देखता है कि उसका बनाया हुआ नया सूट गायब है और वो बहुत खुश होता है कि फ्लैश अब वापस आ गया। वहीं बेरी फुल स्पीड में समुराई का पीछा करने लग जाता है और वो बहुत ही फास्ट रन कर रहा था क्योंकि 6 महीनों तक स्ट्रीट फोर्स में रहने से उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी। मगर समुराई विंड टरबाइन की तरफ जाने लगता है और उन्हें तोड़कर बेरी को रोकने की कोशिश करता है, मगर बेरी अब बहुत फास्ट हो चुका था इसीलिए सभी टरबाइन से बचता हुआ आयरिस को बचा लेता है और समुराई टरबाइन से टकराकर दूर गिर जाता है। बेरी देखता है कि वो समुराई एक रोबोट होता है जो फ्लैश से कहता है कि तुम्हारा घर में स्वागत है। अब बेरी और आयरिस दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। केलिन स्टार लैब में बेरी का चेकअप करती है, मगर अब बेरी नॉर्मल था। बेरी सभी को बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। केलिन बेरी को बताती है कि तुम्हारे 6 महीनों से स्ट्रीट फोर्स में रहने से तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। सिस्को को समझ नहीं आता कि एंड्रॉइड समुराई को किसने भेजा होगा। बेरी सभी को बताता है कि स्ट्रीट फोर्स में जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद नहीं है और वो सिस्को को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे वापस लाया था। अब केलिन सिस्को के साथ यही स्टार लैब में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बार में नौकरी छोड़ने जाती है, मगर वहाँ एक आंख वाला आदमी उसे परेशान करने लगता है कि तुम्हारी जॉब छोड़ने पर बॉस गुस्सा होगा। केलिन को भी
गुस्सा आ जाता है और वो किलर फौज बनकर उस पर हमला करती है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती और चेतावनी देकर छोड़ देती है कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। अब वो बाहर आकर कुछ देर बाद वापस से नॉर्मल हो जाती है क्योंकि केलिन उस पर हावी हो रही थी। वहीं घर पर बेरी देखता है कि उसके जाने के बाद आयरिस ने बहुत संघर्ष किया है और आयरिस से वादा करता है कि वो अब कहीं नहीं जाएगा। फिर हमें एंडिंग में एक फ्यूचरिस्टिक जगह को देखते हैं जहाँ मार्लिज नाम की लेडी समुराई रोबोट को वापस से जोड़ देती है और वो सेंटर सिटी न्यूज देखती है कि फ्लैश अब वापस आ गया और वो अपने बॉस को इस बारे में बताती है और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि डेओ होता है जिसके बारे में सावेदार ने बेरी को कहा था और वो जरूर कोई प्लान बना रहा था। इसीलिए अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया। तो असिस्टेंट उसे कहती है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो डेओ कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। फिर अब हमें कट नाम के बिलियनियर बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपने लिए अपार्टमेंट देखने आया होता है, मगर उसे पसंद नहीं आता और वो लिफ्ट से नीचे लौट रहा होता है कि तभी रेम्स डीकन नाम का मेटा ह्यूमन उस एलिवेटर को हैक कर लेता है क्योंकि उसके पास हैकिंग पावर होती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से कट को पटक पटक कर मार देता है। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है जो जल्दी उठकर आयरिस के लिए डांस करते करते ब्रेकफास्ट तैयार कर देता है और वो दोनों अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं। बेरी आयरिस को बताता है कि मैंने सभी चीजों के ऑर्डर दे दिए और वो सीसीबीडी में काम करने के लिए निकल जाता है। और जब वो क्राइम साइट पर पहुंचते हैं तो बेरी एलिवेटर का हाल देखकर हैरान होता है। सिस्को भी वहां जाता है क्योंकि वो सीसीबीडी का टेक एक्सपर्ट बन गया था। सिस्को के चेक करने पर एलिवेटर के सिस्टम में एक वायरस मिलता है जो एक तरह का एनक्रिप्टेड कोड होता है। सिस्को को लगता है कि कट को किसी हैकर ने मारा है, इसीलिए स्टार लेब आकर उस कोड पर रिसर्च करने लग जाता है ताकि उस हैकर का पता लगा पाए। सिस्को बेरी को उसका नया सूट भी दिखाता है तो बेरी उसे कहता है कि मैंने इसे कल ही पहना था। तो सिस्को कहता है कि तुमने इसके फीचर नहीं देखे और उस सूट के हाईटेक फीचर दिखाता है जो बहुत ही कूल होते हैं। बेरी को बहुत पसंद आते हैं और सिस्को ने यूज करने की मैनुअल दे देता है, मगर बेरी उसे अभी नहीं पढ़ता क्योंकि उसे सीसीपीडी जाना था। आयरिस उससे आज रात डेट के बारे में पूछती है तो बेरी उसे कहता है कि मैंने डेट को कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आयरिस बेरी के बर्ताव से हैरान होती है तो केलिन उसे कहती है कि मेरे और रोनी के बीच में भी ऐसा ही हुआ था जब हम महीनों से दूर थे, इसीलिए तुम्हें भी कपल थेरेपी करनी चाहिए जिससे तुम्हें एक दूसरे की बातों को जानने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ अलर्ट अलार्म बजने लगता है क्योंकि स्टार लेब में कोई अनजान पोर्टल खुला था, इसीलिए आयरिस उस तरफ जाने लगती है। केलिन तभी किलर फौज बनने लगती है मगर वो किसी तरह खुद पर काबू कर लेती है। केलिन, आयरिस और वेली ब्रिज पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी सिस्को वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और उस ब्रिज से जिप्सी निकलती है। सिस्को बताता है कि आज हमारी डेट है। जिप्सी सिस्को से पूछती है कि क्या तुमने डेट की तैयारी कर ली। तो सिस्को बताता है कि मैं एक हैकर के कोड को डिक्रिप्ट करने का काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जिप्सी भी मान जाती है। वहीं हमें टिन कॉर्न नाम के एक बिलियनियर बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपनी कार से जा रहा होता है, लेकिन तभी डीकन उसकी कार को भी हैक कर लेता है और फुल स्पीड में उसे रन करने लग जाता है ताकि उसे मार सके। आयरिस को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि कोई कार बहुत स्पीड में जा रही है तो बेरी उसे बचाने निकल जाता है। आयरिस बेरी को कहती है कि तुम्हें कार को लेफ्ट मोड़ना होगा जिससे वो कार कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी, मगर बेरी उस कार को राइट मोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। मगर उस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए बेरी अपनी फुल स्पीड में उस कार को ही पूरा खोलकर बिखेर देता है जिससे टिन की जान बच जाती है। बेरी स्टार लेब आकर सभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। सिस्को जब उस कार के कंट्रोल को चेक करता है तो उसे उसमें भी वही कोड मिलते हैं, मगर केलिन समझ जाती है कि वो कोड एक ऑर्गेनिक वायरस है और ये सब कोई हैकर नहीं बल्कि मेटा ह्यूमन कर रहा है जो किसी भी चीज को हैक कर सकता है। अब आयरिस बेरी के बदले हुए रूप को देखकर उससे बात करती है। बेरी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मगर मैं अपनी पावर की वजह से बहुत एक्साइटेड था। आयरिस बेरी को कहती है कि हमें कपल थेरेपी करनी चाहिए जिससे हम दोनों के बीच अच्छे से बात हो पाएगी जैसे सभी नॉर्मल कपल करते हैं। और अब वो दोनों डॉक्टर शेरन के पास पहुंच जाते हैं जहां बेरी और आयरिस दोनों एक दूसरे को अपनी बातें बताने लगते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था। वहीं सीसीबीडी में जो टीम से पूछताछ कर रहे होते हैं कि उस पर हमला किसने किया होगा, मगर तभी वहां डीकन पहुंच जाता है जो अपनी पावर से एक ग्रेनेड मशीन को टीम को मारने भेज देता है। ये देखकर जोए काफी डर जाते हैं और वो बेरी को अलर्ट मैसेज भेज देते हैं जिससे बेरी को थेरेपी छोड़कर
जाना पड़ता है और वो वक्त रहते बॉम्ब से जॉय और टीम को बचा लेता है। सिस्को जब उस बॉम्ब मशीन को चेक करने आता है तो उसमें भी उसे वही डिक्रिप्ट कोड मिलता है। सिस्को ने बताता है कि मुझे पता चल गया कि टीम और कर्ट में क्या कनेक्शन है, और उन्हें बताता है कि टीम और कर्ट ने 2 और प्रोग्रामर के साथ मिलकर गैराज में एक ऐप बनाया था, एक प्रकार का मेलवेयर जिसे उन्होंने किलगोर नाम दिया था, और फिर उन्होंने उसे एक बड़ी टेक कंपनी को बेच दिया, मगर उन्होंने रेम्स डीकन नाम के प्रोग्रामर को धोखा दिया। इससे वो समझ जाते हैं कि डीकन वो मेटा ह्यूमन है जो अपने साथियों को धोखा देने की वजह से मार रहा है, और शायद अब उसका अगला शिकार शीला है जो कि कर्ट और टीम की पार्टनर थी। इसीलिए अब जॉय वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो वेली के साथ शीला पर नजर रख सके, और अब बेरी और आयरिस वापस अपनी थेरेपी के लिए चले जाते हैं। सिस्को लैब में उस कंप्यूटर वायरस का एंटीडोट बनाने के काम पर लग जाता है जिससे अपनी डेट के बारे में भूल गया था। सिस्को जिप्सी को बताता है कि मुझे किसी भी तरह से एंटीवायरस बनाना है, इसीलिए हमें अपनी डेट को कैंसिल करना होगा। तो जिप्सी को बुरा लगता है लेकिन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। केलिन सिस्को को बताती है कि जिप्सी नाराज हो गई। सिस्को इससे परेशान हो जाता है। वहीं हमें बेरी और जॉय को दिखाया जाता है जो वॉइस डिवाइस की मदद से शीला पर नजर रख रहे होते हैं। तभी टीम भी शीला के पास आ जाता है और उसे बताता है कि डीकन हमें मारने आ रहा है क्योंकि हमने उसके साथ जो किया था उसका हमसे बदला लेना चाहता है। तो शीला उसे कहती है कि हम दुनिया की नजर में निर्दोष हैं, मगर तभी वहाँ डीकन आ जाता है जो वेली के डिवाइस को खराब कर देता है, इसीलिए वो कुछ सुन नहीं पाते। डीकन उन्हें बताता है कि किलगोर मेरा आइडिया था लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया जिससे तुम इतने अमीर हो। शीला उसे कहती है कि सब तुम्हारा हो सकता था मगर तुमने उसे बेचने के बारे में नहीं सोचा, और अगर हम भी तुम्हारी तरह करते तो आइडिया गैराज में ही दफन हो जाता। डीकन गुस्से में शीला के मधुमेह डिवाइस को खराब कर देता है जिससे वो धीरे धीरे मरने लग जाती है, और वो टीम को भी लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही वेली शीला की आवाज सुन पाता है और वो जल्दी से उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचा लेते हैं। शीला उन्हें बताती है कि डीकन टीम को ले गया। फिर दिखाया जाता है कि स्टार लैब में सभी परेशान होते हैं क्योंकि वो टीम को नहीं ढूंढ पा रहे थे। सिस्को जिप्सी को लेकर काफी परेशान होता है, इसीलिए उसे बात करने बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और हम कल डेट पर चलेंगे। तो जिप्सी उसे बताती है कि हमें आज डेट पर जाना था क्योंकि आज मेरे अर्थ के मुताबिक 111 डे नाम का दिन है जो एक वैलेंटाइन डे की तरह ही अच्छा दिन होता है जिसमें 2 प्रेमियों की सोल मिलकर एक सोल बनती है, इसीलिए इसे 111 डे कहते हैं। लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं, हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। तो सिस्को से कहता है कि हम इसे भूल नहीं सकते, और सिस्को को 111 डे से एक सीरम बनाने का आइडिया आता है जिससे वो डीकन की पावर को रोक सकता था। वहीं आयरिस काफी परेशान होती है और वो बेरी को बताती है कि जब तुम 6 महीनों के लिए चले गए थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी मगर तुम गायब थे, इसीलिए सभी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा पर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था मगर मैं फ्लैश हूँ, पूरी सिटी का भार मेरे कंधों पर है इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तो आयरिस उसे कहती है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है इसीलिए अब हम दोनों फ्लैश हैं। तो बेरी भी उसकी बात समझ जाता है। तभी सिस्को उन्हें बुला लेता है क्योंकि डीकन टीम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था जिसमें टीम सभी को बता रहा होता है कि शीला कट और मैंने डीकन से किलमोर प्रोग्राम चुराया था जिससे हम अमीर हुए, लेकिन यह आइडिया डीकन का था। सिस्को भी उस लाइव वीडियो की मदद से डीकन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। केलिन बेरी को सिस्को का बनाया हुआ सीरम भी देती है जो डीकन की पावर को खत्म कर सकता था। वहीं टीम डीकन को बताता है कि मैंने सभी को सच बता दिया इसीलिए मुझे छोड़ दो, लेकिन डीकन फिर भी उसे मारने लगता है। लेकिन तभी बेरी और वेली आकर उसे बचा लेते हैं। बेरी डीकन से कहता है कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया लेकिन इनकी जान लेना तुम्हारा अधिकार नहीं, और वो बातों ही बातों में उसे सीरम लगाने लगता है। लेकिन बेरी के सूट में सिस्को ने अब हाईटेक टेक्नोलॉजी लगा दी थी इसीलिए डीकन बेरी के सूट को हैक कर लेता है जिससे बेरी हिल भी नहीं पा रहा था और उसके वेपन सिस्टम को ऑनलाइन कर देता है जिससे बेरी वेली पर अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। बेरी की पूरी टीम इससे परेशान हो जाती है। सिस्को बेरी को वहाँ से दूर जाने को कहता है लेकिन डीकन सिस्को की आवाज को कट कर देता है। वही टीम भागने लगता है। इससे मौका पाकर बेरी वहाँ से रन करके उससे दूर चला जाता है मगर डीकन का अभी भी उस पर काबू था। बेरी एक पे फोन से स्टारलैब में कॉल लगाता है क्योंकि बेरी उस सूट से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि सिस्को ने सूट में डेड लोकेशन फंक्शन डाला हुआ था। तभी बेरी के सूट में फ्लोटेशन मोड एक्टिवेट हो जाता है
है जिससे बेरी का सूट फूलने लगता है। सिस्को बताता है कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को इसलिए डाला था ताकि बेरी पानी में ना डूबे, और अब बेरी के सूट में बेबल प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है जिससे बेरी खुद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सभी से परेशान होते हैं, बेरी को कुछ समझ नहीं आता। आयरिस बेरी को एक आइडिया देती है कि तुम्हें खुद पर लाइटनिंग बोल्ट फेंकना होगा जिससे तुम्हारा सूट काम करना बंद कर देगा, और जब बेरी ऐसा करता है तो सूट के सिस्टम बंद हो जाते हैं, मगर बेरी को भी इससे काफी चोट लगती है। वहीं डीकन टीम के पास पहुंच जाता है और उसे शूट करता है, लेकिन बेरी उसे बचा लेता है और अब वो डीकन में सीरम डाल देता है जिससे उसकी पावर खत्म हो जाती है। वेली को भी होश आ जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्को ने स्टार लेब में ही डेट का इंतजाम कर लिया था, इसीलिए जिप्सी भी वहां आ जाती है। वहीं डीकन को एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया जाता है। जोए उसे बताते हैं कि अब तुम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि उस सेल के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं था। बेरी डीकन से पूछता है कि तुम 4 साल पहले पार्टिकल एक्सेलरेशन की रात यहाँ नहीं थे तो तुम्हें पावर कैसे मिली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मेरी तरह और भी है। जोए और बेरी को कुछ समझ नहीं आता और वो बाहर आकर वार्डन को थैंक्स कहते हैं जिन्होंने ये हाई सिक्योरिटी जेल बनाई थी। आयरिस भी बेरी को बताती है कि सिस्को तुम्हारे सूट की सभी टेक्नोलॉजी निकाल देगा क्योंकि तुम्हें फैंसी गैजेट की कोई जरूरत नहीं। वही हमें फ्यूचरिस्टिक जगह कोडा में डेओ को दिखाया जाता है जिसे मालिश बताती है कि हमारे प्लान के अनुसार डीकन को आयरन हाइट जेल के मेटा ह्यूमन विंग में बंद कर दिया गया है और अब हमें आगे क्या करना है। तो डेओ कहता है कि हमें बाकी मेटा ह्यूमन को भी ढूंढना होगा। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि डेओ कोडा में अपने दूसरे मेटा ह्यूमन बेकी शाप के बारे में सोच रहा होता है और हमें 3 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे बेकी के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वो एक ब्लैक जैक डीलर के रूप में काम करती थी, मगर उसकी किस्मत की वजह से उसकी जॉब भी चली गई और जब वो बस से वापस लौट रही होती है तब हमें दिखाया जाता है कि उस बस में डीकन भी मौजूद होता है। तभी वहाँ एक अजीब सी रोशनी चमकती है, मगर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरी, सिस्को और केलिन साथ में गेम खेल रहे होते हैं। फिर वो जोए और सेसिल के साथ डिनर करते हैं। सेसिल उन्हें बताती है कि मैं तुम सभी को घर पर इनवाइट करती, मगर घर की हालत खराब होने की वजह से मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तभी उन्हें अलर्ट अलार्म मिलता है, इसीलिए वो सभी स्टार लैब जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें स्टार लैब में वेली को दिखाया जाता है जो गिफ्ट लेकर जेसी का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता था कि जेसी आज उससे मिलने आने वाली है, मगर ब्रिज से हैरी आता है जो उसे जेसी के मैसेज के तौर पर गोलमाल क्यूब देता है जो अर्थ 2 की एक परंपरा थी। उस गोलमाल क्यूब में जेसी का होलोग्राम मैसेज होता है लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। हैरी वेली को बताता है कि जेसी अभी काम में बिजी होने की वजह से वो अर्थ 2 को बचाने में लगी है और तुम यहाँ पर बिजी हो, इसीलिए वो तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी क्योंकि तुम उसके पहले बॉयफ्रेंड थे। वेली इससे काफी दुखी होता है कि जेसी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी आयरिस को सेंडल सिटी बैंक से चोरी का मैसेज आता है, इसीलिए बेरी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही हमें बेकी को दिखाया जाता है जो सेंडल सिटी बैंक लूटने आई होती है। वो जैसे ही बैंक में दाखिल होती है तो आसपास के लोगों के साथ बहुत बुरा होने लगता है, उनके सांसें अटक जाती है, गैजेट खराब होने लगते हैं जिससे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो बैंक से पैसे चोरी कर लेती है और टैक्सी से निकल जाती है। बेरी उसे पकड़ने आता है, लेकिन अब बेकी की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसीलिए बेरी कंचों पर फिसलकर गिर जाता है जिससे उसे नहीं पकड़ पाता। स्टार लैब में जब सभी बैंक की फुटेज देखते हैं तो सभी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ बेकी की वजह से बुरा हो रहा था। बेरी सभी को बताता है कि उस लड़की की वजह से मेरी किस्मत भी खराब रही जिससे मैं कंचों से गिर गया। आयरिस उन्हें बताती है कि मैंने इस केस से पता कर लिया है कि उस लड़की का नाम बेकी शार्प है जो 3 सालों से सेंडल सिटी में रह रही है और उसके ऊपर कोई केस नहीं, लेकिन उसने 2 बार अपनी बिल्ली के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी। हैरी उन्हें बताता है कि बेकी एक मेटा ह्यूमन है जिससे वो अपने आसपास मौजूद कणों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है जिससे उसका भाग्य अच्छा होता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। आयरिस उन्हें कहती है कि बेकी 3 साल से सेंट्रल सिटी में रह रही है और अगर उसे कणा विस्फोट से पावर नहीं मिली तो मेटा ह्यूमन कैसे बनी। बेरी उन्हें कहता है कि जैसे डीकन को कहीं और से पावर मिली थी वैसे ही बेकी को भी पावर मिली होगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये नए मेटा ह्यूमन कैसे बन रहे
हैं। इसीलिए अब सिस्को और हैरी शहर में डार्क मैटर सोर्स को ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि नए मेटा कैसे बन रहे हैं। जोए को सेसिल का कॉल आता है, इसीलिए वो घर चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सेसिल ने प्लम्बर को बुलाया है क्योंकि घर की आवाजें बढ़ती जा रही थी और घर को ठीक कराने में बहुत पैसे लगने वाले थे। इसीलिए सेसिल जो को कहती है कि हमें घर भेज देना चाहिए। जोए परेशान होते हैं क्योंकि उनकी घर के साथ यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो सेसिल से सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। वहीं आयरिस भी अपनी वेडिंग की ड्रेस पहन लेती है क्योंकि उन्होंने शादी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। मगर तभी बेरी वहाँ आ जाता है और वो आयरिस को उस ड्रेस में देख लेता है, जिससे आयरिस बहुत परेशान हो जाती है। वो बेरी को बताती है कि शादी से पहले दुल्हन को शादी की ड्रेस में देखना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बेरी उसे बताता है कि हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने शादी के लिए जो विला बुक किया था उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई। इससे आयरिस दुखी होती है। वहीं सिस्को और हैरी शहर में डार्क मैटर के सिग्नल ढूंढ रहे होते हैं। बेरी भी वहां पहुंच जाता है और वो एक चौराहे पर पहुंचते हैं जहां से डार्क मैटर सिग्नल आ रहे थे और वहीं बेकी को पावर मिली थी। बेरी को याद आता है कि ये वही रोड है जहां से वो 3 वीक पहले स्पीड फोर्स से बाहर आया था और उस वक्त वहाँ एक बस मौजूद थी। हैरी उसे कहता है कि उस दिन जो पोर्टल खुला था उससे डार्क मैटर बाहर आ गया, जिससे बस में मौजूद सभी लोग मेटा ह्यूमन बन गए होंगे। स्टार लैब में सभी से परेशान होते हैं कि उनकी वजह से लोग मेटा ह्यूमन में तब्दील हो गए। आयरिस और वेली काफी दुखी होते हैं क्योंकि उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। उन्हें लगता है कि वो श्रापित हो चुके हैं। सिस्को और हैरी में भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि हैरी बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। बेरी सभी को विश्वास दिलाता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तभी जो को सेसिल का कॉल आता है, इसीलिए बेरी उन्हें घर लेकर जाता है। जो देखते हैं कि अब घर के पाइप लीक हो चुके हैं। बेरी उन्हें ठीक कर देता है लेकिन सेसिल काफी परेशान होती है। जोए बेरी से कहते हैं कि सेसिल चाहती है कि मैं घर भेज दूं, लेकिन इसकी हमारे साथ बहुत यादें जुड़ी है और तुम और आयरिस भी यही साथ में बड़े हुए थे। तभी बेरी को सिस्को का मैसेज आता है क्योंकि उसे बेकी की लोकेशन मिल गई थी और बेरी उससे मिलने के लिए जिटर्स कॉफी शॉप में पहुंच जाता है, जहां बेरी देखता है कि बेकी के आसपास मौजूद सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। इसीलिए बेरी बेकी से कहता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है और मुझे पता है कि तुमने बैंक से पैसे चुराए थे और तुम अपनी पावर को संभाल नहीं सकती। तो बेकी उसे बताती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना किया क्योंकि कभी मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर मुझे पता था कि एक दिन यूनिवर्स को इस बात का अफसोस होगा और जब मैं उस बस में चढ़ी तो मुझे लक की पावर मिली। बेरी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सभी लोग मुसीबत में पड़ रहे हैं। तो बेकी उन्हें कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। बेरी स्टार लैब आकर सभी को बताता है कि बेकी की पावर एक निश्चित क्षेत्र में काम करती है। सिस्को बेकी के उस लक फील्ड को हजार्ड नाम देता है। जोए और वेली उसे कहते हैं कि बेकी की वजह से हमारे साथ भी बुरा हो रहा है, मगर बेरी उन्हें विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी बेरी को आयरिस का कॉल आता है और उसे चर्च में बुलाती है जहाँ एक आदमी का फ्यूनरल चल रहा था। आयरिस बेरी को बताती है कि हम अभी शादी करने वाले हैं क्योंकि हमारा लक हमारे साथ नहीं। इसीलिए फ्यूनरल खत्म होते ही फादर के पास शादी के लिए पहुंच जाते हैं, मगर फादर को धुएं की वजह से एलर्जी होने लगती है, जिससे आयरिस और बेरी की शादी नहीं हो पाती। आयरिस इससे परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं स्टार लैब में सिस्को हैरी के पास जाता है और उससे जेसी के बारे में पूछता है। तो हैरी बताता है कि मैंने जेसी के साथ मिलकर हमारी एक टीम बनाई थी, मगर फिर जेसी ने मुझे टीम से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देता हूँ और लोगों के साथ ज्यादा पर्सनल बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। तभी उन्हें अलर्ट अलार्म मिलने लगता है क्योंकि बेकी कैसीनो में बहुत ज्यादा गेम खेलकर लगातार जीती जा रही थी, जिससे उसके उत्सुक होने की वजह से उसका लक फील्ड बढ़ता ही जा रहा था, जिससे पूरे सेंट्रल सिटी के लोगों के साथ बुरा होने लगता है। जोए के घर में भी पानी टपकने लगता है, साथ ही उनका घर भी टूटता जा रहा था और ये सब बेकी के लक फील्ड की वजह से था। वहीं अब बर्ड की वजह से एक प्लेन भी क्रैश होने लगता है। इससे स्टार लैब में फ्लैश टीम काफी परेशान हो जाती है और अब स्टार लैब में भी पार्टिकल एक्सेलेरेशन मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है। इससे और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो कुछ ही देर में फट जाएगा। इसीलिए हैरी और सिस्को उसे बंद करने की कोशिश करने लग जाते हैं। बेरी बेकी को रोकने के लिए कैसीनो में पहुंच जाता है ताकि उसे पावर डैम्पर हथकड़ी की मदद से रोक सके, लेकिन वो बेड लक की वजह
वजह से खुद ही उस हथकड़ी में फंस जाता है और अब फायर अलार्म भी ऑन हो जाता है, जिससे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं सिस्को और हैरी ने बहुत हद तक पार्टिकल एक्सेलेरेशन को बंद कर दिया था, मगर तभी हैरी को आइडिया आता है और वो पार्टिकल एक्सेलेरेशन को चालू ही रहने देता है, जिससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बीच टकराव होने की वजह से बेकी का लक फील्ड बेअसर हो जाता है। इससे खराब हुई चीजें पहले की तरह सही हो जाती है, जिससे प्लेन क्रैश होने से बच जाता है। सभी से खुश होते हैं और अब बेरी बेकी को अरेस्ट कर लेता है। अब बेरी वापस अर्थ 2 पर जाने वाला होता है, इसीलिए सिस्को के पास आता है तो सिस्को से कहता कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक फैमिली है और ये तुम्हारा भी घर है। हैरी उसे कहता कि मैं तुम्हारी भावना की सराहना करता हूँ, लेकिन ये मेरी दुनिया नहीं। तो सिस्को से कहता कि क्या तुमने अर्थ 2 पर अपने लिए दोस्त बनाए जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन हैरी का कोई दोस्त नहीं होता। सिस्को से समझाता कि तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, तुमने अपना सारा समय जैसे की चिंता करने में बिताया है, इसीलिए उसने तुम्हें खुद से अलग कर दिया ताकि तुम अपनी एक लाइफ बना सको। इसीलिए हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें हमारे साथ यही रहना होगा। हैरी भी इससे खुश होता है। बेरी और जोए भी स्टार लेबाज आते हैं, जो सभी को बताते हैं कि बेकी को भी आयरन हाइट्स के मेटा विंग में बंद कर दिया है। हैरी उन्हें सैटेलाइट के हिट साइन दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस दिन बस में 12 लोग मौजूद थे जो डार्क मैटर की वजह से मेटा ह्यूमन बने थे। इसीलिए सिस्को ने 12 मार्कर लगा दिए थे, जिनमें से उन्हें 2 मिल गए और उन्हें 10 और ढूंढने थे। वेली उन सभी को कहता कि तुम जल्दी उन्हें ढूंढ लोगे और वो बताता कि जब तुम हमारी दुनिया बचा रहे थे तब मैं यहाँ नहीं था, क्योंकि मैं जेसी से मिलने गया और उसने मुझे बताया कि उसे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए मुझे भी वही करना चाहिए और मैं सैंडल सिटी छोड़ रहा हूँ और अपने एक दोस्त के साथ ब्लू वैली जाना चाहता हूँ। तो सभी उसे परमिशन दे देते हैं और उसे गुड लक कहते हैं। जोए सेड हुए बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय तुम्हें देखे बिना गुजारा है, इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वेली उन्हें कहता कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं दौड़कर वापस आ जाऊंगा। तो जोए से खुश होते हैं। अब वेली वहाँ से चला जाता है। हैरी सभी से कहता है कि समुराई रोबोट को जिसने यहाँ भेजा था वो चाहता होगा कि हम मेटा ह्यूमन बनाए, इसीलिए समुराई रोबोट ने फ्लैश की मांग की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कोई मेटा ह्यूमन क्यों बनाना चाहेगा। वही हमें कोडा में थिंकर यानी डेव को दिखाया जाता है, जिसे मालिश बताती है कि फ्लैश टीम ने हमारे प्लान से पहले ही हमारे लक्ष्यों को पहचान लिया है, यानी कि वो उससे ज्यादा चालाक है जितना हम उन्हें समझते हैं। तो डेव से कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, मगर मैं उनसे कहीं ज्यादा होशियार हूँ और उस समुराई रोबोट की मदद से फ्लैश टीम को देख रहा होता है। वहीं जोए जब घर जाते हैं तो वहाँ सेसिल घर की मरम्मत कर रही होती है। जोए सेसिल को बताते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, मगर सेसिल उन्हें कहती है कि अब मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चों का यही बचपन बीता था और मुझे इस बात का तब एहसास हुआ जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे जोए हैरान हो जाते हैं कि सेसिल प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सिस्को और जिप्सी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिप्सी के डैड आ जाते हैं, जो सिस्को पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जिप्सी की तरह ही पावर होती है। मगर जिप्सी वहाँ आकर उन्हें रोक लेती है। वहीं फिर हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है कि मेयर बेलोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले सीसीपीडी के ही एक पुलिस ऑफिसर थे, मगर अब वो मेयर बन चुके थे, जो जोए की काफी तारीफ करते हैं। मगर जो को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से बेरी के साथ उन मेटा के बारे में बात करने आ जाते हैं जिनको उन्हें ढूंढना था। बेरी ने भी अपनी माँ के केस की जगह उन मेटा ह्यूमन की फोटो लगा दी थी। बेरी उन्हें बताता है कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से बात की और मुझे पता चला कि उस बस में पूरे दिन में 900 लोगों ने ट्रेवल किया था। जो ये कहते हैं कि हमें बस ड्राइवर को पकड़ना चाहिए। बेरी कहता है कि बस ड्राइवर की डेथ हो चुकी है और हैरी ने मुझे बताया कि जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, क्योंकि समुराइड रोबोट ने मुझे बुलाने की मांग की और डार्क मैटर का पोर्टल उसी जगह खुला जहाँ वो बस थी। फिर वो दोनों स्टार लेबाज आते हैं, जहाँ वो जिप्सी के डेट को देखकर हैरान होते हैं। जो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं, मगर तभी सिस्को वहाँ आकर उन्हें रोक देता है और उन्हें बताता है कि ये जिप्सी के डेट है जिनका नाम ब्रीचर है। साथ ही सिस्को ने उन्हें यह भी बताया होता है कि वो यहाँ का बॉस है और बेरी उसका असिस्टेंट है। बेरी सिस्को से कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तो सिस्को ने बताता है कि मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है, जो ब्रीचर की दुनिया में एक दुश्मन था जिसको जिप्सी मारने गई
थी। हैरी सिस्को से बात करता है और समझाता है कि तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए और जिप्सी के डैड को कॉफी पर ले जाकर बात करनी चाहिए और वो तुम्हारे रिश्ते के लिए जरूर मंजूरी देंगे क्योंकि तुम और जिप्सी एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम्हारे बाल भी एक जैसे हैं। सिस्को भी उसकी बात मानकर ब्रीचर को कॉफी पर लेकर जाता है। वहीं बेरी और बाकी सभी को आयरिस बताती है कि बस ड्राइवर की डेथ बाथटब में हुई थी और पुलिस को उसके घर पर कुछ चीजें मिली। बेरी को उन चीजों में राल्फ डिब्नी का कार्ड मिलता है जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है जिसे बेरी और जोए जानते थे। जोए बताते हैं कि पहले राल्फ सीसीबीडी में काम करता था और उसके गलत कामों की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया और उन्हें जो बस ड्राइवर के पास कार्ड मिला था उस पे IOU लिखा हुआ था, यानी कि बस ड्राइवर का राल्फ पर कोई पैसा बकाया था और उस IOU पर उसी दिन की डेट लिखी हुई थी जब बेरी स्ट्रीट फोर से बाहर आया। इसीलिए उन्हें लगता है कि राल्फ भी उस दिन बस में ही मौजूद होगा। आयरिस बेरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे और राल्फ के बीच कुछ बुरा हुआ था, तो बेरी उसे बताता है कि एक लंबी कहानी है और वो जोए के साथ राल्फ के ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें राल्फ के ऑफिस में दिखाया जाता है कि एक लेडी का केस सॉल्व करता है क्योंकि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया था और राल्फ ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर पता किया कि उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे वो लेडी दुखी होती है। मगर राल्फ उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हें जरूर कोई न कोई मिल जाएगा और उसे डेट पर चलने को कहता है, मगर वो लेडी उसे चाटा मारकर वहाँ से निकल जाती है। अब जोए और बेरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर राल्फ हैरान हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि 5 सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई और तुम धोखेबाज हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं धोखेबाज नहीं, मैं बस तुमसे यहाँ ये पूछने आया हूँ कि 4 वीक पहले दोपहर के आसपास क्या तुम किसी बस में थे, क्योंकि हमें बस ड्राइवर के पास तुम्हारा IOU मिला जिसकी डेथ हो चुकी है। राल्फ ने बताता है कि मैं उस बस में नहीं था। तो जोए और बेरी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ राल्फ के पास 2 गुंडे आ जाते हैं और वो राल्फ को बिल्डिंग से लटकाकर डराने लगते हैं, मगर तभी राल्फ के पैर रबर की तरह बड़े होने लगते हैं और उसके चिल्लाने की वजह से वो जोए और बेरी को भी नजर आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो बस में था। वो उसे स्टारलेब ले आते हैं जहाँ आयरिस उसके इतने लंबे पैर देखकर बहुत डर जाती है। हैरी उन्हें बताता है कि डार्क मैटर ने राल्फ के सेल्स को पॉलीमराइज कर दिया है जिससे इसका शरीर रबर की तरह लंबा हो सकता है। राल्फ इससे परेशान हो जाता है और वो बेरी से कहता है कि ये सब तुमने किया है। तो बेरी उसे कहता है कि हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम तुम्हें ठीक कर देंगे, मगर गलती से केलिन राल्फ का हाथ खींच देती है जिससे वो हाथ भी लंबा हो जाता है और राल्फ को छींक आने की वजह से उसका मुंह भी लंबा होकर काफी डरावना हो जाता है जिससे जो को उल्टी आ जाती है। वहीं सिस्को ब्रीचर और जिप्सी को कॉफी शॉप में लेकर जाता है ताकि वो जिप्सी के डैड से अपने रिश्ते की बात कर सके, मगर ब्रीचर सिस्को को बताते हैं कि मैं लोगों का शिकार करता हूँ और मैं तुम्हारा भी शिकार करूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं। इसीलिए मैं अगले 24 घंटों के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल किए बिना तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हें भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर वो उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं जिससे सिस्को वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे ब्रीचर भी वहाँ से निकल जाते हैं। जिप्सी समझ जाती है कि उसके डैड सिस्को का शिकार कर रहे हैं। वहीं हमें स्टारलेब में दिखाया जाता है कि बेरी राल्फ की फोटो को भी उन 12 मेटा ह्यूमन की फ्रेम में लगा देते हैं। तभी जोए, केलिन और आयरिस भी वहाँ जाती है। केलिन उन्हें बताती है कि अगर मुझे राल्फ के मेटा ह्यूमन बनने से पहले का DNA मिल जाए तो मैं उसके लिए एंटीडोट बना सकती हूँ जिससे वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। बेरी उसे कहता है कि हमें राल्फ को पाइपलाइन में बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर वो बाहर गया तो लोगों को चोट पहुंचाएगा जैसे इन 2 मेटा ह्यूमन ने किया था। केलिन उसे कहती है कि राल्फ ने अभी तक कुछ नहीं किया है। बेरी उसे कहता है कि मैं राल्फ को जानता हूँ, वो बहुत बुरा आदमी है और ये सभी लोग हमारे विलन हैं। केलिन बेरी से कहती है कि जैसा तुम राल्फ को समझते हो क्या पता अब वो बदल गया होगा क्योंकि मैं किलर फौज बनने के बाद बुरी बन गई थी। आयरिस बेरी को कहती है कि हमें राल्फ का DNA सैंपल ढूंढना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि पूरा ऑफिस बिखरा हुआ होता है। बेरी आयरिस से कहता है कि शायद ये उन्हीं लोगों ने किया होगा जिन्होंने राल्फ को छत से लटकाया था। आयरिस उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि राल्फ एक बुरा इंसान है। तो बेरी उसे 5 साल पहले की बात बताता है जब बेरी एक जूनियर CSI था और राल्फ मेन जासूस था। उस वक्त जूडी नाम की महिला की हत्या हो चुकी थी
जिसका शक उसके पति पर था, मगर हमें कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन राल्फ को चमत्कार की तरह उसके पति के उंगलियों वाला चाकू मिला, जिससे राल्फ एक हीरो बन गया। लेकिन जब मैंने अच्छे से जांच की तो मुझे पता चला कि जूडी की जिस चाकू से हत्या हुई थी उस चाकू का साइज अलग था। यानी राल्फ ने खुद ही चाकू पर जूडी के हस्बैंड के फिंगरप्रिंट ले लिए थे। और जब ये सच सभी को पता चला तो राल्फ को जॉब से निकाल दिया गया। आयरिस को वहाँ राल्फ का कोम यानी कंगा मिलता है, जिससे वो खुश होते हैं क्योंकि उस पर उसका डीएनए होगा। मगर तभी वहाँ रखा बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वक्त रहते बेरी आयरिस को बचाकर वहाँ से निकल जाता है और वो पूरा ऑफिस ब्लास्ट हो जाता है। वहीं सिस्को ब्रीचर से बचता हुआ वेंट के थ्रू स्टार लैब आता है, जहाँ वो हैरी को बताता है कि कॉफी पर जाने से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्रीचर ने कहा कि वो मुझे 24 आवर्स तक मारने की कोशिश करेगा और मुझे अपने पावर का इस्तेमाल किए बिना उनसे बचना है। मगर मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। तो हैरी उसे कहता कि पावर के अलावा भी तुम्हारे पास दिमाग है और तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें जाल में बंद कर सकते हो। सिस्को को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बेरी जब वापस स्टार लैब आता है तो वहाँ जोए उसे बताते हैं कि राल्फ को 15 बार मेयर का कॉल आया था। इससे वो हैरान होते हैं। बेरी इस बारे में उससे पूछने जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। बेरी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम मर सकते थे क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है, जिससे तुम्हारा पूरा ऑफिस ब्लास्ट हो गया। फिर बेरी और जोए खुद ही मेयर से बात करने के लिए उन्हें सीसीपीडी बुलाते हैं। वहीं केलिन राल्फ के लिए डीएनए की मदद से एंटीडोट बना लेती है, जिसकी मदद से वो वापस से ठीक हो जाता है। केलिन उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे सेल में इस सीरम की वजह से मसल मेमोरी बन गई है, जिससे तुम जिस रूप में चाहो खुद को वैसा बना सकते हो। तो राल्फ अपने मोटे से पेट को 6 पैक में बदल देता है, इससे वो खुश होता है। वहीं बेरी और जोए मेयर बेलो से पूछते हैं कि तुम राल्फ से बार बार कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हो। तो बेलो जो ने बताते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी क्योंकि मेरे किसी लेडी के साथ संबंध थे और राल्फ ने हमारी पिक्चर क्लिक कर ली और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैंने अगर उसे बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो मेरी वाइफ को वो फोटोग्राफ दिखा देगा और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपको राल्फ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे संभाल लेंगे। मेयर इससे खुश होकर थैंक्स कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि जो गुंडे राल्फ को मारने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मेयर नहीं भेजा था और अब बेरी और जोए की वजह से मेयर को पता चल गया था कि राल्फ अभी भी जिंदा है, इसीलिए अपने गुंडों को उसे खत्म करने की ऑर्डर देता है। गुंडे मेयर से पूछते हैं कि बेरी और जोए का क्या करना है, तो मेयर उन्हें भी मारने का ऑर्डर दे देता है। बेरी जब जोए के साथ स्टार लैब आता है तो राल्फ से कहता है कि तुम मेयर को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो। राल्फ बेरी को कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, जॉब, गर्लफ्रेंड, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। तो बेरी से कहता है कि तुमने खुद ही अपनी जॉब गवाई थी क्योंकि तुमने सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की। राल्फ उसे कहता है कि वो आदमी दोषी था और अपनी वाइफ को मारकर भाग रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मगर तुम्हारी वजह से वो भाग गया और मुझे जॉब से निकाल दिया गया, जिससे मैंने सब कुछ खो दिया और मेयर के पास बहुत पैसा है, इसीलिए मैं बस उससे थोड़ा ही ले रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। बेरी उसे रोकने की कोशिश करता है और बचाव में उस पर पंच मारता है, मगर उसकी रबर बॉडी होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सिस्को अपने होलोग्राम इमेज की वजह से ब्रीचर को एक जाल में बंद कर देता है, जो दरअसल एक ओसिलेटिंग कंपन विरोधी बल क्षेत्र होता है, जिससे सिस्को खुशी से नाचने लगता है कि उसने ब्रीचर को हरा दिया। मगर ब्रीचर के पास एक खतरनाक चाकू होता है जिससे उस फील्ड को काट देता है। सिस्को डर कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। तभी जो उसके पास आ जाते हैं और वो दोनों राल्फ के बारे में ही बात करने लगते हैं। जोए बेरी से कहते हैं कि हर किसी को सुधरने का दूसरा मौका देना चाहिए। बेरी को भी उनकी बात सही लगती है और वो जोए को बताता है कि जब मैंने सीसीपीडी में शुरुआत की थी तो मैं नियमों को बहुत मानता था, मगर अभी कुछ सालों में मैंने फ्लैश बनकर बहुत नियम तोड़े हैं और सालों पहले राल्फ ने भी ऐसा ही किया था क्योंकि उस लेडी को इंसाफ दिलाना चाहता था। तभी कोई डोर नॉक करता है और वो वही पुलिस के बेश में गुंडे होते हैं जिन्हें मेयर ने जोए और बेरी को मारने भेजा था। मगर बेरी अपनी सुपर स्पीड से जोए को बचा लेता है और उन दोनों गुंडों को बेहोश कर देता है। इससे जोए और बेरी समझ जाते हैं कि गुंडे मेयर के थे और मेयर राल्फ को भी मारने वाला है। वहीं सीसीपीडी में ब्रीचर जब राल्फ के मेटा ह्यूमन रूप की फुटेज देखता है तो उसे मारने
मारने निकल जाता है क्योंकि उसके प्लेनेट पर वो एक विलन था और उसने बहुत तबाही मचाई थी। सिस्को भी ये सब देख लेता है और वो बेरी को राल्फ की लोकेशन बता देता है। वही राल्फ के पास मेयर आता है जो उसे पैसे देने के बदले अपने फोटोग्राफर लेने आया था, मगर अब राल्फ समझ चुका था कि वो सही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बिना पैसों के ही मेयर को फोटो दे देता है और ने कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मगर मेयर को लगता है कि राल्फ उसके लिए मुसीबत बन सकता है, इसीलिए उसे शूट कर देता है। लेकिन राल्फ की रबर जैसी बॉडी होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। तभी फ्लैश वहाँ आकर मेयर से गन ले लेता है, लेकिन तभी ब्रीचर वहाँ पर आ जाता है जो राल्फ और बेरी पर हमला कर देता है और राल्फ से कहता है कि तुम इस दुनिया को भी नष्ट नहीं कर सकते। इस बात का फायदा उठाकर मेयर वहाँ से जोए को होस्टेज बनाकर निकल जाता है। बेरी ब्रीचर को समझाने की कोशिश करता है मगर वो उसे भी घायल कर देते हैं और राल्फ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सिस्को वहाँ अपने वाइट सूट में आ जाता है और ने समझाता है कि वो आदमी नहीं है जिसने आपके प्लेनेट पर हमला किया था और ये हमारी गलती की वजह से ऐसा बना है और अगर तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाना है तो पहले मुझे खत्म करना होगा। ब्रीचर भी समझ जाते हैं कि राल्फ बुरा नहीं है। तभी वो देखते हैं कि मेयर जोए को लेकर निकल गया है। बेरी को कोई तरीका नजर नहीं आता मगर उसे राल्फ से एक आइडिया आता है कि वो राल्फ की मदद से वहाँ पहुँच सकता है और वो उसे अपने हाथों को लंबा करने को कहता है, मगर राल्फ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बेरी उसे अपनी शक्ल दिखाता है और कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम जोए को बचा सकते हो। राल्फ भी उसकी बात मान लेता है और अपने हाथों को स्टेच करके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे बेरी उसके हाथ पर दौड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और जोए को बचा लेता है। जोए अब बेरी को बता देते हैं कि सेसिल प्रेग्नेंट है, जिससे अब सभी खुश होकर एंजॉय करने लग जाते हैं और अब जिप्सी और ब्रीचर भी वापस जाने वाले थे। ब्रीचर भी अब सिस्को को एक्सेप्ट कर चुके थे क्योंकि उनके सामने बिल्कुल भी डरा नहीं था और यहाँ में जिप्सी और ब्रीचर का असली नाम पता चलता है जो कि सिंथिया और जोश होता है। इससे सिस्को खुश होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वही हम देखते हैं कि केलिन जब घर आती है तो वहाँ घोड़े की नाल पड़ी होती है और दरवाजे पर लिखा होता है वी मिस यू, जल्दी वापस आ गए। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं बेरी राल्फ के ऑफिस में जाता है और राल्फ से कहता है कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है लेकिन तुम हमारे साथ स्टारलैब में काम कर सकते हो जहाँ हम साथ में लोगों को बचाएंगे और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा जिससे हम तुम्हारी सीमाओं को जान पाएंगे। और सिस्को ने तुम्हें प्लास्टिक मैन का नाम दिया है। राल्फ भी इसके लिए तैयार हो जाता है। बेरी राल्फ से कहता है कि तुम्हें मेयर पर शक कैसे हुआ, तो राल्फ उसे बताता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे उसके बारे में बताया था जिसका लास्ट नेम डेओ है, मगर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। बेरी से परेशान हो जाता है और उसे सावेतार और आबरा का डाबरा की बात याद आती है कि डेओ उसका दुश्मन है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी सिस्को और हैरी राल्फ का टेस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए राल्फ अपनी बॉडी को स्टेच कर रहा था। बेरी सिस्को से कहता है कि हमें डेओ को ढूंढना होगा, लेकिन डेओ सिर्फ लास्ट नेम में होता है, इसीलिए सिस्को से कहता है कि शहर में डेओ सर नेम के 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। तभी वहाँ फेलिसिटी आ जाती है जिससे बेरी हैरान होता है, मगर फेलिसिटी उसे बताती है कि हम सभी लेडीज मिलकर एक बैचलर पार्टी करने वाली है। फेलिसिटी वहाँ राल्फ को देखती है, फिर वो आयरिस से मिलने चली जाती है। आयरिस और फेलिसिटी केलिन के पास जाती है जो किसी फ्लाइट की टिकट बुक कर रही थी, मगर इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती। आयरिस और फेलिसिटी केलिन को बताती है कि आज रात हम सभी लेडीज मिलकर बैचलर पार्टी करने वाले हैं जिसमें बहुत मजा आएगा। केलिन पहले तो मना कर देती है क्योंकि उसे कहीं जाना था, लेकिन वो आयरिस के जिद करने पर मान जाती है। फिर दिखाया जाता है कि रात को बेरी और उसके टीम के सारे आदमी जो के घर में बैचलर पार्टी करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ बेरी और आयरिस के बचपन की फुटेज देखने लग जाते हैं। तभी राल्फ भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे ये घर अच्छा नहीं लगता और उन सभी को अपने साथ अच्छी जगह पर लेकर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन वो जगह एक क्लब होता है। राल्फ बताता है कि मैं यहाँ का नंबर 1 कस्टमर हूँ और वो उन्हें अपना पोस्टर भी दिखाता है। वहाँ उन सभी के सेल फोन भी ले लिए जाते हैं ताकि वो किसी की फोटो क्लिक ना कर सके। फिर वो सभी ड्रिंक करने आते हैं, लेकिन बेरी सिस्को से कहता है कि मुझ पर पावर की वजह से ड्रिंक का कोई असर नहीं होता। तो सिस्को से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए खास तरह की वाइन बनाई है, और वो उसे बेरी को पिला देता है जिससे बेरी को भी नशा होने लगता है। वही हमें सभी लेडीज को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी मनाने के लिए जाती है, मगर वहाँ वही एक आंख वाला आदमी आ जाता है जिसने फर्स्ट एपिसोड में आयरिस को धमकाया था।
उसका नाम नॉर्वॉक होता है, वो केलिन से कहता है कि अनुमेट ने तुम्हें बुलाया है। अनुमेट वही होता है जिसने पिछले एपिसोड में केलिन के घर पर मैसेज छोड़ा था। केलिन नॉर्वॉक के साथ जाने से मना कर देती है तो अपनी नकली आग निकाल देता है और उसकी आग में से सांप जैसा एक क्रिएचर निकलता है जिससे सभी लेडीज डर जाती है। केलिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए किलर फोर्स में बदल जाती है और नॉर्वॉक पर हमला कर देती है जिससे कि वो बाहर गिर जाता है। फिर वो सभी स्टारलेबाज आते हैं। आयरिस बेरी को फोन लगाती है लेकिन बेरी के पास फोन न होने की वजह से वो उसे पिक नहीं कर पाता। किलर फोर्स आयरिस को बताती है कि केलिन तुम्हारी दोस्त है लेकिन फिर भी उसने तुम सभी से बहुत कुछ छिपाया है क्योंकि आज रात वो शहर से बाहर जाने वाली थी। ये कहकर वो नॉर्वॉक के मालिक अनुमेट से मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं क्लब में राल्फ अपनी स्ट्रेचिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए पैसे चुरा रहा होता है और बेरी नशे में होने की वजह से सभी को कह रहा होता है कि मैं फ्लैश हूँ, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। तभी वहाँ जेस्मिन नाम की डांसर डांस करने आती है जो असल में सेसिल की बेटी जोनी होती है। वो जोए और बेरी को वहाँ देखकर परेशान हो जाती है। जोए भी जोनी को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। वही हमें किलर फोर्स को दिखाया जाता है जो अनुमेट से मिलने के लिए उसके क्लब में जाती है जहाँ सभी लोग एक खास तरह के ड्रग का नशा कर रहे होते हैं। उसे वहाँ अनुमेट नजर आ जाती है। आयरिस और बाकी लेडीज भी किलर फोर्स का पीछा करते करते उस क्लब में आ जाती है। किलर फोर्स अनुमेट पर गुस्सा करती है कि तुमने नॉर्वॉक से मुझ पर हमला करवाया तो अनुमेट उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जिससे हम दोनों मालामाल बन सकते हैं और वो उसे अपने पीछे ले जाती है। आयरिस भी नॉर्वॉक का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। अनुमेट किलर फोर्स को अपने द्वारा बंदी बनाकर रखे गए एक मेटा ह्यूमन से मिलवाती है जो भी 4 वीक पहले उसी बस में मेटा ह्यूमन बना था जिसका नाम उसने वीपर रखा होता है। अनुमेट किलर फोर्स को बताती है कि वीपर को दर्द पहुंचाने पर इसके आंसू के तौर पर एक लव सीरम निकलती है जिसका मैंने एक खास ग्लोइंग ड्रग बनाया है जिसकी डिमांड सेंटर सिटी में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए मैं इस वीपर मेटा ह्यूमन को बहुत ही ज्यादा पैसों में बेचने वाली हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि अगर कोई मुझ पर हमला करे तो तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओ और इसके बदले में तुम्हें अपने पैसों का 10% हिस्सा दूंगी। लेकिन किलर फोर्स ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं अब इन सभी चीजों से उब चुकी हूँ। तो अनुमेट उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है और वो अपने पास रखे खास तरह के मेटल से एक गॉटलेट बनाने लगती है। किलर फोर्स भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है मगर आयरिस भी ये सब देख रही होती है और उन दोनों की लड़ाई रुकवाने के लिए बीच में आ जाती है और अनुमेट से कहती है कि अगर तुमने फाइट की तो तुम्हारा क्लब नष्ट हो जाएगा और वो किलर फोर्स को लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर जब वो स्टारलेब आते हैं तो किलर फोर्स ने बताती है कि उस लेडी का नाम अनुमेट था और वो ब्लैक मार्केट का धंधा करती है और मुझे केलिन की वजह से उसके बारे में पता चला क्योंकि केलिन 6 महीने पहले अपने बुरे रूप यानी कि मुझे अंदर दबाने के लिए वो अनुमेट से कुछ टेक्नोलॉजी लेने गई थी। आयरिस किलर फोर्स को कहती है कि हमें अनुमेट के हाथों से वीपर को बचाना होगा क्योंकि वो हमारी वजह से मेटा ह्यूमन बना था। तो किलर फोर्स ने कहती है कि अनुमेट बहुत पावरफुल है और वो 3 सालों से अपना ब्लैक मार्केट का धंधा चला रही है और आज तक पुलिस भी उसे नहीं रोक पाई, इसीलिए हम भी उसे नहीं रोक सकते। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आयरिस फेलिसिटी और सेसिल से कहती है कि हमें कुछ करके वीपर को बचाना होगा और हम ये सब बिना किसी की मदद के भी कर सकते हैं और वो सभी #नारीवाद का नारा लगाते हैं। वहीं जो जोनी से बात कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ डांस क्यों करती हो तो जोनी उन्हें बताती है कि मैं महिला अनुभव पर एक बुक लिख रही हूँ जिस वजह से मैं यहाँ डांस करके ये अनुभव कर रही थी। तो जो से पूछते हैं कि क्या सेसिल को इस बारे में पता है तो जोनी उन्हें बताती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो जोए उसे समझाते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तभी वहाँ राल्फ की वजह से लड़ाई होने लगती है क्योंकि उसने कुछ पैसे चुरा लिए थे जिससे वहाँ हर कोई लड़ने लग जाता है। वही किलर फोर्स अब डिसाइड करती है कि अपने एक ब्रीचर मेटा दोस्त की मदद से दूसरी दुनिया में चली जाएगी जहाँ वो अपनी एक नई शुरुआत करेगी। आयरिस उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और अपने दोस्त से मिलने आ जाती है मगर उसके दोस्त की जगह वहाँ अनुमेट पहुँच जाती है। अनुमेट किलर फोर्स से कहती है कि तुमने मुझसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की और वो मेटल पीस से अपने हाथ में एक गॉटलेट बनाकर उस पर अटैक कर देती है। किलर फोर्स भी उस पर अटैक करने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो मेटल स्पाइक से किलर फोर्स को घायल करके उसे बुरी तरीके से मारने लग जाती है मगर तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आकर उसे रोक देते हैं और हाथ ऊपर करने को कहते
लेते हैं, मगर अनुमेट उन दोनों को मार देती है। अनुमेट जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि किलर फोर्स वहाँ से भाग गई, जिससे वो गुस्सा होती है, मगर वो कहती है कि मैं जल्दी तुम्हें मार दूंगी। वहीं फिर स्टारले में दिखाया जाता है कि किलर फोर्स अब नॉर्मल केलिन रूप में आ गई होती है और वो अपने हाथ से उन मेटल के टुकड़ों को निकाल रही थी। आयरिस भी वहाँ आकर उसकी मदद करती है। केलिन आयरिस को बताती है कि मुझे लगा था कि अपने किलर फोर्स रूप को वापस हावी होने से रोक सकती हूँ, मगर मैं नाकामयाब रही और मैंने पिछले 6 महीनों से इस पर काम किया। लेकिन जब बेरी स्पीड फोर्स से वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने किलर फोर्स बनकर जो बुरे काम किए हैं उन्हें मैं सुधार सकूं। तो आयरिस उसे कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, हम अच्छे दोस्त हैं। तो केलिन उसे कहती है कि हम सिर्फ साथ में काम करने वाले फ्रेंड हैं। वहीं जोए और बाकी सभी को उस लड़ाई की वजह से जेल में बंद कर दिया जाता है और बेरी की हालत भी खराब होती है क्योंकि नशे की वजह से उसका सर चकरा रहा था। जोए काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने होने वाले बच्चे की चिंता थी, इसीलिए वो बेरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें और आयरिस को ही बहुत मुश्किल से पाल पाया था और अब तो मेरी उम्र करीबन 50 साल हो गई है। तो बेरी उन्हें बताता है कि मैं और आयरिस जब बच्चे थे तब आप हमारा अकेले ख्याल रखा करते थे, मगर अब आपके साथ सेसिल है, इसीलिए आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी हैरी वहाँ आकर उन्हें वहाँ से आजाद करवा लेता है। वहीं स्टारले में फेलिसिटी अनुमेट की अलनी को मिश्र धातु की वजह से उसे ट्रैक कर लेती है और वो विपर को बचाने के लिए वहाँ जाने लगते हैं। केलिन उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि अगर मैंने खतरा महसूस किया तो मैं वापस से किलर फोर्स बन जाऊंगी। आयरिस भी उसे यही रहने को कहती है। फिर वो उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ अनुमेट एक आदमी से विपर की डील कर रही होती है। सेसिल उन पर नजर रखने के लिए बाहर वेन में रुकती है और आयरिस और फेलिसिटी गन लेकर हमला करने के लिए अंदर आ जाती है, मगर गार्ड उन्हें देख लेते हैं और अनुमेट उन्हें मारने के ऑर्डर दे देती है। लेकिन तभी उन्हें बचाने केलिन वहाँ पर आ जाती है जो हमला करने की वजह से किलर फोर्स बन जाती है और अनुमेट के वार को रोक लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उन गार्ड को नहीं रोक सकती थी। फेलिसिटी को एक आइडिया आता है और वो सेसिल को वहाँ लगे मैग्नेट को ऑन करने को कहती है, जिससे अनुमेट की मिश्र धातु उस मैग्नेट के चिपक जाती है। किलर फोर्स अनुमेट को मारने लगती है, लेकिन आयरिस उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम हमेशा के लिए हत्यारा बन जाओगी। अनुमेट किलर फोर्स से कहती है कि जल्दी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और वो अपने साथी के साथ वहाँ से निकल जाती है। आयरिस विपर को आजाद कर देती है, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। वहीं बेरी जब अपने साथियों के साथ स्टारलेब आता है तो वहाँ केलिन को किलर फोर्स रूप में देखकर हैरान होते हैं। राल्फ को किलर फोर्स पसंद आती है, लेकिन वो वापस से केलिन बन जाती है और उन सभी को पूरी बात बताती है। फिर बाद में आयरिस केलिन से अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए उसे शादी में ब्राइडमेड बनने का ऑफर करती है। इससे केलिन खुश होती है। वही हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि विपर का पीछा थिंकर कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता जब तक कि तुम उस काम को पूरा नहीं कर लेते जिसके लिए तुम्हें बनाया गया, और उसे बेहोश कर देता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी और राल्फ साथ में मिलकर जिटर्स में कॉफी पीने जाते हैं, मगर जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो एक चोर उन्हें लूटने के लिए उन पर गन पॉइंट कर देता है, मगर राल्फ बेरी को उसे पकड़ने के तरीके बताने लगता है, लेकिन वो चोर उस पर शूट कर देता है, मगर राल्फ के प्लास्टिक मैन होने की वजह से वो गोली पलटकर उस पर ही लग जाती है। राल्फ बेरी से कहता है कि हमारा काम हो गया, तो बेरी उसे समझाता है कि हमारा काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उस चोर को हॉस्पिटल छोड़ने चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी जब स्टारलेब पहुंचता है तो वहाँ हैरी अभी भी डेवो के बारे में सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता क्योंकि हजारों लोगों में से एक विलन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। हैरी से डिसाइड करता है कि अपने दोस्तों को बुलाएगा। सभी से हैरान होते हैं कि हैरी ने अपने और दोस्त बना लिए। हैरी उन्हें बताता है कि मैंने सिस्को के कहने पर अपने नए दोस्त बनाए हैं। बेरी सिस्को से वाइफ की मदद से बस में मौजूद मेटाह्यूमन के बारे में पता करने को कहता है। सिस्को से बताता है कि मैंने वाइफ करने की कोशिश की मगर मैं नाकामयाब रहा। बेरी राल्फ से पूछता है कि तुम भी उस दिन बस में थे, इसीलिए मुझे बताओ कि उस दिन बस में और कौन कौन मौजूद था, लेकिन राल्फ को कुछ याद नहीं होता। केलिन बेरी को एक आइडिया देती है कि हम राल्फ को हिप्नोटाइज करके उस दिन के बारे में पता कर सकते हैं, और अब बेरी और आयरिस राल्फ को डॉक्टर शेरन के पास लेकर जाते हैं जो राल्फ को हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे राल्फ उन्हें बताता है कि जब मैं बस में था तो वहाँ एक आदमी बहुत रो रहा था और वो विपर होता है, और वहाँ उसे एक और लड़की दिखाई दी जिसकी शक्ल तो उसने नहीं
देखी, पर उसके जैकेट पर बाइसन बना हुआ था। बाइसन दरअसल एक जंगली मवेशी होता है। वही हमें उस ब्लैक बाइसन लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है। वो एक आदमी के पीछे होती है और उससे सूटकेस हासिल करने के लिए उस पर पेंटर से हमला करवा देती है, क्योंकि वो किसी भी मूर्ति को जिंदा कर सकती थी। अगली सुबह जब जोए और बेरी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसे बुरी तरह से मारा गया था। साथ ही वहाँ ब्रीफकेस भी आधा कटा हुआ होता है। बेरी जोए को बताता है कि यहाँ पर हर जगह पंजों के निशान है, इसीलिए किसी बड़े शिकारी का काम है। वहाँ उन्हें एक पेंथर का स्टेचू दिखाई देता है जिससे बेरी हैरान होता है। बेरी जब उस पेंथर के जबड़े को चेक करता है तो उसमें खून लगा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर कोई ऐसा मेटा ह्यूमन है जो स्टेचू में भी जान डाल सकता है। वही हमें हैरी को दिखाया जाता है जिसने विलन डेवो को ढूंढने के लिए अपने मल्टीवर्स के दोस्तों को वहाँ बुला लिया था, जिनके नाम हैरिसन लोथारियो और वेल्स 2.0 होते हैं। हैरिसन वोल्फगैंग अर्थ 12 से होते हैं। वही हैरिसन लोथारियो और वेल्स 2.0 अर्थ 37 और अर्थ 22 से होते हैं। सिस्को उन सभी को देखकर हैरान होता है और वो हैरी से कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरे लोगों के साथ दोस्ती करने को कहा था, लेकिन तुमने अपनी डोपलगैंगर से दोस्ती की। तो हैरी उन्हें कहता है कि ये सब बहुत अच्छे हैं और अब हैरी उनसे बात करना शुरू करता है। वेल्स 2.0 जो मशीन गन में बदल चुका था, वो पहले ही अपने अर्थ के सिस्को को खा चुका है और उन्हें अकेले काम करना पसंद होता है, इसीलिए सिस्को को वहाँ से जाने को कहते हैं। सिस्को वहाँ से चला जाता है। वहीं केलिन उस स्टेचू के टुकड़ों पर रिसर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसमें काफी ज्यादा मात्रा में डार्क मैटर है, जिससे वो सभी को बताती है कि किसी बस मेटा ने इस स्टेचू को कंट्रोल किया होगा। तभी जोए भी वहाँ जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया, उसका नाम जिम वेक्स था, जिस पर जब हमला हुआ तब वो अमेरिकी आर्टिफैक्ट को लेकर जा रहा था। आइरिस देखती है कि उसमें एक बाइसन नेकलेस होता है, जिससे वो समझ जाती है कि वही ब्लैक बाइसन लेडी है जिसे राल्फ ने बस में देखा था। केलिन को जब पता चलता है कि उस नेकलेस के 3 पीस थे, जिसमें से दूसरा पीस किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास है जिसका नाम क्रिप्टोस बैंक्स होता है, और अब वो मीना को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। बेरी राल्फ को उसका सूट पहनने को कहता है, क्योंकि सिस्को ने उसके लिए एक सूट बना दिया था, वो जितना चाहे उतना स्टेज हो सकता था। राल्फ ये देखकर काफी हैरान होता है कि उसका सूट एक मामूली कपड़ा है और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही हमें क्रिस्टोफ को दिखाया जाता है जिसके पास मीना बाइसन नेकलेस का दूसरा हिस्सा भी लेने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि मीना बाइसन कबीले की आखिरी मेंबर थी और वो चाहती थी कि उनके कबीले की कलाकृतियां दूसरों के पास ना रहे, इसीलिए उन्हें हासिल करना चाहती थी। और क्रिस्टोफ जब उन कलाकृति का मजाक उड़ाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनिमेटोपैथी पावर की मदद से एक सैनिक स्टेचू से उस पर हमला कर देती है और नेकलेस का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर लेती है। मगर तभी बेरी और राल्फ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मीना इसे डर जाती है, मगर वो स्टेचू की मदद से राल्फ को हिट करके दूर गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है। बेरी उसके पीछे जाने लगता है, मगर क्रिस्टोफ उससे मदद मांगता है क्योंकि स्टेचू उसकी तरफ बढ़ रहा था। बेरी अपनी वाइब्रेशन पावर का इस्तेमाल करके उस पुतले को तोड़ देता है, मगर इससे मीना भागने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर राल्फ बेरी से कहता है कि तुम उसे पकड़ सकते थे। फिर वो स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ केलिन सीसीटीवी फुटेज देखकर उन्हें बताती है कि ब्लैक बाइसन सिर्फ उन्हीं स्टेचू को अपने काबू में कर सकती है जो मूव कर सकते हैं। और अब उन्हें ब्लैक बाइसन यानी मीना के बारे में पता चल जाता है कि पहले वो सांस्कृतिक विज्ञान की प्रोफेसर थी, मगर उसने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि 6 महीने पहले वो गिरफ्तार हुई थी। उसने संग्रहालय से सोस कला के टुकड़ों को चुराने की कोशिश की। बेरी उन्हें कहता है कि अब वो नेकलेस के 3rd हिस्से के पीछे है, इसीलिए हमें जल्द ही उस 3rd पीस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। और अब वो सभी काम पर लग जाते हैं। राल्फ बेरी से कहता है कि तुम मीना को पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसे दूर जाने दिया। तो बेरी उसे बताता है कि मैंने क्रिस्टोफ की जान बचाई। तो राल्फ उसे बताता है कि जब मैं पुलिस वाला था तो मेरे लिए फर्स्ट काम बुरे आदमी को पकड़ना होता था। तो बेरी उसे बताता है कि फ्लैश होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं खतरे में होने वाले व्यक्ति की मदद करूं, और हम सभी यहाँ यही करते हैं। लेकिन राल्फ को यह बात पसंद नहीं आती। वहीं आइरिस को पता चल जाता है कि नेकलेस के 3rd पीस को सेंडल सिटी म्यूजियम में लेकर जाया जा रहा है, इसलिए बेरी और राल्फ मीना को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें सेंडल सिटी की वैन में दिखाया जाता है कि मीना अपनी पावर से गोफालू स्टेचू को जिंदा कर देती है और वो नेकलेस का 3rd पीस भी हासिल कर लेती
देती है, मगर तभी बेरी और राल्फ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मीना उन्हें बताती है कि ये सभी चीजें सीओक्स के लोगों की अमानत है और ये किसी म्यूजियम में नहीं हो सकती। बेरी उसे समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो सही तरीका नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने गुफालू स्टेचू से उस पर हमला कर देती है, जिससे बेरी और उस स्टेचू के बीच में फाइट होने लग जाती है। मीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन राल्फ अपने हाथ को स्ट्रेच करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल कुछ लोगों पर गिरने वाला होता है। बेरी राल्फ को लोगों को बचाने को कहता है, क्योंकि बेरी के पैर पर चोट लगी थी, मगर राल्फ उसकी बात नहीं मानता और वो मीना को नहीं छोड़ता, जिससे वो पोल एक लड़की पर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। इससे राल्फ को दुख होता है कि उसे उस लड़की को बचाना चाहिए था। बेरी उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। उस लड़की की हालत अब ठीक होती है, मगर राल्फ खुद को इन सब का जिम्मेदार मानता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। बेरी राल्फ के पास जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। राल्फ उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर उस छोटी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे दुख है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और एक तरह से ये सारी मेरी गलती है। और अब उसे एहसास होता है कि सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जब वो सुपर हीरो नहीं था तो उसे लोगों की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, मगर अब उसे सभी लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। इसीलिए वो बेरी से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं भी हर काम सही तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने भी कई गलत फैसले लिए हैं और कई बार मेरी वजह से लोगों को चोट पहुंची है। इसीलिए आपको बस अच्छा करने की चाह रखनी है, और जब आप अपने तहे दिल से ऐसा नहीं करते तो लोगों को चोट पहुंचती है, और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। राल्फ भी इससे खुश होता है। बेरी उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और वो छोटी बच्ची सही हो जाएगी, और अच्छी बात यह है कि हमने मीना को पकड़ लिया। राल्फ इससे खुश होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मीना को डेम्बर कप पहनाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, मगर मीना बड़ी चालाकी से पिन की मदद से वो डेम्बर कप खोल देती है और सीसीपीडी में मौजूद एक डमी पुलिस ऑफिसर की मदद से वहाँ लोगों पर हमला करने लगती है और खुद को आजाद करवा कर वहाँ से निकल जाती है। बेरी और राल्फ जब स्टारले पहुँचते हैं तो आयरिस और केलिन उन्हें बताती है कि मीना भाग गई। बेरी उन्हें कहता है कि वो वापस से उस नेकलेस को लेने गई होगी जिन्हें म्यूजियम में रख दिया गया था, और अब बेरी राल्फ के साथ उस म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां मीना नेकलेस चुरा रही थी। मीना उन्हें कहती है कि यह हार पवित्र है और ये सीओक्स की संपत्ति है, इसीलिए मैं इसे वापस लेकर जा रही हूँ। तो राल्फ उसे कहता है कि तुमने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है और अब तुम और लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती, मगर मीना वहाँ रखे डायनासोर स्केलेटन को जिंदा कर देती है। इससे राल्फ और बेरी डर जाते हैं। बेरी उस डायनासोर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेरी को हिट करके दूर गिरा देता है। राल्फ मीना को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वो डायनासोर एक गार्ड को चोट पहुंचाने लगता है, लेकिन इस बार राल्फ मीना को पकड़ने की बजाय उस गार्ड को बचाता है और उसे पूरी तरह से अपनी बॉडी में लपेट लेता है। वहीं बेरी डेम्बर कप की मदद से मीना को पकड़ लेता है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी जब स्टारलेब जाता है तो राल्फ को बताता है कि जोए ने मीना को आयरन हाइट जेल के मेटा सेल में बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें बाइसन नेकलेस नहीं मिला। तो राल्फ उसे बताता है कि मैंने वो नेकलेस निकाल लिया था और उसे मीना की फैमिली के पास पहुंचा दिया, क्योंकि उनकी संपत्ति थी। बेरी भी इससे खुश होता है क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, और अब राल्फ वहाँ से उस लड़की से मिलने जाता है जिस पर वो पोल गिरा था, और वो अपने हाथों से अलग अलग तरह के बलून बनाकर उसके साथ मस्ती करने लगता है, जिससे वो खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि बेरी जब जोए के साथ स्टारलेब जाता है तो सिस्को से बताता है कि हैरी और मल्टीवर्स के दोस्तों ने पता लगा लिया कि हमारे दुश्मन डेवो का पूरा नाम क्लिफर्ड डेवो है। आयरिस सभी को बताती है कि क्लिफर्ड का सोशल मीडिया पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मगर हम जानते हैं क्यों कहाँ छिपा होगा। और अब बेरी अपनी टीम के साथ उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मालिच को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो डेवो को बताती है कि मेहमान आने वाले हैं। वहीं बेरी और जोए डेवो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बेरी के बाकी टीम मेंबर भी तैयार होकर मौजूद रहते हैं ताकि अगर उन्हें किसी की भी मदद की जरूरत हो तो वहाँ आ सके। बेरी जब डोरबेल बजाता है तो अंदर से मालिश बाहर आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मालिश डेवो की वाइफ होती है। जोए उसे कहते हैं कि हमें क्लिफर्ड डेवो से किसी केस के सिलसिले में बात करनी है। मालिश अंदर से डेवो को बुलाती है और वो अभी नॉर्मल रूप में होता है जो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। इससे बेरी हैरान होता है। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेवो कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर
प्रोफेसर थे, मगर उनकी क्लास के स्टूडेंट उनके लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे क्लिफर्ड परेशान होता है। तभी वहाँ मार्ली जाती है जो क्लिफर्ड के लिए खाना लाई थी। क्लिफर्ड मार्ली से कहते हैं कि इन स्टूडेंट के पास जरा भी ज्ञान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके छोटे से दिमाग को इंटेलिजेंट बना सकूं, मगर मैं इतना समझदार नहीं हूँ, इसीलिए मैंने अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए थिंकिंग कैप का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे मेरी सोचने और ज्ञान की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए ये थिंकिंग कैप बनानी होगी, क्योंकि एक मैकेनिकल जीनियस होती है। मार्लिज उसे कहती है कि तुम्हारा सपना मेरा सपना है, इसीलिए मैं थिंकिंग कैप जरूर बनाऊंगी। और वो कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो थिंकिंग कैप बना लेती है, जिससे डेव खुश होता है। मगर मार्लिज उसे बताती है कि डिवाइस तुम्हारे दिमाग को अनंत शक्ति देगा, इसीलिए इसे चलाने के लिए हमें बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होगी, मगर अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना। तभी उन्हें न्यूज में पता चलता है कि एरिसन वेल्स कणाक विस्फोट करने वाले हैं, इसीलिए एरिसन वेल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ एरिसन यानी रिवर्स फ्लैश सभी के सवालों का जवाब दे रहा था। और वहाँ बेरी और आयरिस भी मौजूद होते हैं, मगर आयरिस का लैपटॉप चोरी होने की वजह से वो उस चोर के पीछे चले गए थे। मार्लिज एरिसन से कहती है कि विस्फोट का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कणाक विस्फोट की ऊर्जा इतनी खतरनाक होगी कि उससे सेंट्रल सिटी में ब्लैक होल खुलेंगे। मगर एरिसन उसे कहता है कि पहले ही मैंने इन सब की गणना कर ली है, इसीलिए ऐसा होने की बहुत कम संभावना है। और जब मार्लिज उसे अपना पूरा नाम बताती है तो रिवर्स फ्लैश समझ जाता है कि वो डेव की वाइफ है, इसीलिए वो डेव से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस कणाक विस्फोट का तुम पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर से होने की वजह से सब कुछ जानता था। क्लिफर्ड वहाँ से निकलने के बाद मार्लिज से कहते हैं कि एरिसन जानता है कि कणाक विस्फोट सही से नहीं होगा, फिर भी वो इसे करना चाहते हैं, मगर ये हमारे लिए बेहतर मौका है, क्योंकि इससे हम थिंकिंग कैप को पावर दे पाएंगे। और उस रात जब कणाक विस्फोट होता है तो डेव उस थिंकिंग कैप को पहन लेता है, जिससे कणाक विस्फोट की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, मगर वो बेहोश हो जाता है। मार्लिज इससे काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुका है, मगर तभी उसे होश आ जाता है और कणाक विस्फोट की वजह से डेव का दिमाग बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे उन इक्वेशन को भी सोल्व कर देता है जो आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। मार्लिज इससे काफी हैरान होती है कि डेव को सब कुछ पता है, मगर तभी डेव को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत पावरफुल होने की वजह से उसके शरीर से ऊर्जा खींच रहा था। वो जब डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि डेव के पास बहुत कम समय बचा है और अब डेव के पैर में लकवा मार जाता है, जिससे वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो दूसरे बुरे मेटा की बजाय लोगों को सुधारना चाहता था। मार्लिज अपने पति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने उसके लिए एक होवर चेयर का निर्माण किया जो डेव के सर से कनेक्ट हो जाती थी और उसके सर को पावर देती थी, ताकि वो डेव के शरीर से पावर न खींच सके। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेरी और जोए डेव के घर पर होते हैं, मगर मार्लिज और डेव उसके सामने नॉर्मल लोगों की तरह पेश आ रहे थे। जोए उनसे उसके इतिहास के बारे में पूछते हैं। डेव बताता है कि मैं दक्षिण अफ्रीका में पला बड़ा हूँ और मैंने इतिहास और अर्थमिति की पढ़ाई करने के बाद मैं ऑक्सफोर्ड में एक टीचर बना और वहीं मैं मार्लिज से मिला था, मगर अब मैं 4 साल से सेंट्रल सिटी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। फिर जोए उनसे उन सभी बस मेटा के बारे में पूछते हैं, मगर डेव कहता है कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। बेरी को वहाँ एक समुराई की पेंटिंग मिलती है, जिससे बेरी को उस पर शक होता है, क्योंकि वो जापानी भाषा बोल सकता था। मार्लिज बताती है कि क्लिफर्ड को सीखना बहुत पसंद है, इसीलिए फ्रेंच, इटालियन और मैंडीज जैसी और भी भाषाएं जानते हैं। क्लिफर्ड उन्हें बताते हैं कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर देता है। मार्लिज बेरी और जोए को कहती है कि मेरे पति को अब आराम की जरूरत है। बेरी और जोए वहाँ से चले जाते हैं। वो काफी परेशान होते हैं। वो जब स्टार ले आते हैं तो पूरी टीम इसी बात को लेकर कंफ्यूज होती है कि क्लिफर्ड ही मेन विलन है या नहीं, मगर बेरी को क्लिफर्ड पर शक होता है कि वही क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जिसने बस मेटा को बनाया था। इसीलिए वो सेंट्रल सिटी यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद डेव से बात करता है और उससे पूछता है कि 4 साल पहले आप 7 जनवरी की रात कहाँ थे, क्योंकि उस वक्त ही कणाक विस्फोट हुआ था। डेव से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और तुम इस तरह मुझे परेशान मत करो, मगर बेरी उसे पूछता है कि क्या आप बस का उपयोग करते हैं। डेव से कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा ही निजी सवाल पूछ रहे हो। बेरी उसे अपना कार्ड देते हुए वहाँ डेव का कब हासिल कर लेता है ताकि उस पर जांच कर सके, मगर जब केलिन उस मग पर लगे डीएनए को चेक करती है तो उसके रिजल्ट नॉर्मल आते हैं और उसे बताती है कि डेव मेटा नहीं है। साथ ही सिस्को बेरी को बताता है कि हमने डेव के पुराने रिकॉर्ड भी चेक किए, लेकिन उसके
खिलाफ कोई जुर्म के आरोप नहीं है और सभी लोग उसे एक अच्छा इंसान समझते हैं। बेरी उन्हें कहता है कि डेओ जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है और मुझे लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो सिस्को को उस कप को छूकर वाइप करने को कहता है। सिस्को जब वाइप करता है तो वो देखता है कि डेओ अपनी पत्नी के साथ मजे से खाना खा रहा है। आयरिस बेरी के इस बर्ताव को देखकर उससे अकेले में बात करती है। वो उसे कहती है कि एक वीक बाद हमारी शादी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम टेंशन छोड़कर शादी के कामों में मेरी मदद करो। मगर बेरी को पूरा यकीन था कि डेओ मास्टरमाइंड क्रिमिनल है, इसीलिए स्टार लैब में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तभी वहाँ सीसीबीडी में डेओ और मार्ली जा जाते हैं, जो बेरी की कैप्टन से कंप्लेंट कर देते हैं कि उन्हें परेशान कर रहा है। इससे सिंह बेरी पर गुस्सा करते हैं और वो बेरी से कहते हैं कि डेओ के खिलाफ क्राइम का कोई केस नहीं, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। फिर आयरिस बेरी के पास आती है और वो इस बात से काफी हैरान होती है कि बेरी अभी भी डेओ के बारे में रिसर्च कर रहा है, इसीलिए उसे कहती है कि एरिस, सिस्को और केलिन ने डेओ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और सभी को यही लगता है कि वो सुपर विलन नहीं है। मगर बेरी मानने को तैयार नहीं होता तो आयरिस उसे कहती है कि एक हफ्ते बाद हमारी शादी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जॉब और तुम्हारा विवेक सही रहे, इसीलिए अभी डेओ पर ध्यान मत दो। रात को जब बेरी स्टार लैब में होता है तो उसे समुराई रोबोट के अंदर से अजीब सी आवाजें आती है और वो देखता है कि उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि डेओ उन पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो डेओ के घर पर सबूत ढूंढने आता है। मार्ली जब सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो बेरी घर में घुस जाता है और छानबीन करने लग जाता है, मगर बेरी को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ मार्ली जा जाती है, मगर बेरी चुपके से उसे पता चले बगैर वहाँ से निकल जाता है। वो वापस से स्टार लैब में जाकर अपने सभी दोस्तों को बताता है कि मुझे समुराई रोबोट में कैमरा मिला। सिस्को से बताता है कि ये कैमरा एक्टिवेट नहीं था तो बेरी उसे कहता है कि मैंने इसमें शोर सुना और मुझे पूरा यकीन है कि डेओ हम पर कई हफ्तों से नजर रख रहा था। सभी बेरी की हरकतों से समझ जाते हैं कि वो डेओ के घर में घुसा है। सभी से परेशान होते हैं। बेरी उन्हें समझाता है कि डेओ जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है और वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा है। तभी बेरी को जोए का कॉल आता है क्योंकि मार्लिज ने बेरी की सी से कंप्लेन कर दी थी कि वो उनके घर में घुसा था, क्योंकि उसने कैमरे में उसे रिकॉर्ड कर लिया था। इसीलिए वो सी से कहती है कि पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। सी मार्लिज को विश्वास दिलाते हैं कि बेरी अब आपसे और डेओ से 500 फीट दूर रहेगा। मार्लिज बेरी को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। कैप्टन बेरी को 2 वीक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेरी काफी उदास होता है। तभी आयरिस उसके पास आती है। बेरी उसे बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मगर मुझे अब भी यकीन है कि डेओ ही उन बस मेटा के पीछे है। आयरिस उसे कहती है कि तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा। तो बेरी उसे बताता है कि मैंने बहुत से बुरे लोगों का सामना किया, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें चोट पहुंचाते देखा है, इसीलिए मुझे डेओ बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि अभी तक हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और मैं डरता हूँ कि मैं कहीं तुम सबको ना खो दूं। आयरिस बेरी को समझाती है कि हमेशा तुम्हारे पास खोने को कुछ न कुछ जरूर रहेगा, क्योंकि जब हमारी शादी होगी तो बच्चे होंगे और तुम्हें उनकी भी फिक्र होगी, इसीलिए जैसे जैसे समय बीता जाएगा हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा, इसीलिए हम इन सभी टेंशन को बुलाकर आज के समय को जीना चाहिए। बेरी भी आयरिस की बात समझ जाता है। बेरी डेओ से बात करने के लिए वापस से यूनिवर्सिटी जाता है। डेओ से कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें जेल हो सकती है, फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों आए? तो बेरी उसे कहता है कि मैं सच जानना चाहता हूँ तुम असलियत में कौन हो। तो डेओ से बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फ्लैश हो और हम दोनों 4 साल पहले उसी रात कणाक विस्फोट में मेटा ह्यूमन बने थे। बेरी उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेटा हो, मगर जांच में तुम्हारा डीएनए नॉर्मल कैसे आया? तो डेओ से कहता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे पहले ही सब पता था। बेरी उसे कहता है कि बस मेटा और समुराई रोबोट के पीछे तुम ही थे, फिर तुमने खुद को मेरे सामने प्रकट क्यों किया? तो डेओ से कहता है कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं है और तुम चाहे किसी को भी अपनी मदद के लिए क्यों ना बुला लो, तुम मेरी एबिलिटी नहीं जान सकते और कभी मुझसे ज्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसे साविता, जूम और थोन के बारे में बताता है और कहता है कि उनकी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि मैं सबसे तेज दिमाग आदमी हूँ। तभी वहाँ क्लास के स्टूडेंट आने लगते हैं, इसलिए बेरी वहाँ से चला जाता है। जाते जाते डेओ बेरी को उसकी शादी की बधाई देता है, क्योंकि उसे पता था कि 1 वीक बाद उनकी शादी है। बेरी से काफी परेशान हो जाता है। वो स्टार लैब जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है कि डेओ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो ही बस मेटा के पीछे है और वो हम सबके साथ खेल रहा है। उसके पास बहुत ही पावरफुल ब्रेन है जिससे वो सब
कुछ कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेरी डेओ को थिंकर नाम देता है। तभी वहाँ वेली भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं क्योंकि वो ब्लू वैली ट्रिप से वापस आ गया था। वेली उन्हें बताता है कि मैंने अंतरिक्ष में एक स्टारफिश के साथ लड़ाई लड़ी। बेरी अब सभी को कहता है कि हमें डेओ को रोकने के प्लान बनाने होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेओ और मार्लिज वापस से अपनी फ्यूचर लैब में आ जाते हैं और अब डेओ के काफी देर तक अपने होवर चेयर से अलग होने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, जिससे मार्लिज उससे होवर चेयर से वापस से जोड़ देती है ताकि उसका ब्रेन चार्ज हो सके। अब वो बेरी और आइरिस को देखने लगते हैं। मार्लिज डेओ से कहती है कि क्या तुम उन्हें शादी करने दोगे, तो डेओ कहता है कि प्यार के बिना ज्ञान कुछ नहीं है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि आइरिस और बेरी अपनी शादी एक गिफ्ट खोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अब शादी कर ली थी। बेरी को उन सभी गिफ्ट में एक नाइफ सेट भी मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चाकू था। वहीं फिर हमें स्टारले में दिखाया जाता है कि क्रिसमस आने वाला था, इसीलिए सिस्को क्रिसमस ट्री सजा रहा होता है। हैरी भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मदद नहीं करने देता। तभी वहाँ केलिन भी आ जाती है। वो सिस्को से पूछती है कि क्या जिप्सी नहीं आई। सिस्को से बताता है कि हॉलीडे शिफ्ट में काम कर रही है। वहीं हमें क्लिफर्ड को दिखाया जाता है, जिसकी हालत अब उसके दिमाग की वजह से काफी खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ केलिन और हैरी कॉफी शॉप में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ अनुमेट आकर हमला कर देती है। हैरी गन से अनुमेट पर हमला करने लगता है, लेकिन वो गन को तोड़कर उसे नीचे गिरा देती है। केलिन अब बचने के लिए किलर फोर्स बनने लगती है, लेकिन वो टेम्पर कफ्स पहनाकर उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं किलर फोर्स के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई हूँ। वहीं बेरी और आइरिस जब बाजार से लौट रहे होते हैं, तभी डेओ अपनी होवर चेयर पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है और बेरी पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। बेरी आइरिस को सेफ जगह छोड़ता है और डेओ पर हमला करने जाता है, लेकिन अपने होवर चेयर के टेंटिकल्स की मदद से बेरी को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यह देखकर आइरिस काफी डर जाती है। वो स्टारले आकर देखती है कि हैरी घायल हालत में होता है। आइरिस सभी को बताती है कि डेओ ने बेरी को किडनैप कर लिया। जोए भी उसे बताते हैं कि अनुमेट ने कैथलीन को किडनैप कर लिया। इससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। आइरिस सिस्को से बेरी को वाइप करने को कहती है। सिस्को जब वाइप करता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और शॉक लगने की वजह से वो दूर गिर जाता है। वहीं बेरी को जब होश आता है तो डेओ की एडवांस लैब में होता है, जहाँ वो एक खास सेल में बंद था, जिसे छूते ही बेरी को शॉक लग रहा था। वहीं अनुमेट केलिन को अपने साथ एक पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ उसने एक नए बेटा डोमिनिकी को घायल किया होता है। वो केलिन को कहती है कि मुझे इसे जिंदा रखना है और मैंने गलती से इस पर शूट कर दिया, जिससे मेरा मेटल का टुकड़ा इसके अंदर चला गया। केलिन उसे कहती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ मौजूद सभी उपकरण पुराने हैं। तो अनुमेट उसे कहती है कि अगर तुमने इसकी जान नहीं बचाई तो मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। केलिन को उसके इलाज का कोई तरीका नजर नहीं आता। तभी डोमिनिकी को भी होश आ जाता है। डोमिनिकी उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। और वो केलिन की बातों को उसके बताए बिना ही समझ रहा था। इससे केलिन समझ जाती है कि उसके पास लोगों का दिमाग पढ़ने यानी कि टेलीपैथिक पावर है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें अपनी पावर कब मिली, तो बताता है कि कुछ महीने पहले जब मैं बस में चढ़ा था तो डार्क मैटर की वजह से मुझे पावर मिली। फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ मौजूद गार्ड से बचते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन अनुमेट वहाँ आकर उन्हें रोक देती है। वहीं बेरी के पास डेओ आता है। बेरी उसे पूछता है कि अभी हम कहाँ हैं, क्या है तुम्हारी सेंचुरी है, मगर वो कुछ नहीं बताता। तो बेरी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सड़क पर ही मार देते, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो डेओ से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो बेरी उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो डेओ से कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तभी उन्हें वहाँ डोरबेल की आवाज सुनाई देती है क्योंकि डेओ के घर पर जोए आए थे। डेओ वहाँ से जोए के पास जाने लगता है। बेरी उसे कहता है कि अगर तुमने उन्हें कोई चोट पहुँचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन डेओ उसकी बात नहीं सुनता। जोए जब डेओ के घर में आते हैं तो डेओ नॉर्मल रूप में होता है। जोए उसे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को कहाँ छिपा रखा है। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है। डेओ जो से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा भाग गया। जोए को इससे गुस्सा आता है, लेकिन उनके पास डेओ के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। डेओ ने कहता है कि अगर तुम मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जोए घर की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं बेरी लगातार उस सेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मार्लिज भी वहाँ जाती है। वो बेरी से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे तुम कितने भी फास्ट क्यों ना हो। बेरी उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन तुम्हें
डेओ के बुरे कामों में उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो मालिज उसे कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कि सिस्को सैटेलाइट से बेरी की स्पीड फोर्स और केलिन के क्रायोकाइनेटिक सिग्नेचर का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि सैटेलाइट 2 सिग्नल सर्च करने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी हैरी भी वहाँ जाता है, जो आयरिस को बताता है कि मैंने और जोए ने डेओ के घर की पूरी तरीके से तलाशी ली, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। हैरी आयरिस से कहता है कि तुम हमारी टीम लीडर हो, इसीलिए तुम्हें सही से फैसला लेना होगा कि हमें बेरी और केलिन में से किसे ढूंढना है, क्योंकि हम दोनों को साथ में नहीं ढूंढ सकते। लेकिन आयरिस को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने प्यार और दोस्त में से किसे पहले बचाएगी। हैरी उसे कहता है कि तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा, वरना हम दोनों खो देंगे। आयरिस सिस्को और राल्फ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि हम पहले केलिन को बचाएंगे, क्योंकि बेरी के पास खुद को बचाने की पावर है। लेकिन अभी केलिन डेम्पर कप की वजह से पावरलेस है। वहीं केलिन अब अनुमेट के कहने पर डोमिनिकी की सर्जरी करके वो मेटल पीस निकालने लगती है और वो सक्सेसफुली वो मेटल पीस निकाल देती है। लेकिन तभी डोमिनिकी की हार्ट बीट बंद हो जाती है। अनुमेट इससे काफी परेशान हो जाती है, लेकिन ये सब केलिन और डोमिनिकी का प्लान था और वो अनुमेट और उसके साथियों को बेहोश कर देते हैं। वहीं आयरिस को भी सैटेलाइट से केलिन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो एलेक्जेंडर हॉस्पिटल में है, इसीलिए सिस्को और राल्फ वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं डोमिनिकी और केलिन भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन तभी अनुमेट भी उन्हें मारने के लिए बाहर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। मगर तभी राल्फ आकर अपनी इलास्टिक बॉडी से उसे बचा लेता है और सिस्को उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। फिर वो सब ब्रिज की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं डेओ जब सेल में बेरी को देखने आता है तो ये देखकर हैरान होता है कि बेरी वहाँ नहीं है, इसीलिए वो हैरान होकर सेल को खोल देता है। तभी बेरी विजिबल होकर सेल से बाहर निकल जाता है। डेओ समझ जाता है कि उसने आइस प्रोसेस से ज्यादा तेजी से अपनी बॉडी को वाइब्रेट किया है, जिससे उसे देख नहीं पाया। बेरी उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी एक इंसान ही है। यह कहकर वो डेओ पर हमला करने लगता है, लेकिन डेओ अपनी होवर चेयर की मदद से बेरी को टेलीपोर्ट करके सिटी के ऊपर उड़ने लगता है और बेरी को बहुत मारता है। बेरी किसी तरीके से उसके टेंटिकल से ही उसकी होवर चेयर को क्रैश कर देता है, जिससे वो दोनों नीचे पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन बेरी सिस्को के फ्लोटेशन मोड की वजह से गुब्बारे की तरह फूलकर बच जाता है और उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन डेओ पानी में गिर जाता है। वहीं स्टारले में आयरिस काफी परेशान होती है। तभी बेरी वहाँ पहुंच जाता है। आयरिस उसे सेफ देखकर बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि बेरी की टीम इस बात को लेकर डिस्कस कर रही होती है कि क्या डेओ पानी में गिरने से मर गया या फिर अभी भी जिंदा है। बेरी सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि डेओ मेरी पावर्स को हासिल करना चाहता है। जोए सभी से कहते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। फिर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जोए के घर पर जाते हैं। वो देखते हैं कि राल्फ ने घर को पूरी तरीके से सजा दिया था, जिससे वो खुश होते हैं। तभी वहाँ डोमिनिकी भी आ जाता है। केलिन सभी को बताती है कि डोमिनिकी किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। तभी वहाँ बेरी के फोन पर मैसेज आता है कि उसके घर का लॉक ऑफ हो गया है, इसीलिए बेरी घर पर चेक करने के लिए जाता है और कुछ ही देर में लॉक ठीक कर देता है। तभी बेरी को डोमिनिकी का कॉल आता है और उसे बताता है कि मैं डेओ हूँ और मुझे पुनर्जन्म की आवश्यकता थी। इससे बेरी हैरान होता है और उसे पूरी बात बताता है कि डोमिनिकी को तुम्हारी टीम ने बचा लिया था, लेकिन जब वो वापस घर लौट रहा था तो अनुमेट ने उसे फिर से पकड़ लिया, क्योंकि मैंने ही उसे डोमिनिकी के पीछे लगाया था, जिसके बदले में मैंने उसे बहुत से पैसे दिए, क्योंकि डोमिनिकी ही मेरे द्वारा बस मेटा में बनाया गया ऐसा मेटा ह्यूमन था जिसके साथ मैं अपने शरीर को बदल सकता हूँ। और मैंने अपने होर चेयर की मदद से खुद को डोमिनिकी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैं मर रहा था और मुझे पुनर्जन्म की सख्त जरूरत थी। इसीलिए मैंने 3 महीने पहले से ही तुम्हें वापस से इस स्पीड फोर्स से वापस लाने का प्लान बनाया ताकि मैं रिबॉर्न हो सकूं। बेरी से कहता कि क्या तुम मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तो डेओ से कहता कि मुझे तुम्हारी फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनों से दूर हो जाओगे तो तुम्हें याद करने वाला भी तो कोई रहना चाहिए। बेरी उसकी बात समझ नहीं पाता। डेओ कहता कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है। बेरी अपने घर में देखता है कि वहाँ क्लिफर्ड डेओ की लाश पड़ी होती है, जिसे उसी चाकू से मारा गया था जो बेरी को गिफ्ट में मिला था। तभी वहाँ कैप्टन भी अपने ऑफिसर के साथ आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेरी ने ही डेओ को मारा है और वो बेरी को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी प्रकार बेरी डेओ के जाल
जाल में फंस जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी जेल में कैप्टन को बयान देता है कि वो बेकसूर है, मगर उसे सुनवाई के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसे सुनवाई तक अपने घर पर ही रहना होगा। लेकिन सिस्को के GPS डिवाइस को हैक करने की वजह से बेरी स्टारलैब आ गया था, जहां उसने सभी को डेवो के बारे में बताया कि वो अब डोमिनिकी की बॉडी में है, जिससे वो समझ जाते हैं कि डेवो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। सिस्को बेरी और बाकी सभी को बताता है कि जब तुम स्ट्रीट फोर्स से बाहर आए थे तब तुम अजीब बातें कर रहे थे कि तुम निर्दोष हो, लेकिन बेरी को कुछ याद नहीं होता। केलिन बेरी को बताती है कि तुम्हारा केस सेसिल लड़ेगी और उसने अपने काम से छुट्टी ले ली है। सिस्को भी बेरी को कहता है कि भले ही तुम्हें गुनहगार घोषित कर दिया गया हो, लेकिन कोई जेल तुम्हें कैद में नहीं रख सकती। बेरी उन सभी से कहता है कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, अगर मुझे दोषी करार दिया गया तो मुझे जेल जाना होगा। जोयो से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और राल्फ के साथ डेवो के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आयरिस बेरी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी का पहला साल इतना मुश्किल होगा। बेरी उसे कहता है कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, ये वक्त भी निकल जाएगा क्योंकि हम फ्लैश हैं। वही हमें डेवो को उसके अड्डे पर दिखाया जाता है, जिसे मार्लिज अभी भी अपना नहीं पा रही थी क्योंकि डेवो का शरीर बदल गया था। डेवो से कहता है कि मैं अंदर से अभी भी डेवो हूँ और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। मार्लिज भी उसके अंदर जाकर उसे अपना लेती है। वही हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कोर्ट में बेरी की सुनवाई होती है तो सारे सबूत बेरी के खिलाफ होते हैं कि उसने ही डेवो को मारा है। डेवो के शरीर पर बेरी के फिंगरप्रिंट और DNA मौजूद था क्योंकि डेवो और बेरी की जब लड़ाई हुई थी तो बेरी के फिंगरप्रिंट और DNA डेवो की बॉडी पर चले गए थे और यही डेवो का प्लान था, इसीलिए डेवो ने उसे किडनैप किया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंटोन जज जूरी में बैठे मेंबर से कहते हैं कि बेरी ने अपने पुलिस होने का गलत फायदा उठाया और उसने डेवो की हत्या की। सेसिल इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है और वो साबित करने के लिए कि बेरी एक अच्छा इंसान है कैप्टन सिंह को कटघरे में बुलाती है और उनसे पूछती है कि 5 साल पहले जब बेरी CSI की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया तो आपने बेरी को ही क्यों सिलेक्ट किया। कैप्टन बताते हैं कि बेरी जवान था मगर उसकी सोच बाकियों के मुकाबले बहुत अलग थी क्योंकि वो मुजरिमों को पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उसने कहा कि वो उन पीड़ितों की मदद करना चाहता है जिन्हें लोग परेशान करते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि बेरी एक अच्छा इंसान है और मैंने उसे सेलेक्ट किया। मगर इस बात के जवाब में एंटोन उन सभी से कहता है कि अगर बेरी वास्तव में ही लोगों की मदद करना चाहता था तो साल के बीच में 6 महीने बिना बताए कहाँ गायब हो गया था और उसने साल में लगभग 72 बार छुट्टियां ली है। बेरी उन्हें नहीं बता सकता था कि वो स्ट्रीट फोर्स में था क्योंकि इससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो फ्लैश है। इसीलिए एंटोन सभी से कहता है कि बेरी उन छुट्टियों में अपनी अलग ही एक लाइफ जीता था। इससे साबित होता है कि उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। वहीं फिर हमें नील बोरमन नाम के एक मेटा ह्यूमन को दिखाया जाता है जो एक रेडियो एक्टिव कंपनी में काम करता था। वो आज बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने आया था मगर उसकी मेटा पावर की वजह से वहाँ के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सिस्को और जोए जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो सिस्को को अपने डिवाइस की मदद से पता चल जाता है कि वहाँ चारों तरफ डार्क मैटर मौजूद है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ कोई मेटा ह्यूमन आया होगा और उस मेटा ह्यूमन के बारे में पता लगाने के लिए स्टारलैब की तरफ निकल जाता है। वहीं कोर्ट में ब्रेक के वक्त सेसिल बेरी से बात करती है और उसे बताती है कि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसीलिए तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम सभी को बता दो कि तुम फ्लैश हो, जिससे लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। बेरी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ स्टारलैब में सिस्को और हैरी जब बैंक की फुटेज चेक करते हैं तो उनमें उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी वहाँ केलिन भी आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि मेरे पास उन सभी लोगों के मेडिकल रिपोर्ट हैं जो बैंक में बेहोश हुए थे और मुझे पता चला कि उनके बेहोश होने की वजह रेडिएशन पॉइजनिंग थी। हैरी समझ जाता है कि रेडिएशन की वजह से ही सारे कैमरे खराब हुए होंगे, इसीलिए हमें जल्दी उस आदमी को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो अपने जहर से पूरे शहर को बर्बाद कर दे। और ये मेटा ह्यूमन एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, इसीलिए अब सिस्को उसे ट्रैक करने के काम पर लग जाता है। वहीं हमें राल्फ और जोए को दिखाया जाता है जो मार्लिज के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए उसके पीछे होते हैं और जब मार्लिज डोमिनिकी यानी कि डेवो से मिलती है तो राल्फ उसका फोटो क्लिक कर लेता है और जब मार्लिज का कोर्ट में बयान लिया जाता है तो वो सभी से कहती है कि बेरी कब से मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे था। तभी वहाँ राल्फ और जोए आकर सेसिल को अपने क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स दे देते हैं। सेसिल उन फोटो को जज और जूरी में बैठे लोगों को दिखाती है और कहती है कि मार्लिज और डेवो का रिश्ता सही नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने खुद डेवो को मार दिया और उसका
इल्जाम बेरी पर लगाया। मालिज उसे बताती है कि ऐसा नहीं है और वो डोमिनिकी के बारे में सभी को अपनी बनाई हुई एक झूठी कहानी सुनाती है कि कुछ महीनों पहले मैं और डेओ डोमिनिकी से एक चैरिटी समारोह में मिले थे और मैं डोमिनिकी को पसंद करने लगी थी, मगर डेओ को इससे कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो खुश थे कि मुझे बात करने के लिए कोई मिल गया है, क्योंकि हमेशा यही चाहते थे कि मैं खुश रहूं। जूरी में बैठे सभी लोगों को मालिज की झूठी बातों की वजह से ऐसा ही लगता है कि वो सच बोल रही है। सेसिल के पास अब कोई रास्ता नहीं होता और वो बेरी से कहती है कि तुम्हें सभी को बताना होगा कि तुम फ्लैश हो, मगर बेरी इसके लिए तैयार नहीं होता। तो आयरिस सभी को बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड फ्लैश है, मगर तभी बेरी अपनी सुपर स्पीड से उसे रोक लेता है। आयरिस को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बेरी उसे बताता है कि हम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जैसे समय थमसा गया हो, और आयरिस को बताता है कि तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि सभी को पता चला कि मैं फ्लैश हूँ तो हमारे पूरे परिवार पर खतरा काफी बढ़ जाएगा, इसीलिए हम उन्हें खो सकते हैं। इससे आयरिस भी बेरी की बात मान जाती है और बेरी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता है, जिससे टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। जज आयरिस से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती थी। आयरिस उन्हें बताती है कि मेरे पति निर्दोष है। वही हमें जो को दिखाया जाता है जो राल्फ को मालिज के घर पर बुलाते हैं और उसे अपनी पावर से गेट खोलने को कहते हैं ताकि वो मालिज के खिलाफ सबूत उसके घर में रख सके कि उसने डेओ को मारा है, मगर राल्फ उन्हें समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सालों पहले मैंने भी यही गलती की थी। जो भी उसकी बात समझ जाते हैं और वो मालिज के घर में नहीं जाते। वही हमें नील बोरमन को दिखाया जाता है जो जब सिटी में पहुंचता है तो उसकी रेडियो एक्टिव पावर की वजह से सभी लोग बेहोश होने लगते हैं, जिससे स्टार लैब में भी केलिन को पता चल जाता है कि नील बोरमन शहर में मौजूद है। हैरी उन्हें बताता है कि उसके रेडिएशन सिग्नेचर 3000 रेड्स तक है। अगर ये 10,000 तक पहुंच गए तो हिरोशिमा की तरह ही ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे रोकना होगा। और वो बेरी के पास भी मेटा ह्यूमन अलर्ट भेज देते हैं, इसीलिए बेरी को कोर्ट के फैसले के बीच में ही वहाँ से जाना पड़ता है। वही नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। नील सभी को कहता है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तभी वहाँ फ्लैश आ जाता है जो सभी पुलिस ऑफिसर को वहाँ से दूर ले जाता है ताकि उनकी जान बच सके। बेरी की भी रेडियो एक्टिविटी की वजह से हालत खराब होने लगती है। सिस्को और किलर फ्रोश भी बेरी की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और किलर फ्रोश नील को बर्फ में जमा देती है, मगर वो उसके ब्लड वार की वजह से बेहोश हो जाती है। बेरी को भी एक आइडिया आता है कि अगर वो नील के चारों तरफ वैक्यूम पैदा कर दे तो नील की पावर खत्म कर सकता है और उसके चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे बेरी को बहुत दर्द होता है, लेकिन अपनी सिटी को बचाने के लिए लगातार दौड़ता रहता है, जिससे नील की बॉडी से सारी रेडियो एक्टिविटी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर वो 10,000 रेड्स तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए सिस्को ब्रिज से उस सारी एनर्जी को डेड अर्थ 15 पर भेज देता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ तबाह था। इससे सिस्को और बेरी खुश होते हैं कि उन्होंने सिटी को बचा लिया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में जूरी में मौजूद सभी लोग अपनी तरफ से बेरी का फैसला सुनाते हैं कि बेरी को दोषी पाया गया है, इसीलिए कल बेरी को सजा होगी। स्टार लैब में भी सभी ये न्यूज देख लेते हैं, जिससे वो काफी दुखी होते हैं। अगले दिन बेरी जब कोर्ट में जाता है तो उसे वहाँ डोमिनिकी यानी डेओ नजर आता है, इसीलिए उसे बात करने जाता है। डेओ से कहता है कि मैंने पहले सोच रखा था कि तुम दुनिया को सच नहीं बताओगे कि तुम फ्लैश हो। बेरी उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। डेओ से कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैंने सिर्फ डोमिनिकी से उसकी बॉडी नहीं ली बल्कि उसकी एबिलिटी भी छीन ली, जिससे मैं अब किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ। बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। डेओ वहाँ से मालिज के साथ निकल जाता है और अब जज सभी गाँवों को देखते हुए बेरी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं, यानी कि बेरी को अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी, जिससे आयरिस और बाकी सभी काफी दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फ्लैश के पूरी सिटी को बचाने के लिए फ्लैश को एक वीरता पुरस्कार प्रदान करते हैं और अब बेरी को आयरन हाइट जेल में डाल दिया जाता है, जहां बेरी को उसी सेल में रखा गया था जहां उसके डेड हेनरी एलन थे, क्योंकि वहां बेरी को हेनरी एलन वासियल लिखा हुआ नजर आता है जो उसके डेड ने लिखा होगा। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी जेल में बैठा हुआ काफी परेशान होता है, क्योंकि सभी कैदी जेल में तोड़फोड़ करने लग गए थे और वो पुलिस ऑफिसर को मार रहे थे। बेरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी पावर से सभी गुंडों को वापस से अपने अपने सेल में डाल देता है। बेरी को अब जेल में 7 दिन हो गए थे, जिससे वो वॉल पर मार्क करके नोट कर रहा था। वही हमें जोए को दिखाया
जाता है जो एक चोर से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के बाद 3 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था और वो उन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा था। जो है उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं तो चोर उन्हें कहता है कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मांगे पूरी करनी होगी और उन्हें प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करने को कहता है। जो है उसे अपनी बातों में फंसाने लगते हैं, जिससे मौका पाकर राल्फ एक एक करके उन तीनों हॉस्टेज बनाए लोगों को वहां से बाहर निकाल लेता है और खुद उस चोर के सामने आ जाता है और उससे बॉम्ब छीन लेता है। वो चोर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन राल्फ अपनी इलास्टिक बॉडी की वजह से उस बम के धमाके को अपने शरीर में ले लेता है। ये देखकर वो चोर बेहोश हो जाता है। अब न्यूज में हर जगह राल्फ की चर्चा होती है कि उन्हें बचाने वाला नया सुपर हीरो आ गया है, जिसका नाम वो स्टेची मैन रखते हैं, लेकिन राल्फ को यह नाम पसंद नहीं होता। आयरिस राल्फ से कहती है कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी, तुमने खतरा मोल लिया। तो राल्फ उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी बॉडी पॉलीमराइज्ड है। आयरिस उसे समझाती है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। फिर उन्हें बताती है कि मेरे डैड और सेसिल डेओ के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं ताकि हम बेरी की बेगुनाही साबित कर सके। केलिन आयरिस से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके बेरी को बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। फिर आयरिस बेरी से जेल में मिलने जाती है, क्योंकि हर दिन 1:30 बजे वो अपने परिवार से मिल सकते थे, लेकिन कैदियों को किसी को छूने की अनुमति नहीं होती। बेरी आयरिस को देखकर बहुत खुश होता है। आयरिस बेरी को बताती है कि हम 24 घंटे डेओ पर नजर रख रहे हैं ताकि जब भी वो गलती करे तो हम उसे पकड़ लें, जिससे हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बेरी उससे राल्फ के बारे में पूछता है। आयरिस उसे बताती है कि राल्फ थोड़ा अहंकारी हो गया है और उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेरी उससे कहता है कि शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। तभी टाइम ओवर हो जाता है। वहीं हमें जेल में एक्सेल वॉल्कर यानी ट्रिक्सर के बेटे को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसीलिए ऑफिसर उसे नर्स के पास लेकर आता है, लेकिन वो नर्स उस ऑफिसर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि वो नर्स और कोई नहीं बल्कि एक्सेल की माँ जोई होती है, जो उसे आजाद करवाने आई थी। एक्सेल अपनी माँ से मिलकर खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जोए जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेल में आते हैं, जहाँ ग्रेगरी से मिलते हैं, जो आयरन हाइट जेल का वार्डन था। ग्रेगरी उन्हें बताता है कि हमने जिस नई नर्स को काम पर रखा उसने एक्सेल की मदद से गार्ड को बेहोश किया और एक्सेल को जेल से छुड़वा कर ले गई। जोए को वहाँ बेरी भी नजर आता है, जो सफाई कर रहा होता है। जोए बेरी के पास जाते हैं। बेरी उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें कहता है कि मैं भी आपकी इस केस में मदद कर सकता हूँ, और क्या सिस्को ने यहाँ के कैमरों को बाईपास करने का कोई तरीका निकाला है। तो जोए उसे कहते हैं कि एक्सेल सिर्फ एक बच्चा है, हम उसे संभाल लेंगे और तुम्हें अभी यही रहना होगा। फिर ग्रेगरी उन्हें उस नर्स की फाइल देता है। जोए उसे लेकर स्टारले पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें उस नर्स के बारे में पता चलता है कि उसका नाम जोय क्लार्क है, जो जेम्स जेसी यानी ट्रिस्टर की गर्लफ्रेंड थी और वो भी पहले गलत काम किया करती थी। केलिन देखती है कि जोय केमिस्ट्री की मास्टर रह चुकी है। जोय उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें जोय को दिखाया जाता है जो अपने बेटे एक्सेल को एक बंद पड़े पुराने क्लार्क टॉयज फैक्ट्री में ले जाती है। वहाँ एक्सेल देखता है कि टीवी में उसकी न्यूज दिखाई जा रही है कि वो जेल से भाग गया। एक्सेल ये देखकर बहुत खुश होता है, तो जोय उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है, पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, जैसे ही रात होगी हम सेंट्रल सिटी से बाहर चले जाएंगे और इस क्रिमिनल लाइफ से फ्री होकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक्सेल उन्हें कहता है कि डेड का क्या होगा, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। जोय उसे बताती है कि तुम्हारे डेड ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपने डेड की तरह बनो। एक्सेल उन्हें कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं उनकी तरह अब एक क्रिमिनल बन चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे डेड को मुझ पर गर्व हो। तभी वो न्यूज में शहर के न्यू हीरो राल्फ को देखता है, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो उसे खत्म कर देगा और अपने डेड को साबित करेगा कि वो उनसे भी बड़ा चालबाज है। वहीं जेल में बेरी वर्कआउट कर रहा होता है, तभी उसे कुछ गुंडे परेशान करके मारने की कोशिश करते हैं, मगर तभी डेव नाम का आदमी आकर बेरी को बचा लेता है। वो गुंडे उन पर हमला करते हैं, लेकिन डेव सभी को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। बेरी उन्हें थैंक्स कहता है। वहीं स्टारलेब में सभी को एक्सेल का वीडियो दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसने सिटी के ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक कर लिया था। सिस्को उसकी लोकेशन पता लगाने लग जाता है। तभी राल्फ भी वहाँ जाता है। वो देखते हैं कि एक्सेल अपने गैजेट बाउंसी बॉम्ब की मदद से एक कार को ब्लास्ट कर देता है और वो राल्फ को चुनौती देता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं शहर में हर जगह तबाही मचा दूंगा। राल्फ को इससे गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा।
आयरिस राल्फ से कहती है कि एक्सेल बहुत खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। राल्फ उसे कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, वो सिर्फ एक मामूली सा जोकर है, और वो सिस्को की मदद से उस तक पहुंच जाता है। एक्सेल उस पर अपनी बॉल फेंकता है, लेकिन राल्फ की इलास्टिक बॉडी की वजह से उसे कुछ नहीं होता। राल्फ उस पर निंजा स्पाइक से भी हमला करता है, लेकिन फिर भी राल्फ को कुछ नहीं होता, तो अपनी स्पेशल हर्टी स्कर्टी गन को बाहर निकालता है। राल्फ को लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो आगे से नहीं हटता, मगर उस गन में एक खास एसिड था जो राल्फ के घुटने पर लगते ही उसे जलाने लगता है, जिससे राल्फ को बहुत दर्द होता है। स्टार लेब में भी सभी को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए सिस्को राल्फ को बचाकर वहाँ से ले जाता है। राल्फ को बहुत दर्द हो रहा था। केलिन सभी को बताती है कि एक्सेल ने कोई खास एसिड बनाया होगा जिसका pH 50 से भी ज्यादा हो, इसीलिए इसने राल्फ की बॉडी को भी जला दिया। सिस्को कहता है कि अगर राल्फ की जगह कोई आम इंसान होता तो वो पूरी तरह से पिघल जाता। राल्फ हेरी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरी बॉडी पॉलीमराइज्ड है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेरी उसे कहता है कि जिस एसिड से तुम पर हमला किया गया वो एसिड अभी तक किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए मैं उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता जिनको मैंने देखा ही ना हो। वही हमें बेरी को दिखाया जाता है जो डेव के पास जाकर उनसे पूछता है कि आपने मेरी मदद क्यों की, और उन्हें बिग सर नाम से बुलाता है। डेव उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरी मदद की थी। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वही एक्सेल अपनी मॉम के पास जाता है जो वही खास एसिड बना रही होती है। एक्सेल अपनी माँ से कहता है कि स्टेची मैन अभी भी जिंदा है, और पापा को जब ये पता चलेगा तो यही समझेंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जॉय उसे कहती है कि तुम अपने डैड से बेहतर हो, और अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। एक्सेल इससे खुश होता है। दूसरी तरफ स्टार लेब में सिस्को एक्सेल को ट्रैक करने में लगा हुआ था। जॉय भी वहाँ जाते हैं, तभी एक्सेल फिर से ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक करके लाइव आ जाता है और उन सभी से कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ एक बहुत ही खतरनाक शो करने वाला हूँ, जिसमें हम एक एक करके लोगों को एसिड शावर के नीचे बिठाएंगे, और वो एक टेडी बियर पर इसका टेस्ट करके दिखाते हैं, जिससे वो टेडी एसिड की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इससे वो सभी काफी डर जाते हैं। जो उन्हें कहती है कि स्टेजी मैन के पास 1 घंटे का वक्त है, अगर वो इतने टाइम में यहाँ आ गया तो इन बेगुनाहों की जान बच जाएगी, वरना ये दोनों एसिड से मारे जाएंगे। सिस्को को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो क्लास टॉयज में है। आयरिस हेरी से पूछती है कि क्या तुमने ट्विस्टर के एसिड का कोई सॉल्वेंट ढूंढा है ताकि हम उससे बेअसर कर सके। हेरी उसे कहता है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल है। फिर वो राल्फ से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए नया सूट बनाया है, इसीलिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और सिस्को उसे उसका नया सूट देता है जो बिल्कुल पॉकेट साइज का था, ताकि उसे साथ रखने में कोई परेशानी ना हो। राल्फ उन्हें कहता है कि अगर ये सूट मुझे एसिड से नहीं बचा सका तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। केलिन उसे कहती है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है। राल्फ उसे बताता है कि मैं सुपर हीरो इसीलिए नहीं बना था ताकि मैं एसिड से मर जाऊं, और अगर मेरी खुद की जान खतरे में है तो मैं लोगों को नहीं बचा सकता। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो आयरन हाइट्स में बेरी के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उन्हें बचाने जाना चाहिए। बेरी उसे कहता है कि यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। राल्फ उसे बताता है कि तुम्हारे लिए 1 मिनट कई घंटों के बराबर है, और तुम फुल स्पीड में राल्फ को रोककर थोड़ी देर में वापस आ जाओगे। तो बेरी उसे कहता है कि तुमने पहले भी लोगों की मदद की है, तो तुम इस बार भी लोगों की मदद क्यों नहीं करते। तो राल्फ उसे अपने घुटने की चोट दिखाता हुआ बताता है कि एक्सेल ने एक ऐसा एसिड बनाया है जो मुझे मार सकता है, इसलिए मैं डर रहा हूँ कि अगर मैं उसे रोकने गया तो मुझे मार देगा। बेरी उसे समझाता है कि हमारी सुपर हीरो जॉब हमें अजय महसूस करवाती है, लेकिन समय समय पर हमारे टेस्ट का टाइम आता है जब हमें अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाना होगा। राल्फ ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी तरह नीडर नहीं हूँ। बेरी उसे कहता है कि मैं भी नीडर नहीं हूँ। हर दिन इस जेल में मुझे डर सताता रहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी सिर्फ मैं एक आदमी बन चुका हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास लोगों को बचाने का मौका है, और अगर तुमने उन लोगों की जान नहीं बचाई तो जीवन भर तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। राल्फ भी उसकी बात समझ जाता है। वही स्टार लेब में हेरी आयरिस को बताता है कि मैंने उस ट्विस्टर एसिड को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया है, और सिस्को और केलिन को हमला करने
के लिए तैयार रहने को कहता है, मगर केलिन किलर फोर्स नहीं बन रही थी, इसीलिए वो जोर से लेक्सी लारोस चिल्लाते हैं, जिससे केलिन किलर फोर्स बन जाती है। सिस्को ने बताता है कि लेक्सी लारोस केलिन की क्लासमेट थी जो उसे बहुत बुली किया करती थी, और अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सिस्को और किलर फोर्स उस स्टेज पर पहुँचते हैं जहाँ एक्सेल और उसकी मॉम ने 2 लोगों को बंदी बनाया हुआ था, इसीलिए वो दोनों उन्हें छुड़ाने जाते हैं। मगर ये सब एक्सेल का एक ट्रैप था और उन दोनों को डेम्पर कप्स पहना देते हैं ताकि उनकी पावर काम न करे। सिस्को हेल्प चिल्लाता है। आयरिस इस बारे में हैरी को बताती है और वो खुद वहाँ जाने के लिए निकलने लगती है, मगर तभी राल्फ वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। आयरिस इससे खुश होती है और उसे उसका नया सूट देती है। वहीं जेल में बेरी डेव के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि मेरे डैड ने तुम्हारी क्या मदद की थी। तो डेव उसे बताता है कि कई महीनों पहले मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ था और मेरा अपेंडिक्स फटने वाला था। जेल के डॉक्टर भी उस समय हॉस्पिटल में नहीं थे क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे डैड हेनरी ने वार्डन को सर्जरी करने के लिए मना लिया। फिर तुम्हारे डैड ने मेरी सर्जरी की और आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं उनका कर्जदार हूँ। और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वही गुंडे डेव को पकड़ लेते हैं जिनसे उसने बेरी को बचाया था और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। बेरी भी वहाँ जाता है तो गुंडे बेरी पर भी हमला करने लग जाते हैं, लेकिन बेरी अपनी पावर का यूज करके उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। ये देखकर डेव खुश होता है। वहीं हैरी उस एसिड टब के पास पहुंच जाता है और अपने डिवाइस से उस एसिड को बेअसर करने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं एक्सेल और जोई ने सिस्को और केलिन को बांध दिया था, मगर तभी राल्फ अपने नए सूट में वहाँ आ जाता है। सिस्को और केलिन ये देखकर खुश होते हैं। एक्सेल राल्फ पर हमला कर देता है, लेकिन राल्फ उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यह देखकर जोई एसिड को ऑन कर देती है और वो एसिड केलिन और सिस्को पर गिरने वाला था, लेकिन राल्फ बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है। राल्फ को लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जल गई है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि हैरी ने उस एसिड को बेअसर कर दिया था। इससे राल्फ और बाकी सब खुश होते हैं और अब जोई एक्सेल और उसकी माँ को किडनैप कर लेते हैं। मीडिया वाले भी वहाँ जाते हैं और वो राल्फ से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो उसे स्टेची मैन कहकर बुलाते हैं, लेकिन राल्फ को यह नाम पसंद नहीं होता, इसीलिए उसका नाम एलोंगेटेड मैन रखते हैं। लेकिन राल्फ को अभी भी यह नाम पसंद नहीं आता। जोई राल्फ से कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया और आगे भी तुम शहर को इसी तरह बचाते रहना। वहीं फिर दिखाया जाता है कि आयरिस बेरी से बात करने जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने राल्फ से जो कुछ भी कहा उसका गहरा असर हुआ है और वो अपनी जान जोखिम में भी डालकर लोगों की मदद करता है। बेरी उसे कहता है कि यहाँ अंदर भी सब कुछ ठीक है क्योंकि मुझे एक नया दोस्त मिला है जिसकी मेरे डैड ने जान बचाई थी। फिर बेरी अपने हैंड को वाइब्रेट करके आयरिस से हाथ मिलाता है, इससे आयरिस खुश होती है। फिर हमें इस एपिसोड के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि राल्फ और सिस्को कॉफी पीने के लिए जिटस में जाते हैं, मगर उनके पास कॉफी पीने के लिए पैसे नहीं होते क्योंकि अपना वॉलेट घर भूल आए थे। मगर तभी वहाँ डॉन नाम की एक लड़की आकर उनकी मदद करती है। राल्फ और सिस्को इससे हैरान होते हैं। डॉन उन्हें कहती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन दोनों को डॉन बहुत अजीब लगती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉन अपनी डायरी में उन्हीं कोड के जरिए कुछ लिख रही होती है जिन कोड को बेरी ने स्पीड फोर्स से बाहर आने के बाद लिखा था। फिर अब हमें जोए के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोए अपने आने वाले बेबी की तैयारियां कर रहे होते हैं ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख पाए। सेसिल जोए से कहती है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा मोटी होती जा रही हूँ। तभी वो जो के मन की बातों को समझने लगती है क्योंकि उसके पास टेलीपैथिक पावर आ गई थी। जोए को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो सेसिल के बारे में सिर्फ मन में ही सोच रहे थे, इससे वो परेशान होते हैं। स्टार लैब में केलिन जब सेसिल का टेस्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि सेसिल का होने वाला बेबी मेटा नहीं है। तभी सेसिल केलिन का दिमाग पढ़ लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके होने वाला बेबी एक गर्ल है। आयरिस भी इससे खुश होती है। सेसिल को भी कुछ पता नहीं होता कि उसके पास टेलीपैथिक पावर कैसे आ गई क्योंकि वो ना तो मेटा है ना ही उसका बेबी। केलिन सेसिल को बताती है कि तुम्हारी गर्भावस्था का नवीनतम चरण शुरू हो रहा है और ऐसा लगता है कि वास्तव में एक गुप्त डार्क मैटर है जो तुम्हारे मस्तिष्क में जब से छुपा हुआ था जब पहला कणाक विस्फोट हुआ था, जिस वजह से ही तुम्हें पावर मिली। जोए केलिन से कहते हैं कि क्या तुम सेसिल को इंसुलिन से ठीक कर सकती हो। केलिन उन्हें बताती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन इससे बच्चे के जन्म के बाद उसके लक्षणों में कमी आ सकती है। जोए अकेले में सेसिल से बात करते हैं। वो सेसिल से कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और बेबी सेफ रहो। हैरी को भी आयरिस और बाकी
सब इस बारे में बता देते हैं। हैरी अभी भी बेरी को जेल से बाहर निकालने के लिए डेओ के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो सभी से कहता है कि हमें बेरी को जेल से बाहर निकालने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब मैं गोरिल्ला प्रिजन में था तो बेरी ने मेरी जान बचाई थी। केली हैरी से पूछती है कि क्या तुम्हें डेओ के बारे में कुछ पता चला। हैरी बताता है कि उसने हफ्तों से कोई भी कदम नहीं उठाया और वो सभी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो डेओ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आयरिस हैरी से कहती है कि हम भी बेरी को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी तरह मेहनत कर रहे हैं। वही हमें जेल में बेरी को दिखाया जाता है जिसने अब जेल में खुश रहने के तरीके ढूंढ लिए थे। वो बिग सर और मेयर बेलोच के साथ ताश खेल रहा होता है, जहाँ वो अपनी स्पीड की मदद से पत्ते चेंज करके ज्यादा खाना जीत रहा था। बातों ही बातों में मेयर बेलोच और बिग सर के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि बिग सर ने उसे बदमाश कहा था। बेलोच भी गुस्से में उसे कह देता है कि तुमने एक मासूम को मारा था। इससे बिग सर को गुस्सा आ जाता है और वो वापस अपने सेल में आ जाता है। बेरी उसके पीछे आता है। बेरी उनसे पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुम किस जुर्म के लिए यहाँ हो। बिग सर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताते हैं कि कुछ सालों पहले मरकरी लेब्स में चोरी के बाद एक गार्ड का मर्डर हुआ था जिसका दोषी मुझे ठहराया गया, जबकि मैं दोषी नहीं था बल्कि उस गार्ड को किसी और ने मारा था और वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और जब मैंने उस गार्ड को तड़पते हुए देखा तो मैं उसकी मदद करने गया, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ गई और ने लगा कि मैंने उस गार्ड को मारा है। मैंने पुलिस वालों और लॉयर को ये बताने की बहुत कोशिश की मैंने उस गार्ड को नहीं मारा, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। वहीं फिर हमें सेंट्रल सिटी में दिखाया जाता है कि शहर की न्यूज मेयर कोर टेक्नोलॉजी नाम की एक टेक कंपनी का उद्घाटन करती है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई मेटा ह्यूमन उस बिल्डिंग में चोरी नहीं कर सकता था। मगर तभी उस बिल्डिंग पर एक अजीब सी लाइट चमकती है और वो बिल्डिंग वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें सिल्बर्ट नाम के मेटा ह्यूमन को देखते हैं जिसके पास चीजों को श्रिंक करने की सुपर पावर होती है और उसने ही उस बिल्डिंग को छोटा किया था। वो उस बिल्डिंग को उठाकर अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब जोए अपनी टीम के साथ वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी सिस्को भी सेसिल के साथ वहाँ आ जाती है ताकि सेसिल उनकी मदद कर सके। सेसिल वहाँ के सभी लोगों का दिमाग पढ़ने लगती है मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। सिस्को को वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से सिल्बर्ट की एक फुटेज मिल जाती है जिसमें सिल्बर्ट अपनी शेलवे कार को अचानक से बड़ा कर देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो वही मेटा ह्यूमन है जिसने कोड कंपनी को चुराया है। तभी जोए को बेरी का कॉल आता है। कुछ समय बाद स्टार लैब में जोए केलिन को बताते हैं कि बेरी ने मुझे बिग सर को जेल से आजाद करवाने को कहा है क्योंकि वो निर्दोष है और सालों पहले जिस गार्ड के मर्डर में उसे अरेस्ट किया गया था वो किसी और ने किया था। इसीलिए बेरी ने कहा कि हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। राल्फ और बाकी सभी इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं होते मगर हैरी उन्हें कहता है कि पहली बार जेल जाने के बाद बेरी ने हमसे कुछ मांगा है, इसीलिए हमें बिग सर को न्याय दिलाना होगा। तभी जो को पता चल जाता है कि उस मेटा ह्यूमन का नाम सिल्बर्ट रडीन है और वो सिस्को और राल्फ के साथ उसके घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें जेल में दिखाया जाता है कि बेरी बिग सर के पास जाता है और ने कहता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को तुम्हारे केस पर काम करने के लिए लगा दिया है और वो जल्दी तुम्हें निर्दोष साबित कर देंगे। बिग सर उसे कहते हैं कि वो तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाए और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जेल से बाहर निकल पाऊंगा और तुम जो मुझे आशा दे रहे हो वो किसी काम की नहीं है, इसीलिए अपने दोस्तों से कहो कि अपना समय बर्बाद ना करें। वहीं जो सिस्को और राल्फ के साथ सिल्बर्ट के घर पर पहुंच जाते हैं। सिल्बर्ट डोर खोलता है। सिस्को को वहाँ बहुत सारे रेप्लिका दिखाई देते हैं जो बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे क्योंकि वो सारी चीजें असली थी जिन्हें सिल्बर्ट ने श्रिंक कर रखा था। जोए को वहाँ सिल्बर्ट की सालों पहले की एक फोटो भी मिलती है जिसमें वो बहुत फिट नजर आ रहा था। इसीलिए उसे पूछते हैं कि सालों पहले जब मरकरी लेब्स के बाहर रॉबरी हुई थी तब तुम कहाँ थे। सिल्बर्ट समझ जाता है कि उन्हें उस पर शक हो गया है, इसीलिए वो वहाँ रखी एक छोटी सी गन को अपनी पावर से फिर से बड़ा कर देता है और उन पर शूट करता है। वो सभी उसके वार से बच जाते हैं। सिल्बर्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जोए सिस्को और राल्फ भी नीचे आ जाते हैं मगर सिल्बर्ट गली में छिपा हुआ था। वो जोए की कार पर हमला करता है लेकिन जोए बच जाते हैं मगर वो राल्फ और सिस्को पर अपनी पावर से हमला करके वहाँ से भाग जाता है। राल्फ और सिस्को बहुत छोटे हो जाते हैं। जोए से परेशान होते हैं और उन दोनों को स्टार लैब ले आते हैं। केलिन और हैरी को भी कुछ समझ नहीं आता। सिस्को और राल्फ अपनी अपनी पावर का यूज करके वापस नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पाते। तभी आयरिस भी वहाँ जाती है और उन्हें बताती है कि मुझे फेलिसिटी से पता चला है कि रे श्रिंक होने के लिए स्टार एलोय का उपयोग करता है जो उसके एटम सूट को सिकुड़ने की क्षमता
क्षमता देते हैं, मगर 10 अक्टूबर के दिन पामर टेक से मिश्र धातु का लास्ट डिपोजिटरी चोरी हो गया। केलिन बताती है कि अक्टूबर 10 वही तारीख है जिस दिन बेरी स्ट्रीट फोर्स से बाहर आया था, जिससे वो समझ जाते हैं कि जब सिल्बर्ट को स्टार एलोय मिला तो उसी बस में बैठा होगा, जिससे उसके पास किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करने की सुपर पावर आ गई। तभी वहाँ सेसिल भी आ जाती है, जो उन्हें कहती है कि वही आदमी है जिसने बिग सर को फंसाया था और ये बहुत ही संयोग की बात है। तभी सिस्को और राल्फ भी वहाँ आने लगते हैं, मगर वो काफी छोटे होने की वजह से राल्फ आयरिस के पैरों के नीचे आ जाता है, जिससे वो पिचक गया था, मगर इलास्टिक मैन होने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। सेसिल वापस जोए का दिमाग पढ़ने लग जाती है, मगर ये सब जोए को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चले जाते हैं। हैरी सिस्को की बजूका गन को स्टार एलोय की मदद से एक ऐसी गन बनाता है जो सिस्को और राल्फ को नॉर्मल कर सके, मगर जब वो उन दोनों पर इसे टेस्ट करता है तो वो नॉर्मल नहीं होते, बल्कि वो तेजी से वाइब्रेट होते हैं। सिस्को को कुछ समझ नहीं आता कि वो नॉर्मल क्यों नहीं हुए। केलिन जब उनका टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि हैरी की गन की वजह से राल्फ और सिस्को का एटॉमिक लेवल बिगड़ चुका है, जिससे उनके सेल बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और ऐसा ही होता रहा तो 10 घंटों में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगे। इससे वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं बेरी और डेव साथ में बात करते हैं। बेरी डेव से पूछता है कि अगर तुम जेल से आजाद हुए तो तुम कहाँ जाओगे। बिग सर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा हो, बस मुझे एक जगह बहुत अच्छी लगती है जो चीन का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम जियाजू है। वहाँ साधु एकांत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी तरफ सिस्को और हैरी अकेले में बात करते हैं, क्योंकि सिस्को को भी पता चल गया था कि हैरी के बजूका ने उन्हें अनस्टेबल कर दिया है। सिस्को से बताता है कि तुम्हें हमें बड़ा नहीं छोटा करना है, जिससे हैरी को समझ आता है कि सिल्बर्ट की शक्ति सिर्फ एटम के बीच के स्पेस को नहीं हटाती बल्कि गुरुत्वाकर्षण कणों को भी हटाती है। इसीलिए उन्हें राल्फ और सिस्को पर सिल्बर्ट से वापस हमला करवाना होगा, मगर अब सिर्फ उनके पास 20 मिनट रह चुके थे। आयरिस को फेशियल टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि सिल्बर्ट अभी एक वेदर म्यूजियम में मौजूद है, इसीलिए वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं सिल्बर्ट अपनी पावर की मदद से एक टेक्नोलॉजी को बहुत छोटा कर देता है। यह देखकर गार्ड बहुत डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। अब राल्फ और सिस्को भी एक ड्रोन पर बैठकर उनके सामने आ जाते हैं ताकि उन पर हमला करें और वो वापस बड़े हो जाएं, मगर सिल्बर्ट उन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम वापस कभी बड़े नहीं होगे। अब आयरिस और हैरी भी वेल लेकर वहाँ आ जाते हैं। सिल्बर्ट उन पर अपनी श्रिंक की हुई चीजों से उन पर हमला करने लगता है, मगर आयरिस और हैरी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो सिस्को के ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। राल्फ अपने हाथ की मदद से पैराशूट बनाकर सिस्को को बचा लेता है। अब उनके पास सिर्फ 1 मिनट ही रह जाता है। हैरी कहता है कि हमें प्लान बी पर काम करना होगा और वो सिल्बर्ट के सामने आ जाता है और उस पर फायर करने लगता है, जिससे सिल्बर्ट भी उस पर हमला करता है। लेकिन राल्फ और सिस्को हैरी की जेब में छिपे हुए थे, इसीलिए वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और हैरी को भी कुछ नहीं होता। और अब आयरिस भी पीछे से उस पर हमला करके उसे डैम्पर डिवाइस से शूट कर देती है ताकि उसकी पावर काम ना करे। राल्फ फिर से बड़ा होकर काफी खुश होता है। अब जोए भी वहाँ जाते हैं और वो सिल्बर्ट को हथकड़ी लगा देते हैं। हैरी सिल्बर्ट से उसके 15 साल पहले किए गए जुर्म को कबूलने को कहता है, मगर उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैंने वहाँ चोरी नहीं की थी। अगले दिन बेरी जोए से बात करता है और वो काफी निराश हो जाता है। बिग सर भी समझ जाते हैं कि अच्छी खबर नहीं है। बेरी उसे बताता है कि सिल्बर्ट अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। बेरी काफी शर्मिंदा होता है और ने कहता है कि तुम सही थे, मुझे तुम्हें आशा नहीं देनी चाहिए थी कि तुम जेल से बाहर निकलोगे। डेव से कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं, मगर बेरी ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेव को बाहर निकाल कर रहेगा। इसलिए जब रात को सब सो जाते हैं और सीसीटीवी दूसरी तरफ मुंह करता है, तब बेरी अपनी सुपर स्पीड से बिग सर को लिए चाइना के गांव जियाजू में छोड़ आता है और कैमरे के मुंह होने से पहले अपने सेल में पहुंच जाता है। डेव जियाजू आकर काफी खुश होते हैं। वहीं घर पर सेसिल जोए से बात करती है। वो उन्हें कहती है कि तुम मेरी पावर को लेकर इतना परेशान क्यों हो। जोए से बताते हैं कि तुम अपनी पावर से मेरे मन की बात जानने की कोशिश करती हो और यही बात मुझे डराती है, क्योंकि तुम मेरे हर डर को महसूस कर पाती हो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह देखो। सेसिल उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी, चाहे तुम कैसी ही बेतुकी बातें करते हो, और मैं तुमसे ये वादा तो नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा इन पावर पर काबू नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर और शानदार हो। जो इससे खुश होते हैं। वहीं स्टारलेब में केलिन सभी को बताती है कि अब सिस्को और राल्फ नॉर्मल है, जिससे राल्फ खुश होता है। हैरी
बेरी डिसाइड करता है कि वो डेओ की चाल का पता लगा कर रहेगा कि इन मेटा ह्यूमन का क्या करने वाला है, क्योंकि वो सभी मेटा ह्यूमन अभी जेल में थे। इसीलिए उसे शक होने लग गया था कि डेओ जरूर कुछ प्लान कर रहा है। वही हमें जेल में वार्डन को दिखाया जाता है जो बेरी के पास आता है। वो उसे कहता है कि कल डेओ अचानक अपने सेल से गायब हो गया, इसीलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली और तुम्हें क्या लगता है किसी हॉल में ही कैमरे लगे हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है। और उसे बेरी की सेल में लगा हुआ हिडन कैमरा दिखाता है। इससे बेरी परेशान हो जाता है। वार्डन उसे बताता है कि तुम्हारे इस कैमरे की फुटेज से मुझे पता चला कि तुम असलियत में द फ्लैश हो, और वो उसे उसकी फोटो दिखाता हुआ कहता है कि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते और ना ही भाग सकते हो। तभी बेरी को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने बेरी के खाने में ड्रग मिला दिया था। बेरी उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वार्डन उसे कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी बेरी बेहोश हो जाता है। वार्डन बेरी को मेटा ह्यूमन सेल में डलवा देता है और अनुमेट को कॉल लगाता है कि तुम्हारी एक और मछली जाल में फंस चुकी है और मैं तुम्हें इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। अनुमेट इसे खुश होती है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि वार्डन अनुमेट को अपने पर्सनल मेटा ब्लॉक में लेकर आता है जहाँ उसने बेरी और बाकी सभी मेटा को रखा हुआ था। वार्डन अनुमेट को बताता है कि यहाँ कोई कैमरे नहीं है। फिर उसे एक एक करके सभी मेटा ह्यूमन के बारे में बताता है, जैसे मीना जो किसी भी चीज को जिंदा कर सकती थी, सिल्वर जो किसी भी चीज को छोटा कर सकता था, रेमसे डीकन जो किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता था, और बेकी श्राफ जो क्वांटम लेवल में हेर फेर करके अपने भाग्य को बदल सकती थी। और आखिर में वो उसे बेरी के बारे में बताता है जो एक स्पीडस्टर था। अनुमेट वार्डन से कहती है कि मेरे पास ऐसे बहुत से ड्रग डीलर हैं जिन्हें मैं इन सभी को बड़ी कीमत पर बेच सकती हूँ, जिससे हम दोनों को बहुत प्रॉफिट होगा। अनुमेट इससे खुश होती है। वही हम राल्फ को देखते हैं जो जब अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ उसका पुराना दोस्त अर्ल मौजूद होता है जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो उसे कहता है कि मुझे एक केस के सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए जिससे हमें बहुत पैसा मिलेगा। तो राल्फ उसे कहता है कि अब मैं इससे काम नहीं करता, मैं सुधर चुका हूँ और मुझे नए दोस्त मिल गए हैं जो काफी अच्छे हैं और ने मेरी परवाह है। अर्ल को इससे बुरा लगता है, इसीलिए उसे कहता है कि जब तुम अच्छे लोगों के करीब आते हो और वो तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। इसीलिए जब तुम अपने नए दोस्तों को निराश कर दो तो अपने पुराने दोस्तों को याद कर लेना। वहीं हमें आयरिस और सेसिल को दिखाया जाता है जो जेल में बेरी से मिलने जाती है, मगर बेरी वहाँ नहीं होता। तभी वार्डन वहाँ आ जाता है जो उन्हें झूठ बताता है कि बेरी की कल एक गुंडे के साथ फाइट हो गई थी, मगर उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी आयरन हाइट्स प्रोटोकॉल के अनुसार उसे अलग रखा गया, मगर सेसिल अपनी पावर से उसका दिमाग पढ़ लेती है कि अनुमेट के साथ मिला हुआ है और उसने बेरी और बाकी मेटा को बेचने की डील कर ली है, जिससे वो हैरान होती है। आयरिस भी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो स्टार लेब आकर सभी को पूरी बात बताते हैं। जोए को बहुत गुस्सा आता है और वो कैप्टन को इस बारे में बताने जाने लगते हैं, तो सेसिल और आयरिस उन्हें समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें लगेगा कि तुम बेरी को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। जोए कहते हैं कि एरी हमारी मदद कर सकता था लेकिन वो कहाँ है, तो सिस्को ने बताता है कि वो अर्थ 2 पर जेसी से मिलने गया है। तभी राल भी वहाँ जाता है और उसे अर्ल की बातों की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वो गुस्से की वजह से पूरी तरीके से अर्ल के रूप में बदल जाता है। सभी इससे हैरान होते हैं। राल भी इससे काफी परेशान होता है और वो खुद को शांत करके वापस नॉर्मल कर लेता है। इससे आयरिस को एक आइडिया आता है कि वो राल्फ को वार्डन बनाकर अनुमेट के साथ वार्डन की डील को कैंसिल कर सकते हैं। सभी को आइडिया अच्छा लगता है। वहीं हम डेओ और मालिश को देखते हैं जो बेरी पर नजर रख रहे थे क्योंकि अनुमेट उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि उनका प्लान था कि वो सभी बस मेटा को जेल में इकट्ठा करेंगे और फिर बाद में डेओ उनकी पावर को एग्जॉर्ब कर लेगा, मगर ये सब उनके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। इसीलिए मालिश डेओ से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो डेओ से कहता है कि तुम बस देखती जाओ, बेरी बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। वहीं बेरी टॉयलेट में रुई को डालकर उसे जाम कर देता है। जब अगले दिन सफाई करने के लिए ऑफिसर आते हैं तो बेरी चालाकी से 2 बैटरी हासिल कर लेता है। वहीं हमें स्टारलेब में राल्फ को दिखाया जाता है जो वार्डन का रूप लेने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तो केलिन उसे समझाती है कि तुम्हारे सेल्स तुम्हारे थॉट के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा जिसके रूप में तुम बदलना चाहते हो। राल जब फिर से कोशिश करता है तो वो वार्डन में बदल जाता है। राल भी से खुश होता है, मगर जब वो खड़ा होता है तो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके सेल्स ठीक से स्टेबल नहीं हो
पा रहे थे। वहीं बेरी बैटरी और कुछ चीजों की मदद से एक खास लिक्विड बनाता है जिसे जब वो सेल के लॉक में डालता है तो सभी के लॉक खुल जाते हैं और वो सभी काफी खुश होते हैं। मगर डीकन सभी से कहता है कि हम एक पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर सकते। तो बेरी उन्हें बताता है कि मैं एक ऑफिसर नहीं बल्कि अभी एक कैदी हूँ और मैं तुम सभी को अनुमेट का गुलाम बनने नहीं दे सकता। तो डीकन भी उसकी बात मान लेता है, मगर बेकी उन्हें कहती है कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि पिछली बार जब मैं बाहर गई थी तो मेरे लक फील्ड की वजह से पूरा शहर बर्बाद होने वाला था और अब मैं दोबारा ऐसा करना नहीं चाहती। तो बेरी उसे समझाता है कि अगर अनुमेट ने तुम्हें भेज दिया तो तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत से लोगों को चोट पहुंचाने के लिए किया जाएगा, इसीलिए इसे रोकने का एक ही तरीका है कि तुम्हें हमारे साथ भागना होगा। तो बेकी भी उसकी बात मान लेती है। फिर बेरी अपने द्वारा बनाए गए लिक्विड से नीचे टनल के लॉक को खोल देता है क्योंकि वार्डन की एक खास जेल पुरानी आयरन हाइट जेल के ऊपर बनी हुई थी, इसीलिए वो सभी सीवर में होते हुए वहां से निकलने लगते हैं। वहीं राल भी वार्डन बनकर अनुमेट से मिलने के लिए उसके बार में जाता है, मगर उसकी बॉडी चेंज होने की वजह से उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। मगर फिर भी वो वार्डन बनने का नाटक करता है। अनुमेट का असिस्टेंट नोरोक वार्डन के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राल्फ उसे कहता है कि मुझे अनुमेट से डील के बारे में बात करनी है। तो नोरोक उसे अपने साथ ले जाता है। वार्डन के बेस में राल्फ उसे कहता है कि सीसीपीडी को मेरी पर्सनल मेटा ह्यूमन विंग का पता चल गया है, इसीलिए मैं अपनी डील को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मेटा ह्यूमन लाकर दे सकता हूँ। तो अनुमेट भी उसकी बात मान लेती है, मगर तभी राल्फ का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो वार्डन से राल्फ में बदल जाता है। ये देखकर अनुमेट उस पर हमला करने लगती है, लेकिन राल्फ सेफली वहाँ से निकल जाता है। अनुमेट असली वार्डन से बात करती है और उसे पूरी बात बताती है। वार्डन ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि बेरी और बाकी सभी मेटा भाग गए हैं, इसीलिए अपने ऑफिसर को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं स्टारलेब में आयरिस सभी से कहती है कि अब हमारे पास बेरी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हम आयरन हाइट जाकर खुद ही बेरी और बाकी मेटा को अनुमेट से बचा लेंगे। सिस्को भी उसकी बात मान लेता है और वो राल्फ से कहता है कि हमें चलना चाहिए, मगर राल्फ उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुम मेरे बिना ही अच्छे से बेरी को बचा सकते हो। मैं हर बार मुसीबत खड़ी कर देता हूँ, मैंने तुम सभी को निराश किया और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेरी और बाकी सभी सीवर से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक वर्कर पाइप की रिपेयरिंग कर रहा होता है। ये देखकर सिल्बर्ट और डीकन उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बाहर जाकर पुलिस को उनके बारे में बता देगा, मगर बेरी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और खुद ही उस वर्कर की जान बचाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। अब वो पुरानी जेल के मेन डोर पर पहुंच जाते हैं जहां से वो बाहर निकल सकते थे, मगर वहां लॉक लगा हुआ था, इसीलिए डीकन उसे मैनुअली हैक करके खोलने की कोशिश करने लगता है क्योंकि अभी जेल के अंदर होने से उन सभी की पावर काम नहीं कर रही थी। बेकी बेरी के हाथ पर पट्टी बांधने लगती है क्योंकि उस वर्कर के मुक्का मारने की वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। बेरी उसे पूछता है कि जब तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी तो तुम क्या करोगी। बेकी उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से कई लोगों को चोट पहुंचाई है, मगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम सभी लोगों की जान की परवाह करते हो। तो बेरी उसे बताता है कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, मैंने डेव को नहीं मारा। तुम्हें पता है कि हर मेटा अपनी पावर्स का उपयोग लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करता, कुछ इन पावर्स का उपयोग लोगों की रक्षा करने के लिए करते हैं, इसीलिए पावर डिसाइड नहीं करती कि हम कौन हैं, बल्कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे। बेकी भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं हम केलिन को देखते हैं जो राल्फ को समझाने जाती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। तो केलिन अपने हाथ पर घाव करके खुद को किलर फोर्स में बदल लेती है और राल्फ को समझाती है, मगर राल्फ उसे कहता है कि मैं हर बार काम बिगाड़ देता हूँ। तो किलर फोर्स उसे कहती है कि वो सभी तुम्हारे दोस्त हैं और बातों ही बातों में राल्फ को एक आइडिया आता है जिससे वो बेरी को जेल से आजाद करवा सकता था। दूसरी ओर डीकन अपनी स्किल का यूज करके पुरानी जेल के लॉक को खोल देता है जिससे वो सभी जेल से बाहर निकल जाते हैं और अब बाहर आने की वजह से उनकी पावर भी काम करने लग जाती है। लेकिन तभी वार्डन अपने पुलिस ऑफिसर के साथ आकर बेरी के पैर में डेम्पर कस पहना देता है। ये देखकर मीना अपनी पावर से एक ईगल को जिंदा करके वार्डन पर हमला करने लगती है और डीकन भी वहाँ के सारे कैमरों को खराब कर देता है और वार्डन से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। तो वार्डन उन्हें कहता है कि अगर तुम सभी बदला लेना चाहते हो तो बेरी से लो क्योंकि वो फ्लैश है और उसने तुम सभी को आजाद इसलिए किया ताकि वो वापस से तुम्हें पकड़ सके।
इससे उन सभी को गुस्सा आता है और डीकन अपनी पावर से उस डेम्पर को हैक करके बेरी को चोट पहुंचाने लगता है और सिल्वर भी उसे छोटा करने लगता है, मगर बेकी उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो सभी गलत कर रहे हैं और फ्लैश लोगों की जान बचाता है। इसीलिए सभी से कहती है कि तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, मगर उसकी नहीं सुनते और मीना उस पर ईगल से हमला करने लगती है, मगर बेकी अपनी गुड लक फील्ड पावर को एक्टिवेट करती है जिससे सभी उल्टा हो जाता है और मीना और बाकी सभी इधर उधर टकराने से बेहोश हो जाते हैं। बेरी से खुश होता है। वार्डन अपने साथियों के साथ उसे शूट करने लगता है, मगर तभी वहाँ अनुमेट भी आ जाती है और वो बेकी को मारने के लिए उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक गैस बॉम्ब गिरता है जिससे वो सभी बेहोश होने लगते हैं और अनुमेट की पावर की वजह से वार्डन के सभी साथी मारे जाते हैं और ये सब बेकी के गुड लक फील्ड की वजह से होता है। तभी वहाँ एक जोरदार रोशनी होती है और बेरी दूर गिर जाता है क्योंकि वहाँ डेव आ गया था। ये देखकर अनुमेट वहाँ से भाग जाती है। अब सिल्बर्ट और बाकी सभी भी वहाँ जाते हैं, लेकिन डेव की चेयर की वजह से उन सभी की पावर काम नहीं कर रही थी। डेव अपनी चेयर की मदद से उन सभी मेटा की पावर को एक एक करके एजो करने लगता है। बेकी बेरी से मदद मांगने लगती है तो बेरी उसकी तरफ भागता हुआ उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन इसमें देर हो जाती है और अब डेव सभी की पावर एजो करने के बाद बेकी की बॉडी में आ गया था और उसे दूर फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। वार्डन को भी होश आ जाता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन डेव उसे पकड़ लेता है और उसे तड़पा कर मार डालता है। मालिश भी कंप्यूटर की मदद से ये सब देख रही होती है और इससे काफी हैरान होती है कि डेव काफी बुरा बन गया है और उसे लोगों के लाइफ की कोई परवाह नहीं रही। डेव वहाँ से निकल जाता है। बेरी से काफी दुखी होता है कि डेव ने सभी को मार दिया। तभी वहाँ सिस्को और किलर फोर्स भी आ जाते हैं। बेरी उन्हें बताता है कि सब डेव ने किया। किलर फोर्स अपनी पावर से बेरी के डेम्पर कप्स को तोड़ देती है और से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। बेरी उन्हें कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब तक तुम मुझे कानूनी तौर पर बाहर नहीं निकाल देते तब तक मैं खुद को पूरी तरीके से स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। सिस्को उसकी बात समझ जाता है और वो किलर फोर्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब बेरी अपनी स्पीड से वापस से पुराने सेल में आ जाता है। फिर हम अगले दिन कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ सेसिल ने कोर्ट में अपील की थी कि उनके पास कुछ सबूत है जिससे आज बेगुनाही साबित की जा सकती है। तभी वहाँ क्लिफर्ड डेव आ जाता है जो दरअसल राल्फ होता है। यह देखकर जज हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मर चुके थे। तो डेव के बेश में राल्फ ने कहता है कि मुझे चाकू मारा गया था और मैंने किसी को मेरे झूठे मर्डर केस में फंसाने की बातें सुनी थी। फिर मैं बेहोश हो गया, मगर जब आज सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। जज को भी कुछ समझ नहीं आता और डेव को जिंदा देखकर उन्हें बेरी को जेल से रिहा करना पड़ता है। बेरी के जेल से रिहा होने के बाद सब जोए के घर पर पार्टी करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। बेरी सभी को बताता है कि सेंट्रल सिटी में बहुत से मेटा है, लेकिन डेव सिर्फ बस मेटा की पावर को ही हासिल कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसे किसी चीज के लिए सभी बस मेटा की पावर चाहिए। तो सिस्को से कहता है कि हमारे पास भी एक बस मेटा है जो राल्फ था। तभी राल्फ भी वहाँ जाता है। वही हम डेव के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ डेव मालिश के पास आता है और उसे ड्रिंक करने को कहता है। मालिश उससे पूछती है कि तुमने वार्डन को क्यों मारा। तो डेव से कहता है कि उसका मरना जरूरी था। तो मालिश उसे बताती है कि हमारा प्लान था कि हम सभी बस मेटा को साथ में इकट्ठा करेंगे और फिर तुम उनकी पावर हासिल करोगे, लेकिन तुम प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो डेव से कहता है कि हम बाकियों को भी पकड़ लेंगे और अपनी टेलीपैथी पावर से उसका दिमाग पढ़ता है जिससे वो समझ जाता है कि मालिश को उस पर शक होने लग गया है। इसीलिए उसे लव सीरम ड्रिंक में डालकर देता है जिससे मालिश उससे दोबारा प्यार करने लग जाती है और वो साथ में डांस करने लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि बेरी जब सीसीपीडी में जाता है तो कोई उसे देखकर खुश नहीं होता। इसीलिए एडी नाम की ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तो उसे कहती है कि तुम्हें कैप्टन सिंह से बात करनी चाहिए। बेरी उनके ऑफिस में जाता है तो सिंह उसे बताते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हें वापस अपनी जॉब पर नहीं आना चाहिए। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। डेव अभी भी जिंदा है। तो कैप्टन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन आजकल लोग किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज ही क्यों ना हो, जिस वजह से आरोपों को भी तथ्यों के रूप में माना जाता है। इसीलिए लोगों का मानना है कि जिस डेव ने कोर्ट में गवाही दी वो असली डेव नहीं था, बल्कि वो कोई मेटा ह्यूमन था। तो बेरी उन्हें कहता
कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप मुझे जॉब से निकाल रहे हो? तो कैप्टन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा, बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लंबी छुट्टी पर चले जाओ क्योंकि नई मेयर यही चाहती है। बेरी उनसे पूछता है कि मैं कब वापस आ सकता हूँ। कैप्टन बताते हैं कि जब हर कोई मान लेगा कि डेव वास्तव में जिंदा है तो तुम वापस आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि स्टारलैब में केलिन और आयरिस बेरी को बताती है कि हमें उन 4 बचे हुए मेटा को ढूंढना चाहिए जिन्हें डेव अब अपना शिकार बनाने वाला है, और हमें राल्फ का भी ख्याल रखना होगा। तो बेरी उन्हें कहता है कि राल्फ हमारे साथ सेफ है, इसीलिए हमें चारों मेटा को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तभी राल्फ वहाँ सिस्को के साथ आ जाता है जो बस डिपो से कुछ चीजें लेकर आए थे जो उस दिन बेरी के स्पीड फोर्स से वापस आने के वक्त बस में छूट गई थी। उन्हें उन चीजों में एक ड्राइव मिलती है जिसमें इजी बोविन नाम की सिंगर का सॉन्ग होता है। केलिन राल्फ से पूछती है कि क्या तुम्हें बस का कोई ऐसा आदमी याद है जो उस दिन वायलिन के साथ बैठा था? तो राल्फ कहता है कि मेरे पीछे काउबॉय हेट वाला लड़का बैठा था, वो शायद ये हो सकता है। सिस्को जब उस ड्राइव से वाइप करता है तो उसे इजी दिखाई देती है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है जो बस्टेड सैंडल से वायलिन बजा रही है। बेरी राल्फ को वहाँ चलने को कहता है तो राल्फ उसे कहता है कि मुझे कंट्री म्यूजिक से नफरत है, लेकिन फिर भी बेरी जोर देता है तो राल्फ को उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं इजी बस्टेड सैंडल से वायलिन बजाते हुए गाना गा रही होती है। हम डेवो को भी देखते हैं जो अपने अड्डे पर मार्लिज के साथ इजी पर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी डेवो की हालत खराब होने लगती है क्योंकि बेकी की बॉडी भी अब खराब होती जा रही थी। मार्लिज डेवो से कहती है कि तुम्हारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में डार्क मैटर बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे होस्ट की नई ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो रही है। तो डेवो से कहता है कि मुझे इजी को भी शिकार बनाना होगा। तो मार्लिज उसे कहती है कि हमें पहले सभी बचे हुए चारों मेटा को ढूंढना चाहिए। तो डेवो से कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर वो देखते हैं कि राल्फ और बेरी इजी से मिलने पहुंच चुके हैं। वहीं बेरी और राल्फ अकेले में इजी से बात करते हैं। बेरी उसे बताता है कि कोई खतरनाक, बहुत ही खतरनाक विलन तुम्हारे पीछे है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। तो इजी उसे कहती है कि कोई खतरनाक आदमी मेरे पीछे क्यों आएगा? तो बेरी उसे बताता है कि तुम्हारे पास पावर्स है जो तुम्हें 4 महीने पहले सैंडल सिटी की एक बस में मिली थी, इसीलिए हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन उनकी बात नहीं सुनती और अपनी पावर से साउंड वेव्स निकालकर उन पर हमला करके वहां से निकल जाती है। बेरी और राल्फ दूर गिर जाते हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जब वो स्टारलैब आते हैं तो केलिन उनका चेकअप करती है और उन्हें बताती है कि तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। सिस्को इजी को उसकी पावर की वजह से साउंड वेव नाम देता है। वही हम एरी को देखते हैं जो अर्थ 2 से वापस आ गया था और वो जिटर्स में कॉफी पीने आया होता है। तभी वहाँ सेसिल भी आ जाती है जो उसे बताती है कि मैं रात को अपनी टेलीपैथी पावर की वजह से सो नहीं पाती हूँ क्योंकि जोए को रात में अजीब से सपने आते हैं और वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं जिससे मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा डिवाइस बनाना होगा जिससे मेरी ये पावर काम करना बंद कर दे। तो हैरी भी उसके लिए डिवाइस बनाने के लिए मान जाता है। वहीं बेरी पूरी सेंटर सिटी में इजी को ढूंढकर वापस आ जाता है, लेकिन उसे इजी नहीं मिलती। राल्फ सभी को बताता है कि हमें उसकी वेबसाइट चेक करनी चाहिए। आयरिस जब उसकी वेबसाइट चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि अपना अगला शो सलून साउंड में करने वाली है। तो राल्फ, बेरी और सिस्को वहाँ से इजी के पास पहुँच जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी वहाँ डेओ भी आ जाता है। बेरी उसे कहता है कि इजी को अकेला छोड़ दो। तो डेओ से कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और डेकन की पावर का यूज करके सिस्को के डिवाइस को हैक करता है जिससे बेरी, राल्फ और सिस्को तीनों एक ही बार में नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर इजी अपनी पावर से डेओ पर हमला करती है जिससे वो दूर गिर जाता है और मार्लिज वहां आकर उसे ले जाती है। बेरी हैरान होता है कि इजी ने डेओ पर हमला करके उसे चोट पहुंचाई, मगर इजी को समझ नहीं आता कि डेओ कौन है, इसीलिए उसे स्टारलैब ले आते हैं और उसे पूरी बात समझाते हैं कि डेओ पहले ही बहुत सारे लोगों की पावर छीन चुका है और वो अब तुम्हारे पीछे है। तो इजी उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपने नए एल्बम रिकॉर्ड करने हैं और तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने दोस्त खो दिए ताकि एक दिन मेरा सपना पूरा हो जाए। अब वो वक्त आ चुका है। तो तुम कह रहे हो कि कोई डेओ नाम का आदमी मुझे मारना चाहता है? बेरी इजी से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने नहीं लाए बल्कि तुम्हें ट्रेन करने आए हैं क्योंकि
कि तुम्हारी पावर की वजह से डेओ कमजोर हो गया, इसीलिए तुम उसे रोक सकती हो। इजी उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम सभी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। तो बेरी, राल्फ और सिस्को उसे अपना फेस दिखाते हैं। इजी इससे हैरान होती है कि वो वही है जो कल उससे मिलने आए थे। वो उन्हें कहती है कि मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी नॉर्मल जिंदगी चाहिए। यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो राल्फ उसे रोकने जाता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस दिन तुम्हें पावर मिली मैं भी उसी बस में था, इसीलिए वो इविल डे हो मुझे भी मारना चाहता है। बेरी ने मुझे ट्रेन किया और अब मैं एक सुपर हीरो बन चुका हूँ, मगर मेरी लाइफ भी तुम्हारी तरह कभी अच्छी नहीं रही और ये सभी मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया। इसीलिए अगर तुम यहाँ रुकोगी तो सेफ रहोगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इजी भी उनकी बात मान लेती है। वहीं हम डेओ को देखते हैं जिसका मालिश टेस्ट करती है। वो उसे बताती है कि इजी की सोनिक पावर की वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। डेओ से कहता है कि इस बॉडी को स्कैन करने से कोई मतलब नहीं है, ये बॉडी खराब हो चुकी है। और वो मालिश पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे एजी से लड़ने नहीं दिया और उसे यहाँ ले आई। मालिश उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा रही थी। वहीं स्टारले में पूरी फ्लैश टीम एजी को ट्रेन करने लगती है। दूसरी तरफ सेसिल हैरी को उसका बनाया हुआ डिवाइस वापस करने आती है जो उसने उसकी पावर को रोकने के लिए बनाया था। सेसिल हैरी को बताती है कि यह डिवाइस काफी भारी और बड़ा है, इसीलिए मैं इसे पहनकर नहीं सो सकती। हैरी को इससे गुस्सा आता है कि उस डिवाइस को कंफर्टेबल बनाना भूल गया और वो गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तो सेसिल उसे शांत करती है। फिर हम 6 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ बेरी की टीम अभी भी एजी को ट्रेन कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही थी। आयरिस बेरी से कहती है कि हमें उसे थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। बेरी उसे कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि अगर डेओ फिर से दिखाई दिया तो हमें उसे रोकने के लिए तैयार रहना होगा। और अब वो इजी को खुद ट्रेन करने के लिए उस पर प्लेट से वार करता है जिससे वो अपनी पावर से रोकती जाती है, मगर एक प्लेट का टुकड़ा उसके हाथ पर लग जाता है जिससे बेरी दुखी होता है। आयरिस बेरी को बताती है कि उसे सिर्फ 2 टाके आए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और मुझे लगता है कि राल्फ उसे पसंद करने लगा है। बेरी उसे कहता है कि ये सही नहीं है क्योंकि राल्फ को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आयरिस बेरी को समझाती है कि इजी की ट्रेनिंग बेकार रही, लेकिन आज उसका पहला दिन था। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे हो। बेरी उसे कहता है कि मैं बस उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा कैसे करे। आयरिस कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम उसे अपनी तरह हीरो बनाना चाहते हो, मगर ये रास्ता हर किसी के लिए मुमकिन नहीं और तुम्हें लगता है कि इजी ही डेओ से लड़ने का एकमात्र तरीका है। बेरी उसे कहता है कि बात ये नहीं है, तुम आयरन हाइट्स में नहीं थी जब डेओ ने मेरे सामने बेकी और बाकी सभी मेटा को मारकर उनकी पावर छीन ली और मैं कुछ ना कर सका। इसीलिए इजी को खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। अगर मैं उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगा तो जल्दी से नहीं सीखेगी। आयरिस बेरी को समझाती है कि डेओ निर्दयी है, लेकिन हम भी उसकी तरह नहीं बन सकते और तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते क्योंकि तुम जानते हो हीरो रातों रात नहीं बनते। बेरी भी उसकी बात समझ जाता है। दूसरी तरफ हैरी जोए के घर पर जाता है जहाँ वो सेसिल से बात करता है और से बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए मेंटल एक्टिविटी डैम्पर डिवाइस को छोटा कर दिया है और उससे चिल्लाने के लिए माफी मांगता है कि मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं ना तो डेओ को रोक पा रहा हूँ और मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करने लग गई है, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। तो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। सेसिल उससे कहती है कि ये डिवाइस कैसे काम करता है, तो हैरी उसे बताता है कि ये तुम्हारे दिमाग के भीतर की एक्टिविटी को रोक देता है। इससे हैरी को एक आइडिया आता है कि अगर इसकी ध्रुवता को उल्टा कर दे तो डेओ को रोक सकता है। सेसिल को भी यह आइडिया अच्छा लगता है। अब हैरी अपने प्लान पर काम करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं जी राल्फ से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे डेओ की बजाय तुम सभी से खतरा है। तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई और मैं अकेले ही डेओ को रोक सकती हूँ जैसे उस दिन रोका था। राल्फ से समझाता है कि सिर्फ तुम हमारे साथ ही सेफ रह सकती हो, हम सब दोस्त हैं। लेकिन इजी कहती है कि ऐसा नहीं है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं हैरी सभी को अपना प्लान बताता है कि मैंने सेसिल के लिए मेंटल एक्टिविटी डैम्पर बनाया था जो दिमाग के अंदर की ब्रेन वेव को ब्रॉडकास्ट करने से रोकता था, लेकिन अगर हम इसकी दूरिता को बदल दें तो आउटबाउंड ब्रेन वेव ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा, जिससे हम इसका उपयोग डेओ के खिलाफ कर सकते हैं और वो खुद को दूसरे शहर में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। बस हमें इस डिवाइस को डेओ के ब्रेन पर लगाना होगा और हैरी इस डिवाइस को
सेरेबल इनहिबिटर नाम देता है। इससे बेरी को याद आता है कि सावितार ने उन्हें बताया था कि वो डेओ को रोकने के लिए सेरेबल इनहिबिटर बनाएंगे। इससे वो खुश होते हैं कि वो डेओ को रोक लेंगे, मगर तभी राल्फ आकर उन्हें बताता है कि इजी यहाँ से चली गई है क्योंकि उसे लगता है कि वो डेओ से अकेले ही मुकाबला कर सकती है, मगर हमें उसे बचाना होगा। सिस्को जब उस वायलिन बॉक्स से वाइप करता है तो उसे इजी दिखाई देती है जो डेओ को ओपन चैलेंज देती है, जिससे डेओ वहाँ पर आ जाता है और सिस्को उसकी पावर की वजह से दूर गिर जाता है। सिस्को बेरी को इजी की लोकेशन बताता है। केलिन बेरी और राल्फ से कहती है कि तुम्हें अकेले इजी को बचाने जाना होगा क्योंकि मुझे सिस्को का इलाज करना पड़ेगा। तो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं इजी डेओ पर हमला करने लगती है, लेकिन डेओ के पास बेकी की गुड लक फील्ड पावर होने की वजह से इजी के वायलिन के वायर टूट जाते हैं, मगर तभी बेरी और राल्फ वहाँ आकर इजी को बचा लेते हैं। बेरी डेओ पर हमला करने जाता है, मगर डेओ डोमिनिकी की पावर की मदद से बेरी को दर्द देने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। डेओ बेरी को मारने लगता है। ये देखकर राल्फ इजी को वहाँ से भगा देता है और खुद डेओ के सर पर सेरेबल इनहिबिटर चिप लगाने लगता है, लेकिन डेओ से नीचे गिरा देता है और उस पर सिल्वर्ट की पावर से हमला करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। तभी इजी वहाँ आकर उस सेरेबल इनहिबिटर को डेओ के ब्रेन पर लगा देती है, मगर डेओ से डिकन की पावर की मदद से हैक करके खराब कर देता है। हैरी इससे हैरान होता है क्योंकि उसने इनहिबिटर को हैक होने से रोकने के लिए उसमें किल स्विच माइक्रोचिप लगाई थी। इजी ये देखकर वहाँ से भागने लगती है, मगर डेओ उसे अपने सेल से पकड़ लेता है। राल्फ उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और डेओ अपनी चेयर से उसकी पावर को छीन लेता है और उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर राल्फ पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि इजी से प्यार करने लग गया था। डेओ से कहता है कि अब मेरे पास 7 लोगों की पावर हो चुकी है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। बेरी उस सेरेबल इनहिबिटर को उठा लेता है, मगर राल्फ काफी दुखी होता है। हैरी को भी कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने इस डिवाइस को सही से नहीं बनाया। तो आयरिस उन्हें कहती है कि सावितार ने कहा था कि हम डेओ के खिलाफ सेरेबल इनहिबिटर का इस्तेमाल करेंगे। सिस्को कहता है कि सावितार ने यह नहीं कहा था कि यह काम करेगा या नहीं। हैरी को लगता है कि इतना स्मार्ट नहीं है कि वो डेओ को रोक पाए और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिस्को सभी को बताता है कि हमारे पास डेओ को ढूंढने का एक अलग ही तरीका है। फिर वो उन सभी को स्पेस की इमेज के थ्रू बताता है कि डेओ जब कहीं से भी गायब होता है तो बिल्कुल वार्पिंग सिग्नेचर की तरह इफेक्ट बनता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई पॉकेट डायमेंशन में जाता है। आयरिस को कुछ समझ नहीं आता कि पॉकेट डायमेंशन क्या है, तो केलिन उसे बताती है कि आइंस्टीन ने बताया था कि पॉकेट डायमेंशन एक क्षेत्र विशेष के लिए सैद्धांतिक रूप से असंभव था। स्पेस टाइम के बीच में मौजूद होने के लिए वे 4 आयाम जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, लेकिन अभी भी आयरिस को कुछ समझ नहीं आता। तो सिस्को से समझाता है कि पॉकेट डायमेंशन एक अलग ही आयाम है जिसमें हम दुनिया के किसी भी स्थान में जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। बेरी भी बताता है कि जब डेओ ने मुझे उस गली में कैद कर लिया था और फिर वो मुझे अचानक शहर के बाहर ले आया था। बेरी सिस्को से कहता है कि क्या डेओ का अड्डा पॉकेट डायमेंशन में है और क्या हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सिस्को ने कहता है कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हें उस पर जल्दी काम करना होगा। वही हम जिटर्स में देखते हैं कि सेसिल और हैरी साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। सेसिल हैरी को बताती है कि तुम्हारे डिवाइस ने बहुत अच्छा काम किया जिससे मुझे अच्छी नींद आई, और वो हैरी को बताती है कि तुम्हें अपने और जेसी के झगड़े को खत्म करना होगा। तो हैरी उसे कहता है कि वो अर्थ 2 पर है और वो मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आएगी। तो सेसिल उसे बताती है कि जब तक तुम उसे यहाँ इनवाइट नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। हैरी भी उसकी बात समझ जाता है। वही हम डेओ को देखते हैं जो इजी की बॉडी में था और वो वायलिश बजा रहा होता है और वो मालिश को बताता है कि अब हमें सिर्फ 3 और मेटा ह्यूमन को ढूंढना है। दूसरी ओर हम राल्फ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ इजी के गाने सुन रहा होता है और वो बहुत दुखी था। बेरी उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने सामने किसी को खोना कैसा लगता है, खास तौर पर जिसकी आप परवाह करते हो। राल्फ कहता है कि जी बहुत खास थी। बेरी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते और डेओ अभी भी बाहर है और जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता हमें साथ में उसका सामना करना होगा। तो राल्फ उसे एक कार्ड देता है जिस पर बेरी एलन लिखा हुआ था। राल्फ उसे बताता है कि तुम्हें सीसीपीडी से फायर कर दिया गया है, इसीलिए अब तुम भी मेरी तरह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेटर हो। बेरी इससे खुश होता है। राल्फ वापस से खड़ा हो जाता है और बेरी से कहता है कि हमें हिम्मत से डेओ का सामना करना होगा, क्योंकि अभी भी 3 मेटा ह्यूमन की जान खतरे में है जिसे डेओ ढूंढ रहा है। इसीलिए डेओ के उन्हें खोजने से पहले ही हमें उसे रोकना होगा। फिर अब हम देखते हैं कि बेरी हाँफते हुए आयरिस के पास आता है और उसे अपनी पावर से फ्लैश टाइम में ले आता है, जिससे वो नॉर्मल रूप में आ जाती है। वो बेरी को इतना परेशान और थका हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाती। बेरी उसे कहता है कि मैं इस बार किसी को नहीं बचा सकता, मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें 8 मिनट 47 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेरी स्पीड लेन में दौड़ रहा होता है, क्योंकि वो सिस्को की ब्रिज पावर और अपनी स्पीड से पॉकेट डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाते। सिस्को काफी थक चुका था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। आयरिस बेरी को बताती है कि सिस्को का ब्रिज 3 पिको सेकंड में बंद हो जाता है। डेओ का डिवाइस इसे और तेजी से कर सकता होगा, इसीलिए हमें उसे पकड़ने का कोई दूसरा प्लान ढूंढना होगा। लेकिन बेरी उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। तो आयरिस उसे बताती है कि वो तुम्हारे खिलाफ पॉकेट डायमेंशन का इस्तेमाल करना चाहता हो, क्योंकि तुम अभी तक नहीं जानते कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। बेरी उसे कहता है कि मैं नहीं जानता और अगले 3 बस मेटा तक पहुंचने का हमारे पास और कोई सुराग नहीं है, ना ही डेओ को ट्रैक करने का कोई तरीका है। आयरिस बेरी को समझाती है कि हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और साथ में अच्छा वक्त गुजारना चाहिए। मगर तभी वहाँ सिग्नल बजता है, क्योंकि हैरी ने उन्हें बाहर बुलाया था। बाहर आने पर हैरी उन्हें स्क्रीन में वो सभी पॉकेट डायमेंशन के सिग्नल बताता है जहाँ से डेओ और मालिश बाहर और अंदर गए थे, क्योंकि वो सिग्नल डेओ के घर के बाहर और जेल में भी मौजूद थे। हैरी बताता है कि डेओ 3 सालों से पॉकेट डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहा है। केलिन बताती है कि डेओ ने बहुत समय पहले से ही बस में सभी लोगों को मेटाह्यूमन बनाने की प्लानिंग कर रखी थी। सिस्को कहता है कि डेओ बिल्कुल रिवर्स फ्लैश की तरह है, मगर हम इन पॉकेट डायमेंशन ट्रैकर की मदद से डेओ को ट्रैक कर सकते हैं जब वो पॉकेट डायमेंशन से बाहर आएगा। बेरी देखता है कि राल्फ वहाँ नहीं है, इसीलिए केलिन से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि राल्फ नीचे है, वो थोड़ा घबराया हुआ है। तभी वहाँ जेसी भी आ जाती है, जो हैरी के मैसेज की वजह से यहाँ आई थी। हैरी और जेसी अकेले में बात करने चाहते हैं, क्योंकि हैरी जेसी की मदर की डेथ के बाद हमेशा गुस्से में रहते थे और जेसी जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ कि उनका स्वभाव पूरी तरीके से बदल गया। मगर हैरी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जेसी हैरी से कहती है कि मैं माँ की डेथ के बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है जो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये सुनकर हैरी गुस्सा हो जाता है और चीजों को तोड़ने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम तुम्हारी माँ की बातों को कभी समझ नहीं पाओगी। तो जेसी भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही हम जो को देखते हैं, जो अपने ऑफिसर के साथ कुछ गुंडों पर फायरिंग कर रहे होते हैं और वो मदद के लिए स्टार लैब्स में सिग्नल भेज देते हैं, क्योंकि वो गुंडे वहाँ कंटेनर को हासिल करने आए थे। सिस्को को वेड एयरफील्ड से जोए का सिग्नल मिल जाता है। आयरिस बताती है कि डेड ने कहा था कि आज सुबह किसी चीज के लिए आर्गस के साथ वहाँ जाने वाले थे। तो बेरी और बाकी सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो गुंडे उस खास कंटेनर को अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन सभी गुंडों की लीडर एक लेडी होती है, जो एक खास डिवाइस से उस कंटेनर में रखे वेपन को खोल लेती है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। मगर तभी वहाँ फ्लैश की टीम पहुँच जाती है, जो उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। तभी बेरी भी वहाँ जाता है, मगर इससे पहले कि बेरी उस लेडी को पकड़ता, वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। बेरी के स्पेस टाइम में होने की वजह से समय थम जाता है और वो उस बॉम्ब के पास जाता है। जैसी भी स्पीस्टर होने की वजह से उसके पास आ जाती है। बेरी उसे कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये एक्टिवेट होने के साथ साथ इसका पहला कोर भी क्रिटिकल हो चुका है और हमारे लिए समय बहुत धीमा हो चुका है। जेसी को कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि वो पूरे शहर के लोगों को बाहर नहीं लेकर जा सकते थे और उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकने का कोई तरीका नहीं था। बेरी को आइडिया आता है कि जे गेरिक हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए जेसी अर्थ 3 पर जे गेरिक को लेने के लिए निकल जाती है। बेरी अपनी स्पीड से सिस्को को भी फ्लैश टाइम में ले आता है। सिस्को ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि वहाँ सभी फ्रीज थे। बेरी सिस्को से उस न्यूक्लियर बम को रोकने का उपाय पूछता है, तो सिस्को से कहता है कि शायद मैं अपनी ब्रिज पावर से इसे डेथ अर्थ पर भेज सकता हूँ और अपने पावर से ब्रिज खोलने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। बेरी समझ जाता है कि ब्रिज स्पेस टाइम के अनुसार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी वो फ्लैश टाइम में होने की वजह से सिस्को ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी सिस्को फ्लैश टाइम में होने की वजह से कमजोर पड़ने लगता है। बेरी उसे कहता है कि तुम स्पीस्टर नहीं हो, इसीलिए तुम इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते।
सकते और उसे वापस उसकी जगह पर ले आता है। तो सिस्को से कहता है कि हैरी तुम्हारी मदद कर सकता है। अब बेरी उसके अंदर से स्पीड फोर्स को वापस से सोख लेता है और हैरी के पास आ जाता है, जहाँ बेरी हैरी को फ्लैश टाइम में ले आता है। हैरी परेशान हो जाता है क्योंकि जेसी अभी यहीं थी और न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। बेरी उसे बताता है कि जेसी अर्थ 3 पर जे गैरी को लेने गई है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकने का कोई तरीका निकालना होगा। तो हैरी उसे बताता है कि तुम स्पीड फोर्स से पोर्टल बनाकर न्यूक्लियर बॉम्ब को उसमें फेंक सकते हो। तभी फ्लैश टाइम की वजह से हैरी की भी हालत खराब होने लगती है। वहाँ गेरिक और जेसी भी आ जाते हैं। हैरी कहता है कि बेरी तुम्हें जेसी को यहाँ से निकालना होगा। तभी बेरी उससे दूर हो जाता है, जिससे हैरी नॉर्मल हो जाता है। जे गेरिक ये देखकर हैरान होता है कि बेरी ने हैरी को नॉर्मल कर दिया था। बेरी उसे बताता है कि जब से मैं स्पीड फोर्स से बाहर आया तब से मुझे ये पावर मिली। हैरी ने मुझे आइडिया दिया कि हम स्पीड फोर्स में न्यूक्लियर बॉम्ब को भेज सकते हैं। गेरिक उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम स्पीड फोर्स को हमेशा के लिए खो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर विस्फोट बहुत बड़ी साइज में होगा जिससे अंतरिक्ष और समय के पार हर स्पीडस्टर अपनी स्पीड खो देगा। इसीलिए हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा और हम किलर फोर्स की मदद से उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्रीज कर सकते हैं। फिर वो वापस उस एयरफील्ड में आ जाते हैं जहाँ बेरी किलर फोर्स को फ्लैश टाइम में ले आता है। सभी उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि कंटेनर में न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो किलर फोर्स अपनी पावर से उसे जमाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती और वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है। तभी किलर फोर्स की तबीयत भी खराब होने लगती है, इसीलिए उसे वापस बाहर ले आते हैं। किलर फोर्स फ्रीज होने से पहले उसे कहती है कि केलिन को बचा लेना क्योंकि अब वो अपने दूसरे रूप केलिन की परवाह करने लगी थी। ये कहकर वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। जेसी को एक आइडिया आता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब के समान ही ऊर्जा जनरेट करें तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से इस बॉम्ब को विस्फोट होने से रोक सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ये बॉम्ब 3 मिलियन टन ऊर्जा निकाल रहा है और हमारे एक लाइटिंग बोल्ट में 1 मिलियन टन ऊर्जा होती है, जिस वजह से अगर हम साथ में हमला करें तो हम इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। और वो तीनों साथ में रन करके लाइटिंग बॉल फेंकते हैं, मगर गेरिक ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बूढ़े होने की वजह से उनकी पावर काफी कम हो चुकी थी, जिस वजह से वो भी फ्रीज हो जाते हैं। जैसी बेरी से कहती है कि हम दोनों पर्याप्त बिजली पैदा नहीं कर सकते उस बम से ऊर्जा को ऑफसेट करने के लिए। जैसी भी अब काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हें वापस अर्थ 2 लौट जाना चाहिए। तो जैसी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने डेट के पास जाती है। वो उन्हें कहती है कि मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती थी, मैंने सोचा था कि आप माँ के खोने के गम को बुलाकर खुश रहेंगे। ये कहकर वो भी वहीं फ्रीज हो जाती है। वहीं बेरी की भी हालत काफी खराब होती जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो आखिरी बार आयरिस से मिलने के लिए उसके पास आता है। वो उसे फ्लैश टाइम में ले आता है। आयरिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तो बेरी उसे बताता है कि मैं किसी को नहीं बचा सकता क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे नहीं रोक पाए। मैं अब काफी थक चुका हूँ। आयरिस को एक आइडिया आता है और उसे बताती है कि जब हमने तुम्हें स्पीड फोर्स से आजाद करवाया था तो सिस्को और केलिन ने क्वार्क स्फीयर का इस्तेमाल किया था ताकि हम स्पीड फोर्स को चकमा दे सके कि तुम अभी भी वही हो। इसीलिए तुम उस स्फीयर की मदद से उस न्यूक्लियर बॉम्ब को रोक सकते हो, क्योंकि जब तुम उसे लेकर बाहर आओगे तो स्टॉर्म तुम्हारा पीछा करेगा जिससे उस न्यूक्लियर बॉम्ब का असर नहीं होगा। बेरी को आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो फुल स्पीड में रन करके स्पीड फोर्स में पहुंच जाता है, जहाँ बेरी उस स्फीयर को हासिल कर लेता है, जिससे स्टॉर्म बेरी का पीछा करने लगता है और बेरी पोर्टल की मदद से एयरफील्ड पर आकर उस स्फीयर को न्यूक्लियर बॉम्ब पर फेंक देता है और उस स्टॉर्म की वजह से वो न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म हो जाता है। मगर इससे बेरी दूर गिर जाता है और बाकी सभी नॉर्मल हो जाते हैं, मगर बेरी अभी भी बेहोश था। जोए उसके पास आते हैं तो बेरी उनसे पूछता है कि हम मर चुके हैं, तो जोए रिप्लाई में कहते हैं कि हम अभी जिंदा है। बेरी इससे खुश होता है। अब हम देखते हैं कि सभी को वेरोनिका डेल का मैसेज मिलता है जो उसने ब्रॉडकास्ट के लिए सेट किया हुआ था, जिसमें वो बताती है कि एक शहर को कैसे आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर से केवल तबाही लाई जा सकती है। जोए बताते हैं कि इसका ये मैसेज शहर के बर्बाद होने के बाद प्रसारित होने वाला था। सिस्को कहता है कि जरूर पागल होंगे। बेरी की हालत अब ठीक होती है और सभी उसे आराम करने को कहते हैं। तभी वहाँ गेरिक भी आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस बार एक नए स्पेशल को ट्रेन करने वाला हूँ और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी मैं तुम सभी को उसे जरूर मिलाऊंगा। वहीं जैसी हैरी के पास आती है तो हैरी उसे बताता है कि मैं जो तुम्हारी माँ के बारे में फील करता हूँ वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता।
तो जेसी उन्हें कहती है कि आपको ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो एरी सेसिल के लिए बनाए गए डिवाइस की मदद से अपने इमोशन बताते हैं कि कैसे वो उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। जैसे भी उस डिवाइस की मदद से उनकी फीलिंग को महसूस कर पाती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हैरी और केलिन साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। केलिन हैरी को बताती है कि अब किलर फ्रॉस्ट को मेरी परवाह होने लगी है, क्योंकि आज पहली बार उसने बेरी को मुझे बचाने को कहा। तभी वहाँ नोरा आकर कॉफी गिरा देती है। नोरा वही होती है जो बहुत समय पहले राल्फ और सिस्को से जिटर्स में टकराई थी। वो उन दोनों से कहती है कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इसीलिए घबराहट में मुझसे कॉफी गिर गई। केलिन और हैरी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को 1 बजे सिस्को और हैरी स्टारले में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हैरी सिस्को को बताता है कि अगर हम किसी तरह उन 3 बस मेटा का डीएनए बदल दें तो डेव उन तक नहीं पहुंच पाएगा। सिस्को को यह आइडिया पसंद नहीं आता और उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो और ये सब नींद की वजह से है, इसीलिए हमें सो जाना चाहिए। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हैरी अभी भी काम पर लगा हुआ था। इसीलिए सिस्को से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेव को रोकने के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि डेव पहले ही ये सब कुछ सोच चुका है। इसीलिए तुम भी सो जाओ, हम सुबह वापस से काम पर लगेंगे। मगर हैरी उसकी नहीं सुनता और कहता है कि मैं काम करता रहूंगा। तो सिस्को वहाँ से चला जाता है। हैरी सिस्को की बातों की वजह से सोचता है कि डेव बिल्कुल रिवर्स फ्लैश की तरह है, जिसने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। फिर अब हम अगली सुबह देखते हैं कि हैरी सभी को अपने आइडिया के बारे में बताता है कि हमें डेव को रोकने के लिए उससे भी स्मार्ट होना होगा। इसीलिए हमें एक इंटेलिजेंस बूस्टर बनाना चाहिए जिससे मैं डेव को रोकने में सक्षम हो जाऊंगा, क्योंकि डेव के कड़ाक विस्फोट के वक्त थिंकिंग कैप से अपने माइंड को बूस्ट किया, जिससे वो इतना इंटेलिजेंट बना। हम भी ऐसा कर सकते हैं। मगर सिस्को से कहता है कि इसमें बहुत खतरा है। बेरी भी उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो 10 बिलियन जूल एनर्जी तुम्हारी बॉडी में चली जाएगी। हैरी कहता है कि मैं पहले भी कड़ाक विस्फोट बना चुका हूँ, इसीलिए मैं कर सकता हूँ। केलिन भी उसे कहती है कि इसमें बहुत खतरा है। हैरी उन्हें कहता है कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम यूं ही सभी मेटा को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि राल्फ की भी जान खतरे में है। राल्फ हैरी की बातों से एग्री करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी जान बच जाएगी। मगर बाकी सभी को उसका यह आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें हैरी की जान को बहुत खतरा था। सिस्को हैरी से कहता है कि मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। राल्फ उन सबके फैसले से नाराज होता है। वो कहता है कि हमें डेव को रोकने का एक तरीका मिला, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, और वहाँ से चला जाता है। तो आयरिस उसे समझाने जाती है। वो उसे कहती है कि हम डेव को रोक लेंगे, इसीलिए अभी हमें उन बचे हुए 3 मेटा को बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो राल्फ उसे कहता है कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं नीचे बेसमेंट में ही रहूंगा, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं सकती क्योंकि तुम यहाँ लैब में रहकर हमारी मदद करती हो, मगर हम असली हीरो हैं, इसीलिए हमें बाहर जाकर लोगों को बचाना पड़ता है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। आयरिस को इससे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम सेंट्रल सिटी बैंक का सीन देखते हैं जहाँ एक मेटा ह्यूमन हमला कर देता है, जिसके पास चीजों को पिघलाने की पावर थी, इसीलिए वहाँ तिजोरी को पिघला देता है। मगर वहाँ मौजूद मैथ्यू नाम का आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि चोरी करना पाप है, और वो धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे टच कर लेता है। मगर वो मेटा ह्यूमन उसे दूर फेंक देता है और जेको नाम के आदमी के पास जाकर गिरता है, जिससे फायर मेटा की पावर उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि मैथ्यू एक बस मेटा था जिसके पास पावर थी कि वो किसी भी मेटा की पावर छीनकर दूसरे को दे सकता था। फायर मेटा जब उन पर हमला करने लगता है तो उन पर हमला नहीं कर पाता। वो काफी हैरान होता है कि उसकी पावर कैसे चली गई। तभी गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड मैथ्यू को कहता है कि तुम हीरो हो, मगर मैथ्यू वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिस्को और जोए जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो सिस्को को वहाँ बहुत सारी डार्क मैटर की मौजूदगी का पता चलता है। जोए सिस्को से कहते हैं कि उस फायर मेटा ने इस तिजोरी को पिघलाया, लेकिन अचानक उसकी पावर चली गई। सिस्को को समझ नहीं आता कि अचानक किसी मेटा की पावर कैसे जा सकती है। वो उस फायर मेटा के पास आते हैं जिसका नाम एरिक था। वो उससे पूछते हैं कि क्या 6 महीने पहले तुमने 405 बस में ट्रेवल किया था। तो एरिक उन्हें कहता है कि मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं कि मैं बस में ट्रेवल करूं। तो सिस्को से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पावर कब से है। एरिक बताता है कि मेरे पास कुछ सालों से पावर है, मगर मैंने फ्लैश के वापस आने के बाद इन पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सिस्को चेक करता है कि एरिक में बिल्कुल भी डार्क मैटर नहीं रहा। इससे वो
हैरान होता है। स्टार लैब में वो सेंट्रल सिटी बैंक की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सिस्को सभी से कहता है कि जब इस मैथ्यू नाम के आदमी ने एरिक को छुआ तो उसकी पावर चली गई। ये कोई संयोग नहीं है, इसीलिए हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। जोए उसे बताते हैं कि मैंने बैंक में मौजूद सभी लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन था। मगर वो बैंक अकाउंट से मैथ्यू की लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि एक हॉस्पिटल में काम करता है। तो जोए बेरी के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। आयरिस बेरी से कहती है कि मैं डेट के साथ जाऊंगी, तो बेरी भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वही हैरी अब थिंकिंग कैप पर काम कर रहा होता है, जिसमें राल्फ उसकी मदद कर रहा था। वो उसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और उसे टेस्ट करने के लिए हैरी पहन लेता है, जिससे उसके न्यूरॉन्स का स्तर 20 गुना बढ़ जाता है और वो भी बिना किसी डार्क मैटर के। अब हैरी अपने प्रोसेसिंग सिस्टम को विकसित होते हुए महसूस कर पाता है, इसीलिए वो राल्फ को पहले ही बता देता है कि वो अपना खाना नीचे गिराएगा और होता भी ऐसा ही है। राल्फ उसे पूछता है कि तुमने कैसे किया, तो हैरी बताता है कि मैंने तुम्हारे व्यवहार को एनालाइज किया। मगर राल्फ को अभी भी यकीन नहीं होता, इसीलिए उसे पूछता है कि मैंने कौन सी अंडरवियर पहनी है। तो हैरी उसे बताता है कि तुमने कुछ नहीं पहना, जिससे अब राल्फ को भी विश्वास हो जाता है कि वह कैप काम करती है। लेकिन तभी उस थिंकिंग कैप में आग लग जाती है, जिससे वो परेशान होते हैं। वहीं जोए और आयरिस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जोए आयरिस से पूछते हैं कि तुम्हारा बर्ताव मुझे आज अलग लगा, तुमने बेरी को मेरे साथ क्यों नहीं आने दिया। तो आयरिस उसे बताती है कि मैं बस राल्फ को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बाहर जाने से नहीं डरती। जोए आयरिस को समझाते हैं कि सभी जानते हैं कि तुम लीडर हो, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम मैदान में उतरी हो, इसीलिए तुम राल्फ की बातों पर ध्यान मत दो। अब वो मैथ्यू के पास आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तुमसे सेंट्रल सिटी बैंक हमले के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें वहाँ देखा था, लेकिन तुम वहाँ से क्यों भाग आए। मैथ्यू ने कहता कि मैंने उस फायर मेटा को रोका क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आयरिस उसे कहती है कि हम जानना चाहते हैं कि तुमने उसकी पावर कैसे छीन ली। तो मैथ्यू उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बुरे लोग हैं। मगर तभी जोए अलर्ट भेजकर बेरी को वहाँ बुला लेते हैं। मैथ्यू बेरी को कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे शक्तियों का वरदान मिला है, मैं भी लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और उसे धक्का देकर आयरिस को उसे छुड़ा लेता है। लेकिन उसके मैथ्यू से टच होने की वजह से बेरी की पावर से होते हुए आयरिस में चली जाती है। मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है। बेरी उसे पकड़ने जाने लगता है, मगर बेरी दौड़ नहीं पाता। वो जोए को बताता है कि मेरी स्पीड चली गई है। आयरिस का हाथ वाइब्रेट होने लगता है। वो उन्हें कहती है कि लगता है कि मुझे स्पीड मिल गई। इससे वो हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पीड लैब में आयरिस रन करती हुई बहुत खुश होती है, क्योंकि स्पीडस्टर बनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। केलिन सभी को बताती है कि आयरिस अब पूरी तरीके से स्पीडस्टर है, क्योंकि पहले जो कुछ भी पावर बेरी के पास थी वो अब आयरिस के पास है। बेरी से परेशान होता है। जो सभी को बताते हैं कि मैथ्यू मेटा की पावर खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें दूसरे मेटा को दे देता है। आयरिस कहती है कि मैथ्यू बस वाला मेटा है, इसीलिए डेव उसके पीछे जाएगा। बेरी उन्हें कहता है कि अगर डेव को मैथ्यू की पावर मिल गई तो हमारी सारी पावर छीन सकता है। जो उन्हें कहते हैं कि हम मैथ्यू को अपनी साइड कर सकते हैं, जिससे वो डेव से उसके मेटा डीएनए को छीन लेगा। इसीलिए उसे ढूंढने काम पर लग जाते हैं। आयरिस बेरी से कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वही हैरी सिस्को के पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं थिंकिंग कैप को पूरी तरीके से सही नहीं बना पा रहा हूँ। तो सिस्को उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, मगर वो दो शर्तें रखता है। पहली कि वो इस थिंकिंग कैप में डार्क मैटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरी कि अगर इस कैप की वजह से हैरी का बर्ताव बदला तो उसे वापस उसकी अर्थ पर भेज देगा। हैरी उसकी शर्त मान लेता है। वहीं बेरी आयरिस को ट्रेन करने लग जाता है, मगर बेरी को इससे काफी बुरा लगता है। वो आयरिस से कहता है कि पहले मैंने अपनी जॉब खो दी, मुझे लगता है कि डेव मुझसे सब कुछ छीन रहा है। तो आयरिस उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने अभी तक हमसे सब कुछ नहीं छीना। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और वो बाहर आ जाते हैं। सिस्को ने बताता है कि वाल्डविन टावर में आग लगी है। तो केलिन राल्फ से कहती है कि तुम्हें सिस्को के साथ वहाँ जाना चाहिए, मगर राल्फ जाने से मना करता हुआ कहता है कि डेव का कोई ट्रैप हो सकता है। तो बेरी आयरिस से कहता है कि तुम्हें खुद लोगों को बचाने जाना चाहिए, मगर आयरिस इस तरह वहाँ नहीं जा सकती थी, इसीलिए केलिन के कपड़े से अपने कपड़े बदल लेती है और सिस्को उसे जेसी का एक मास्क दे देता है। अब आयरिस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। बेरी उसे गाइड करता है। आयरिस एक एक करके सभी लोगों को
को बचाकर बाहर ले आती है। इससे वो खुश होती है, मगर उसे अब आग बुझानी थी। इसीलिए बेरी उसे कहता है कि तुम्हें अपने दोनों हाथों को एक साथ घुमाना होगा, लेकिन वो अपने हाथों को रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा देती है, जिससे वहाँ आग बढ़ जाती है और वो एक ब्लॉक के नीचे फंस जाती है। बेरी उसे वाइब्रेट करके बाहर निकलने को कहता है, मगर ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन सिस्को वक्त रहते उसे बचाकर ले आता है। आयरिस को इसे चोट लगी थी। राल्फ आयरिस से कहता है कि तुम्हारी जान जा सकती थी, तो आयरिस उसे कहती है कि मैंने लोगों की जान बचाई। बेरी उन्हें कहता है कि हमें मैथ्यू को ढूंढना होगा। अब आयरिस वापस से रन करने लग जाती है। बेरी उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें आराम से काम लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी हाल ही में पावर मिली है। इसीलिए सिस्को और केलिन को मुसीबतों का सामना करने दो, क्योंकि तुम्हें दूसरों को ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम डरपोक नहीं हो। तो आयरिस उसे कहती है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। मैं जब रिपोर्टर थी तो मैं एक स्टोरी के लिए खुद की लाइफ को डेंजर में डाल देती थी, मगर तुम्हारे स्ट्रीट फोर्स में जाने के बाद मैंने वो काम बंद कर दिया और इस टीम की लीडर बनी। अब जब ये पावर मेरे पास है तो मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तभी वो अलार्म बजने लगता है, क्योंकि जेको जिसके पास मैथ्यू की वजह से पावर गई थी वो शहर में हमला करने लगता है। केलिन और सिस्को वहाँ जाने लगते हैं। तभी आयरिस वहाँ जाती है। वो उन्हें कहती है कि मैं उसे रोक सकती हूँ, और अब सिस्को उसे उसका सूट भी दे देता है, जिसे पहनकर वो उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं जेको के पास जोए भी पहुंच जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि ये सब रोक दो। जेको से कहता है कि तुम वही हो जिसने उस फायर मेटा की पावर छीनी थी, मगर जब तुमने मुझे टच किया तो वो पावर मेरे अंदर आ गई, और अब तुम मुझसे वो पावर छीनना चाहते हो। ये कहकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी आयरिस वहाँ आकर उसे बचा लेती है, मगर उसने उसे डेम्पर कप्स पहना दिए थे, जिससे आयरिस की पावर उसके पास से नहीं जाती। पुलिस अब मैथ्यू को पकड़ लेती है। आयरिस जेको को रोकने के लिए उसके पास जाती है, तो जेको अपनी पावर से वहाँ हीट जनरेट करने लगता है, जो लावा की तरह बहुत ही गर्म थी, जिससे आयरिस उसके पास नहीं जा पाती। वो अपने साथियों से कहती है कि मुझे एक प्लान की जरूरत है, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आता। और अब जेको अपनी पावर से एक तापीय चक्रवात बनाने लग जाता है। स्टार लेब में सभी इससे काफी डर जाते हैं, क्योंकि जेको के उस तापीय चक्रवात की वजह से बहुत से लोग मर सकते थे, मगर उन्हें उसे रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आता। इसीलिए हैरी उन्हें कहता है कि हमें थिंकिंग केप की मदद लेनी होगी। बेरी भी इसके लिए मान जाता है। हैरी अब उस केप को पहन लेता है, जिससे उसके न्यूरॉन्स काफी बढ़ जाते हैं। वो सभी को बताता है कि इस चक्रवात को रोकने के 4827 तरीके हो सकते हैं, मगर सिर्फ हम एक ही तरीके से उसे रोक सकते हैं। आयरिस को पानी में जाकर एक लहर बनानी होगी, लेकिन आयरिस उन्हें कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मगर बेरी उसका हौसला बढ़ाता है, जिससे वो फुल स्पीड में पानी की तरफ रन करती है और अपने पैरों की मदद से एक लहर बनाती है। सभी ये देखकर दूर हट जाते हैं और उस पानी से वो तापीय चक्रवात शांत हो जाता है। सभी इससे खुश होते हैं। जेको भी बेहोश हो चुका था। फिर अब हम देखते हैं कि स्टार लेब में मैथ्यू फ्लैश को सॉरी बोलता है। वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं शहर को साफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे और गंदा कर रहा था। फ्लैश उसे कहता है कि हमने जेको को रोक दिया, वो भी आयरन हाइट्स में है। मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों अपनी पावर वापस बदलना चाहते हो। बेरी आयरिस से कहता है कि मर्जी तुम्हारी है। तो आयरिस सभी से कहती है कि फ्लैश बनना बहुत अच्छा था, लेकिन बेरी ये काम अच्छे से कर सकता है। और अब मैथ्यू उन दोनों को टच करके बेरी को वापस उसकी पावर लौटा देता है। बेरी अपनी पावर पाकर बहुत खुश होता है और रन करने लग जाता है। मैथ्यू उन सभी को कहता है कि मैं अब से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी वजह से यह शहर नष्ट होने वाला था। सभी उसे कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। बेरी उसे कहता है कि तुम हमारे एक काम आ सकते हो, डेवो को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो सभी बस मेटा को नहीं पकड़ लेता। इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और हम तुम्हारी मदद से ये आसानी से कर पाएंगे। मैथ्यू भी इससे खुश होता है, क्योंकि वो भी लोगों की मदद करना चाहता था। सिस्को मैथ्यू को अपने साथ स्टार लैब का टूर करवाने के लिए ले जाता है। आयरिस राल्फ के पास आ जाती है। राल्फ उसे बताता है कि मैं जी को चाहता था, लेकिन डेवो ने उसे मुझसे छीन लिया, इसीलिए मैं काफी घबरा गया। तो आयरिस उसे बताती है कि पिछले साल सावेदार मुझे मारने वाला था, इसीलिए मैं बहुत डर गई, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं मरने के डर से घर में ही छिपी रही, तो इसका मतलब ये होगा कि सावेदार पहले ही जीत चुका है। इसीलिए मैंने डरने की बजाय बहादुरी से काम लिया और अपनी नॉर्मल लाइफ जी। राल भी उसकी बात समझ आता है। वो उसे कहता है कि मैंने
तुम्हें गलत कहा था कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो क्योंकि आज तुमने सभी की जान बचाई। दोनों इससे खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयरिस जब घर पर होती है तो बेरी उसके लिए पिज्जा लेकर आता है। बेरी आयरिस को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस स्पीडस्टर बन गया, मगर तुमने मेरे लिए वो पावर कैसे छोड़ दी। तो आयरिस उसे बताती है कि एक अच्छा स्पीडस्टर हमेशा लोगों की मदद करना चाहता है और उसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी इस बात का सबूत है कि दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरे में क्यों ना चली जाए, लेकिन हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। इसलिए फ्लैश होना तुम्हारी नियति है, मेरी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। और उसे बताती है कि मैं वापस से ब्लॉग लिखने लग गई हूँ। बेरी इससे खुश होता है। वहीं फिर हम स्टार लैब में देखते हैं कि सिस्को थिंकिंग कैप को पावर दे रहा होता है, जिससे हैरी का दिमाग पहले से कई गुना इंटेलिजेंट हो चुका था और उसे बाकी बचे हुए 2 बस मेटा का नाम भी बता देता है, जो कि जेनेट और एडविन होते हैं। अब हम देखते हैं कि राल्फ और बेरी डेओ के होलोग्राम की मदद से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो डेओ को हरा सके, मगर राल्फ इन बातों को सीरियस नहीं लेता और अपने सर को अंदर कर लेता है। ये देखकर सभी राल्फ से कहते हैं कि तुम्हें सीरियस होकर बेरी के प्लान पर ध्यान देना चाहिए। आयरिस उसे बताती है कि तुम्हें खुद को फ्लैश में बदलना होगा, जिससे 2 फ्लैश होने की वजह से डेओ कंफ्यूज हो जाएगा कि असली वाला कौन सा है। बेरी राल्फ को कहता है कि तुम्हें ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं, मगर फिर भी राल्फ सीरियस नहीं होता और उनके पास से चला जाता है। बेरी आयरिस से कहता है कि राल्फ अभी भी सभी बातों को मजाक में ले रहा है, तो आयरिस कहती है कि वो ऐसा ही है, जिस पर बेरी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसे अभी एक हीरो की तरह सोचने की जरूरत है। तो आयरिस कहती है कि हम डेओ को रोक लेंगे, बस हमें उन 2 बस मेटा को ढूंढने की जरूरत है। तो बेरी लैब में आकर पूछता है कि तुम्हें वो 2 मेटा एडविन और जेनेट के बारे में क्या पता चला। बेरी के शोर की वजह से हैरी डिस्टर्ब हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं शोर के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी तक उन दोनों मेटा एडविन और जेनेट की लोकेशन नहीं ढूंढ पाया था। तो आयरिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है, जिस पर हैरी बताता है कि एडविन अचानक से कहीं गायब हो गया, जिसका ना तो कोई सोशल मीडिया पर वजूद है ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट। तो बेरी पूछता है कि जेनेट के बारे में क्या पता लगा। तो केलिन बताती है कि मैंने उसके बारे में सीसीपीडी डेटाबेस में चेक किया, जिससे मुझे पता चला कि उसे कई बार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो हैरी कहता है कि हमें अभी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो अभी कहाँ है और उसकी पावर्स क्या है। बेरी सभी से कहता है कि डेओ को इन बाकी 2 बचे हुए मेटा की जरूरत है, इसीलिए उससे पहले हमें इसे ढूंढना होगा। हैरी ध्यान लगाकर अपने थिंकिंग कैप से जेनेट का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ ब्रिज से जिप्सी के डेड ब्रीचर आ जाते हैं, जो सिस्को की गर्दन पकड़कर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और वो सिस्को को बताता है कि मैं बेट्स के बादशाह लॉर्ड क्रूसीफर का शिकार कर रहा था और हमारी लड़ाई बहुत खतरनाक थी, मगर अचानक मेरी ब्लास्ट वाई पावर ने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि क्रूसीफर ने ही मेरी पावर के कुछ किया होगा। केलिन ब्रीचर से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ था। तो ब्रीचर बताता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और वो सिस्को से कहते हैं कि जिप्सी ने हमेशा मुझे कहा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो सिस्को ने कहता है कि जिप्सी को मुझसे मिले हुए काफी दिन हो गए, क्या उसे छुट्टी नहीं मिलती। तो ब्रीचर उसे कहते हैं कि वो अपने काम में बहुत बिजी रहती है, लेकिन अगर तुम मेरी पावर को वापस लौटा दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। तो सिस्को भी इसके लिए मान जाता है। वहीं हम डेओ को देखते हैं जो अभी ईजी की बॉडी में होता है। मालिज उसके पास आती है, वो डेओ को बताती है कि मुझे आराम करके बहुत अच्छा लगा। तभी डेओ की तबीयत खराब होने लगती है। वो मालिज को बताता है कि मेरी बॉडी में ज्यादा डार्क मैटर होने की वजह से ये बॉडी इसे ज्यादा दिनों तक नहीं झेल पाएगा, इसीलिए हमारे पास 1 हफ्ता है। तो मालिज इससे डर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी चेयर की डिजाइन को और बेहतर बनाना होगा, इसीलिए अब तुम भी आराम कर लो। तो डेओ कहता है कि ठीक है, मैं आराम करता हूँ, फिर हम उन दोनों बस मेटा पर अपनी खोज जारी रखेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो मालिज कहती है कि अभी भी 3 बस मेटा है क्योंकि वीपर अभी भी फरार है। वीपर वही होता है जो अपने आंसुओं से लव सीरम बना सकता था, मगर डेओ ने उसकी भी पावर ले ली थी और उसने लव सीरम से ही मालिज के दिल में अपना प्यार बरकरार रखा था। मगर ये बात मालिज को पता नहीं थी, इसीलिए डेओ से कहता है कि तुम सही कह रही हो, हमें अभी वीपर को भी ढूंढना है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम म्यूजियम के 2 गार्ड को देखते हैं जो म्यूजियम में आए एक पार्सल को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है, इसीलिए उसे नहीं उठा पाते, जिस वजह से वो अंदर ट्रॉली लेने जाते हैं। मगर तभी जेनेट वहाँ उस पार्सल को चुराने आ जाती है।
वो अपनी पावर से उस पार्सल को छूते ही हल्का बना देती है, जिससे वो वहाँ से उड़ जाता है। और वो 2 सिक्योरिटी गार्ड जब वहाँ आते हैं तो उन्हें पार्सल वहाँ नहीं मिलता, इसीलिए अपने बॉस को इस बारे में बताने जाते हैं। मगर तभी वो पार्सल वापस नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस पार्सल पर से जेनेट की पावर का असर खत्म हो गया था। जेनेट वहाँ आकर उस पार्सल में रखा हुआ बेशकीमती क्राउन चुरा लेती है और बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जोए जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो बेरी और राल्फ भी वहाँ पर आ जाते हैं। जोए उन्हें बताते हैं कि कहंदक राजवंश परिवार का कल रात क्राउन चोरी हुआ, जिसे म्यूजियम एग्जीबिशन के लिए लाया गया था, इसीलिए उसे वापस यहाँ से ले जाया जा रहा था और उसमें लगभग 200 पाउंड वजन था। लेकिन वो पार्सल अचानक से कहीं गायब हो गया और थोड़ी देर बाद उन्हें यहाँ वो पूरी तरीके से चकनाचूर मिला, जिससे उन्हें लगता है कि किसी सुपर स्ट्रेंथ वाले मेटा ह्यूमन का काम है। वहीं हम बीचर को देखते हैं जो अपनी ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो सिस्को से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में पता कर लूंगा कि तुम्हारी पावर कैसे काम नहीं कर रही है। तो ब्रीचर वहाँ से खाना खाने के लिए चला जाता है। केलिन सिस्को को बताती है कि ब्रीचर की ब्लास्ट पावर काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। ब्लास्ट पावर में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मगर अब उनकी बॉडी इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब कभी अपनी ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें ये बात बतानी होगी। तो सिस्को से कहता है कि मैं उसे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे बताया तो मुझे कभी जिप्सी से मिलने नहीं देगा। दूसरी ओर मार्ली जब डेओ की चेयर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, तब गलती से उसका कप नीचे गिर जाता है, जिसे जब वो उठाने लगती है तो उसे वहाँ विपर की लव सीरम की एक बूंद मिलती है, जिसे जब वो अपना टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में भी लव सीरम मौजूद है। इससे वो समझ जाती है कि डेओ उस पर लव सीरम का इस्तेमाल करता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं बेरी और राल्फ को हैरी की थिंकिंग कैप से पता चल जाता है कि जेनेट ने वो क्राउन चुराया था और वो उसे अर्ल के पास बेचने गई है। इसीलिए बेरी और राल्फ अर्ल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ राल्फ जोए वेश के रूप में आ जाता है और वो अर्ल को धमकाने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसी लेडी के बारे में जानते हो जो महंगी चीजें चुराती हो, और उसे उसकी फोटो दिखाते हैं। मगर अर्ल झूठ बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन राल्फ के उसे धमकाने की वजह से वहाँ रखे डायमंड टेबल पर गिर जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि अर्ल जेनेट के साथ मिला हुआ है। इसीलिए उसे पूछते हैं कि जेनेट कहाँ है, तो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। तभी जेनेट नीचे आ जाती है और बेरी को टच कर लेती है, जिससे बेरी भी हल्का होकर ऊपर उड़ने लगता है और जेनेट वहाँ से बचकर निकल जाती है। राल बेरी को स्टार लैब ले आता है, जहाँ बेरी अभी भी हवा में उड़ रहा था। केलिन सभी को बताती है कि जेनेट की पावर की वजह से बेरी की कोशिकाओं का घनत्व प्रभावित हुआ है, जिससे बेरी बिल्कुल हीलियम की तरह हल्का हो गया है। तभी बेरी वापस से नॉर्मल होने की वजह से नीचे गिर जाता है। राल्फ अभी भी बेरी के साथ मजाक करता है। वो उसे कहता है कि तुमने परफेक्ट लैंडिंग की, तो बेरी उस पर गुस्सा करता है कि यह सब तुम्हारी बकवास की वजह से हुआ। तुम्हें वहाँ इस तरह जोए होने का नाटक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर सड़क के बाहर यह सब हुआ होता तो मैं अभी तक उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया होता और मेरी मौत हो चुकी होती। इसीलिए बेरी उसे समझाता है कि हमें जो 12 बस मेटा मिले उनमें से 7 डेओ के कंट्रोल में है, इसीलिए तुम्हें ध्यान से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो राल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ब्रीचर सिस्को के पास आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी पावर वापस लाने का कोई तरीका निकाला। तो सिस्को उसे स्टेमिना की गोलियां दे देता है और झूठ कहता है कि तुम इन्हें खाने के बाद ठीक हो जाओगे। तो ब्रीचर उनमें से एक गोली खा लेता है और ब्लास्ट शूट से वार करता है। तो सिस्को पीछे से अपने ब्लास्ट शूटर चला देता है, जिससे ब्रीचर को लगता है कि उसकी पावर काम करने लग गई है और वहाँ से चला जाता है। केलिन सिस्को से कहती है कि तुमने बहुत गलत किया। वहीं लैब में अलार्म बजने लगता है। आयरिस देखती है कि सेंट्रल सिटी बैंक में जेनेट चोरी कर रही है, तो बेरी उसे वहाँ रोकने के लिए चला जाता है और उसे डेम्पर कप्स पहना देता है। लेकिन तभी जेनेट उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि मैंने एक कार को हल्का कर दिया था और उसमें एक आदमी है। तो बेरी उसे बचाने जाता है और जेनेट उन कप्स को एक पिन की मदद से खोल लेती है। बेरी अपनी स्पीड से उस आदमी को कार से बाहर निकालकर बचा लेता है, लेकिन जब वो जेनेट के पास आता है तो देखता है कि वो भाग चुकी है। बेरी जब स्टार लैब आता है तो काफी सैड होता है। आयरिस उसे कहती है कि तुम जेनेट को पकड़ने गए मगर तुम अकेले थे, अगर तुम्हारे साथ राल्फ होता तो ऐसा नहीं होता। माना कि वो तुम्हें चुटकुले सुनाता है मगर उसका स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम राल्फ से परेशान हो क्योंकि
वो तुम्हारे प्लान पर नहीं चलता और अपना एक अलग प्लान बनाता है। तो बेरी भी उसकी बात समझ जाता है कि उसने राल्फ के साथ बुरा बर्ताव किया। वही हम सिस्को को देखते हैं जो ब्रीचर के पास जाता है, लेकिन वो उस कमरे में नहीं होता और उसे वहाँ अपनी दी हुई गोलियां मिलती है। सिस्को जब उसे वाइप करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रीचर क्रूसीफर से लड़ने चला गया है। इससे सिस्को परेशान हो जाता है। वहीं ब्रीचर जब क्रूसीफर पर अपने ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। तभी सिस्को वहाँ पहुंच जाता है और ने वहाँ से बचाकर वापस स्टार लैब ले आता है। ब्रीचर उससे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं ठीक हो चुका हूँ। तो सिस्को से बताता है कि तुम्हारे वाइप ब्लास्ट अब कभी काम नहीं करेंगे और ये तुम्हारी एज की वजह से है। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। मैं पहले भी तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को मिस करता हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी पावर वापस लौटाई तो तुम मुझे उससे मिलने दोगे। ब्रीचर को उस पर गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। वही हम मालिश को देखते हैं जो अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि अपने आप को डेव से बचाओ, वो एक मॉन्स्टर है और वो तुम पर लव सीरम का इस्तेमाल करता है। और वो इस फाइल को सेव करने लगती है, मगर वो देखती है कि वो फाइल पहले से ही सेव है। तभी वहाँ डेव आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम हर बार इस फाइल को खोल लेती हो। तो मालिश उससे कहती है कि मैं कितनी बार इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। तो डेव से कहता है कि कई बार, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें लव सीरम और डोमिनिकी की पावर से तुम्हारी याददाश्त मिटाता हूँ और तुम वापस से इस सच का पता कर लेती हो। तो मालिश उसे कहती है कि तुम मॉन्स्टर हो, तुम मुझसे प्यार करते थे। तो डेव उसे डोमिनिकी की पावर से शांत कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मानवता की वजह से तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करती हो, क्योंकि मैं लोगों को मारता हूँ, इसीलिए मुझे हर बार तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ती है, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। और उसे बेहोश कर देता है। वही हम राल्फ को देखते हैं जो सेल में उदास हुआ लेटा होता है। बेरी उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे जेनेट को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए और मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। डेव हमसे बहुत आगे है, उसने सब कुछ सोच रखा है और जब मैंने तुम्हें ऐसे मजाक करते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम सभी चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हो। तो राल्फ उसे बताता है कि मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस बात है। मैंने इजी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, इसीलिए मैं अंदर से काफी डर गया था। और उसे ये भी बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे डैड ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। जब भी मैं काफी डर गया और मेरी माँ भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने मजाक और चुटकुली बातें करना शुरू किया ताकि मैं डर को दूर कर सकूं और मैं इसमें कामयाब रहा। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था। तभी वहाँ केलिन का अलर्ट आता है जो उन्हें बताती है कि जेनेट सेंट्रल सिटी म्यूजियम में है। तो बेरी और राल्फ वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम म्यूजियम में देखते हैं कि जेनेट वहाँ पहुंच जाती है और वो सभी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास चमकती हुई चीज है वो मुझे दे दो। और वो एक लेडी से उसका नेकलेस मांगती है, लेकिन उसे नहीं देती। तो उसे छू लेती है जिससे वो उड़ने लगती है और वो उसका नेकलेस निकाल लेती है। तभी वहाँ फ्लैश आ जाता है जो उस लेडी को पकड़ लेता है और उसे वहाँ मौजूद एक पाइप को होल्ड करने को कहता है। राल भी वहाँ पर आ जाता है। तो जेनेट अपनी पावर से वहाँ के पूरे फ्लोर को ही हल्का करने लगती है। तो बेरी अपनी स्पीड से वहाँ मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी जेनेट बेरी को टच कर लेती है जिससे उड़ने लगता है। राल्फ अपने हाथ को ऊपर फेंकता है, लेकिन वो बेरी को नहीं पकड़ पाता। सभी राल्फ से कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा। जेनेट वहाँ डायमंड चुरा रही होती है, लेकिन राल्फ उसके पैर में डेम्बर कप्स पहना देता है। तभी बेरी भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन राल्फ खुद को बलून की तरफ फुलाकर बेरी को बचा लेता है। सभी इससे खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेरी और राल्फ सभी को बताते हैं कि हम जेनेट को नीचे पाइपलाइन में बंद करके आ गए हैं। केलिन कहती है कि बस अब हमें एक और बस मेटा को ढूंढना है। सिस्को सभी को बताता है कि हैरी अपनी थिंकिंग कैप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो बाहर गया है। बेरी राल्फ से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से समझ पाया कि हर चीज को सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो राल्फ भी इससे खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं सिस्को के पास ब्रीचर आता है जो अजीब से कपड़े पहनकर आया था। वह सिस्को से कहता है कि मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मुझे पता चला कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं अर्थ 47 के ड्रैगन फार्म पर चला जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया था। साथ ही मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता था कि मेरी रिटायर होने के बाद मेरी संग्रह एजेंसी में एक जगह है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो, क्योंकि तुम कब से जिप्सी को देखना चाहते थे और तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो और तुम्हारी जोड़ी एक महान जोड़ी बनेगी। इसीलिए क्या तुम नए ब्रीचर बनना चाहोगे? सिस्को सोच में पड़ जाता है। वहीं हम डेव को देखते हैं जहाँ मालिश वापस जब सोकर आती है तो पहले की तरह वापस लव सीरम की
की वजह से उसके कंट्रोल में आ गई थी। मगर वापस से जब डेओ की तबीयत खराब होने लगती है तो उसके चेयर को कैलिब्रेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उस चेयर में पहले ही एडजस्टमेंट हो चुके हैं। इससे वो हैरान होती है। तो डेओ कहता है कि ये सब मैंने किया। तो मालिश कहती है कि मैं इसे और बेहतर बना दूंगी और उसे आराम करने को कहती है। तो डेओ से कहता है कि हमें 2 और बस मेटा को पकड़ना है और मुझे पता चला कि फ्लैश टीम ने 11वें बस मेटा को पकड़ लिया है। वही हम एरी को देखते हैं जो सभी से छुपकर टाइम बोल्ट में जाता है, जहाँ वो अपनी थिंकिंग कैप को चार्ज करता है और वो गिडियन को एक्टिवेट करता है। गिडियन जो एक एआई है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि बेरी और राल्फ उस बस में आते हैं जिसमें सभी बस मेटा बने थे, क्योंकि वहाँ एडविन को ढूंढने के लिए कोई सुराग ढूंढने आए थे। सिस्को के डिवाइस की मदद से उन्हें उस सीट का पता लग जाता है जिस पर एडविन बैठा हुआ था। तो राल्फ को याद आता है कि मैं एडविन से मिला था, क्योंकि मेरे पास बस के टिकट के पैसे नहीं थे, इसीलिए एडविन ने मेरे पैसे दिए थे, इसीलिए मैंने उसे थैंक्स बोला था। राल्फ बेरी को बताता है कि हमें कुछ भी करके डेओ को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो एडविन तक पहुंच जाए। तो बेरी राल्फ को समझाता है कि हम किसी को मार नहीं सकते, मैंने तुम्हें हीरो बनने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। हीरो का यही फर्ज होता है कि वो किसी की जान ना ले। फिर हम देखते हैं कि स्टार लैब में सभी को हैरी अपने द्वारा बनाया गया डिवाइस दिखाकर बताता है कि इस चैप्टर की मदद से हम डेओ को हरा सकते हैं, क्योंकि इस छड़ी में ईजी की पावर जैसी क्षमता है। और वो इसे इसका टेस्ट करके दिखाता है जिससे डेओ का डमी बहुत दूर गिर जाता है। हैरी बताता है कि सोनिक चैप्टर से एक बार मारने पर डेओ कमजोर हो जाएगा और 2 बार मारने पर वो पूरी तरह से मर जाएगा। सिस्को उस चैप्टर को देखता है क्योंकि वो काफी एडवांस हथियार था। वो हैरी से पूछता है कि तुमने इसे कैसे बनाया। तो हैरी बताता है कि ये सब मैंने थिंकिंग कैप की मदद से किया और इस चैप्टर को डेओ भी हैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसे किलमोंगर प्रूफ बनाया है। अब हैरी थिंकिंग कैप की मदद से डेओ की लोकेशन का पता लगाने चला जाता है। जो हैरी का बिहेव देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो सिस्को से पूछते हैं कि क्या हैरी अपनी थिंकिंग कैप से बहुत प्यार करने लगा है। सिस्को ने बताता है कि थिंकिंग कैप उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। हैरी उसे हर जगह पहनता है। जो है वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आइरिस केलिन के पास जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो केलिन उसे बताती है कि शायद मैंने इस चीज का पता लगा लिया है कि मेरी बॉडी में किलर फोर्स को एक्टिवेट करने के पीछे एड्रेनल ग्रंथियों का हाथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डार्क मैटर वही मौजूद है। इसीलिए मुझे सिर्फ एपिनेफ्रिन का एक शॉट लेना होगा जिससे मैं किलर फोर्स बन जाऊंगी जब भी हमें जरूरत होगी। केलिन उसे कुछ नोट्स भी बताती है जो किलर फोर्स ने उसे लिखे थे, क्योंकि जब वो किलर फोर्स बनती थी तो उसे कुछ याद नहीं रहता था, इसीलिए वो नोट्स लिखकर एक दूसरे से बातें किया करती थी। क्योंकि अब किलर फोर्स अच्छी बन गई थी तभी वहाँ अलर्ट अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सेंट्रल सिटी में पॉकेट डायमेंशन का पोर्टल खुला था। इसीलिए पूरी फ्लैश टीम वहाँ पहुँच जाती है। बेरी और सोनिक चैप्टर भी लेकर आया था ताकि वो डेओ को घायल कर सके। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है, मगर उसमें से एडविन निकलता है जो वहाँ एक पोस्ट डालने आया था। बेरी उसे बुलाता है लेकिन वो फ्लैश को देखकर वापस पॉकेट डायमेंशन में भाग जाता है। स्टार लैब में आइरिस बेरी को बताती है कि एडविन पॉकेट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए हम इतने दिनों से उसे ढूंढ नहीं पाए। राल्फ सिस्को से पूछता है कि क्या एडविन भी डेओ की तरह ही पॉकेट डायमेंशन में ट्रेवल करता है। तो सिस्को से बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉकेट डायमेंशन सभी यूजर के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे डेओ केवल पॉकेट डायमेंशन में अंदर या बाहर जा सकता है, इसीलिए सभी के पॉकेट डायमेंशन अलग है। आइरिस सभी को बताती है कि डेओ को एडविन की जरूरत इसीलिए है ताकि उसे पॉकेट डायमेंशन में ट्रेवल करने के लिए अपनी चेयर की जरूरत ना पड़े। तभी हैरी वहां जाता है जो सभी को बताता है कि मुझे एडविन को ट्रैक करने का तरीका मिल गया है, और वो बताता है कि हमने सेंट्रल सिटी में सभी पॉकेट डायमेंशन एक्टिविटी का जो मैं बनाया था उसमें से मैंने एडविन के ब्रीचेस को अलग कर दिया है, और उन्हें वो लोकेशन बता देता है जहाँ एडविन काफी समय से मौजूद था। हैरी वहाँ से चला जाता है। जो ये देखते हैं कि हैरी टाइम वोल्ट में कुछ कर रहा है। वहीं बेरी, राल्फ और केलिन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एडविन के ब्रीचेस के पॉइंट थे। केलिन बेरी और राल्फ से अलग होकर उसे ढूंढने जाती है। बेरी और राल्फ दूसरी तरफ जाते हैं क्योंकि बेरी राल्फ को डेओ की वजह से अकेला नहीं छोड़ सकता था। बेरी राल्फ से कहता है कि अगर हमें एडविन मिल गया तो हम डेओ के प्लान को नाकाम कर सकते हैं। तभी उन्हें केलिन की आवाजें सुनाई देती है कि एडविन मिल गया है। केलिन एडविन के पीछे दौड़ रही होती है। बेरी एडविन को पकड़ लेता है। एडविन को लगता है कि वो पुलिस वाले हैं। बेरी बताता है कि हम पुलिस ऑफिसर नहीं है, मगर तुम खतरे में हो, हम यहाँ तुम्हारी जान बचाने आए हैं।
एडविन कहता है कि क्या वो निंजा रोबोट भी तुम्हारा दोस्त है। बेरी कुछ समझ पाता इससे पहले डेओ का समुराई रोबोट केलिन के सीने में तलवार घोंपकर उसे दूर फेंक देता है। बेरी अपनी स्पीड से रोबोट को तोड़कर केलिन को पकड़ लेता है और वो जल्दी से उसे लेकर स्टार लैब की तरफ निकल जाता है। समुराई ढेर से डेओ राल्फ को कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैं पूरी फ्लैश टीम को काट दूंगा। इससे राल्फ का भी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि किलर फोर्स की वजह से केलिन का गांव सही हो गया था, इसीलिए केलिन वापस काम करने जाने लगती है। तो राल्फ उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। केलिन बताती है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे अब डेओ को पकड़ना है। ये कहकर वो सिस्को के पास मदद करने के लिए चली जाती है। राल्फ आयरिस और बेरी से कहता है कि डेओ कभी भी हम पर हमला कर सकता है क्योंकि हमसे कई कदम आगे है और हम सबको नहीं बचा सकते, इसीलिए हमें डेओ को मारना होगा। आयरिस कहती है कि एक गलत कदम होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे सेप्टर से घायल करके उसे पाइपलाइन में बंद कर देंगे। तो राल्फ कहता है कि हमारा हमेशा एक ही प्लान रहता है, इसीलिए डेओ हमेशा हमसे आगे है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो पाइपलाइन में जाता है जहाँ एडविन भी उसके पास आ जाता है। एडविन राल्फ को बताता है कि जब मैं मेटा बना तो मैं कई दिनों तक एक अलग दुनिया में था। फिर मैं एक बार डेओ के ठिकाने पर पहुंचा जहाँ डेओ के साथ एक सफेद कोट में लेडी भी थी, साथ ही वहाँ एक समुराई रोबोट भी था। राल्फ इससे खुश होता है कि एडविन डेओ के ठिकाने में जा सकता है, मगर राल्फ थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि सिस्को ने कहा था कि पॉकेट डायमेंशन में ट्रेवल करने वाले सभी लोगों के रास्ते अलग अलग होते हैं। एडविन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मगर मैंने फील किया है कि डेओ के ठिकाने पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। राल्फ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डेओ के अड्डे पर लेकर जा सकते हो। एडविन इसके लिए तैयार हो जाता है। वही हम सिस्को को लैब में देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी हैरी वहाँ गुस्से में आता है और चीजों को फेंकने लगता है क्योंकि किसी ने टाइम वोल्ट से उसकी थिंकिंग कैप चुरा ली थी। हैरी का शक सिस्को पर जाता है। सिस्को से बताता है कि मैंने वो नहीं चुराई। हैरी उसकी बात नहीं मानता और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी जॉय वहाँ आ जाते हैं। वो हैरी से कहते हैं कि मैंने वो कैप ली थी। तो हैरी सिस्को को छोड़ देता है। जॉय हैरी से कहते हैं कि तुम इस थिंकिंग कैप के आदी हो गए हो, तुम इसके बिना नहीं रह सकते और इसकी वजह से तुम अपने को भी चोट पहुंचा रहे हो। हैरी को बहुत बैड फील होता है कि उसने सिस्को के साथ बुरा बर्ताव किया। जॉय हैरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कैप का इस्तेमाल करने से नहीं रोकूंगा क्योंकि ये तुम पर डिपेंड करता है, और उसे कैप देकर चले जाते हैं। सिस्को भी हैरी से नाराज होकर चला जाता है। राल्फ और एडविन सभी से छुपकर पॉकेट डायमेंशन में जाने वाले थे, मगर तभी बेरी वहाँ पर आ जाता है। राल्फ उसे कहता है कि एडविन मुझे डेओ के ठिकाने में पहुंचा सकता है और मैं डेओ को खत्म कर दूंगा। बेरी उसे और सेप्टर डिवाइस मांगता है, लेकिन राल्फ उसे वो देने से मना कर देता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। राल्फ बेरी पर हमला करता है, लेकिन बेरी उसके वार से बचकर उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। राल्फ की जब आंख खुलती है तो बेरी उसके पास बैठा होता है। बेरी राल्फ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डेओ को लेकर परेशान हो, क्यों तुम्हारी पावर छीनकर तुम्हें मार सकता है, लेकिन हम हीरो हैं, हमारे लिए कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें हम पार नहीं कर सकते। राल्फ कहता है कि बेरी तुम उतना नहीं जानते जितना सोचते हो। मैं डेओ से नहीं डरता कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि आज ही उसने मुझे पूरी फ्लैश टीम को मारने की धमकी दी और मैं डर गया क्योंकि मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मेरा तुम्हारे और इस फ्लैश टीम के अलावा और कोई नहीं है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, इसीलिए वो तुम सभी को मुझसे नहीं छीन सकता। बेरी से काफी इमोशनल हो जाता है। बेरी राल्फ को समझाता है कि तुम हमें बचाना चाहते हो, वैसे ही हम तुम्हें बचाना चाहते हैं क्योंकि डेओ को मारने के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमसे हमारे पुराने राल्फ को मत छीनना। बेरी ये कहकर वापस लैब में आ जाता है जहाँ सभी को बताता है कि राल्फ थोड़ा गुमराह है, लेकिन उसका थोड़ा आइडिया सही था कि हम एडविन की पावर की मदद से डेओ के अड्डे पर पहुंच सकते हैं। सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। बेरी सेप्टर लेकर केलिन और सिस्को के साथ जाने को तैयार था। बेरी सभी से कहता है कि अगर हम डेओ के साथ बाहर नहीं आते तो इस पोर्टल को कभी मत खोलना। एडविन अपनी पावर से पॉकेट डायमेंशन में पोर्टल खोलता है जिससे वो सीधे डेओ के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ बेरी डेओ पर सेप्टर से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक होलोग्राम था। इससे बेरी समझ जाता है कि सब डेओ का एक ट्रैप था और वो यहीं फंस चुके हैं। वहीं डेओ मालिच के साथ स्टार लैब में आ जाता है और अपनी किलगोर पावर से सभी चीजों को हैक करने लग जाता है। स्पीड लैब में भी हैरी, आयरिस और जोए को भी पता चल जाता है कि डेओ स्टार लैब में आ चुका है। आयरिस कहती है कि ये
सब डेव का प्लान था और उसने एडविन पर समुराइट से हमला करवाया ताकि हम उसे पकड़ लें और हम उसके अड्डे पर जाएं, जिससे हम सभी अलग हो जाएं। आयरिस कहती है कि डेव अपनी चेयर से यहाँ आया होगा, इसीलिए हम उसकी चेयर से बेरी और बाकी सभी को वापस ला सकते हैं। हैरी वहाँ के डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, तो आयरिस सिस्को की बनाई हुई एक रिंग से उस गेट को ब्लास्ट कर देती है और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ समुराइट रोबोट है। ये देखकर जो है हैरी को कंप्यूटर हैक करने भेजते हैं और आयरिस को चेयर तक पहुंचने को कहकर खुद उस रोबोट से लड़ने चले जाते हैं। वहीं डेव जब पाइपलाइन में जाता है तो वहाँ राल्फ पहले से ही मौजूद था, मगर डेव अपनी पावर से एक डायनो में जान डालकर उसे राल्फ के साथ पाइपलाइन में फेंक देता है। राल्फ उस डायनो से भागने लगता है। वहीं हैरी को लगता है कि वो थिंकिंग केप से डेव को रोक सकता है, इसीलिए उसे टाइम वोल्ट में जाकर उसे डार्क मैटर से चार्ज करने लगता है। गिडियन उसे चेतावनी देती है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता, जिससे हैरी वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं आयरिस भी डेव के चेयर के पास पहुंच जाती है, मगर वहां मालिश पहले ही मौजूद थी और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। वहीं राल्फ उस स्केलेटन डायनासोर से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है और मुक्का मारकर उस डायनो को पूरी तरह से तोड़ देता है। मगर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि डेव ने तीनों मेटा को मारकर उनकी पावर हासिल कर ली है और अब वो एडविन की बॉडी में है। राल्फ उस पर हमला करता है लेकिन वो पोर्टल से स्पीड ले में चले जाते हैं। डेव अपनी पावर से राल्फ के ब्रेन में दर्द पहुंचाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे लिए पैदा हुए थे और अब मैं तुम्हारी पावर भी छीन लूंगा। राल्फ को इससे गुस्सा आता है। वो अपने पेट में मौजूद सेप्टर के ढांचे से एक न्यू सेप्टर बना लेता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो घायल होकर दूर गिर जाता है। राल्फ उसे कहता है कि अगर मैंने तुम पर एक और बार हमला किया तो तुम मर जाओगे, मगर राल्फ हीरो होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। वही मार्लिस और आयरिस लड़ रही होती है। आयरिस मार्लिस से नहीं जीत पाती तो आयरिस उस तलवार को खुद अपने अंदर भरकर मार्लिस को मारती है और चेयर का बटन दबाकर बेरी को वापस बुला लेती है और मार्लिस को वहां से भेज देती है। आयरिस की हालत काफी खराब होती है। वो बेरी से कहती है कि हमें डेव को रोकना होगा। बेरी स्पीड ले में पहुंच जाता है, जहाँ बेरी ये देखकर हैरान होता है कि राल्फ ने डेव को पकड़ लिया है, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। मगर डेव किलगोर पावर से उन टेम्पर कप्स को हैक करके खोल लेता है और बेरी को अपनी पावर से फ्रीज कर देता है और राल्फ की पावर भी लेने लगता है। डेव लैब में मौजूद बेरी के दोस्तों को भी ये सीन दिखाता है। बेरी राल्फ से कहता है कि डेव का सामना करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मगर राल्फ डेव को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। सिस्को और किलर फ्रॉस्ट भी वहां जाते हैं। बेरी डेव पर हमला करने लगता है, मगर उसे दूर फेंक देता है। सिस्को भी उस पर हमला करता है, लेकिन उसे भी दूर फेंक कर बेहोश कर देता है। किलर फ्रॉस्ट भी उस पर हमला करती है, लेकिन उसकी पावर छीन लेता है और उसे भी दूर फेंक कर बेहोश कर देता है। डेव बेरी से कहता है कि तुमने राल्फ को बहुत लेसन दी है ताकि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके, और अब उसकी बॉडी मेरे लिए एक वरदान है क्योंकि ये आम बॉडी से काफी अलग है। और वो बेरी को थेस कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। बेरी काफी दुखी होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लैब में सभी मेटा की फोटोज देखकर सोचते हैं कि हमें उन सभी को बचाना था, लेकिन हम फेल हो गए। बेरी राल्फ की मौत से काफी दुखी था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। केलिन सिस्को के पास आती है और उसे बताती है कि मेरी बॉडी में कुछ गलत हुआ है, और जब सिस्को उसका टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पावर चली गई। केलिन इससे दुखी होती है कि किलर फ्रॉस्ट अब जा चुकी है। वहीं बेरी राल्फ के ऑफिस में उसका सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी यादों को संभाल कर रखना चाहता था। बेरी राल्फ से वादा करता है कि मैं पूरी फ्लैश टीम को सेव रखूंगा। फिर हम एंडिंग सीन में देखते हैं कि डेव और मालिश अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डेव राल्फ की पावर की मदद से अपने असली रूप में आ जाता है। मालिश इससे बहुत खुश होती है। डेव मालिश से कहता है कि अब हमें अपने असली प्लान को पूरा करना होगा, और उसे एक डार्क मैटर ट्यूब दिखाता है और बताता है कि मैंने उस टाइम वोल्ट रूम से प्राप्त की जहाँ हैरी अपनी थिंकिंग कैप को चार्ज कर रहा था, मगर वो कैप कोई वरदान नहीं बल्कि उसके लिए श्राप है। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि उसका अहंकार उसे खत्म कर देगा। फिर वो मार्लिच को एक रॉकेट का इमेज दिखाकर कहता है कि सभी लोगों में ज्ञान को प्रकाशित करेगा। अब हम देखते हैं कि हैरी टाइम वोल्ट में होता है, जहाँ गिडियन से अपना टेस्ट करवाता है। गिडियन उन्हें बताती है कि आपके तंत्रिका तंत्र में डार्क मैटर का गहरा प्रभाव पड़ा है जो आपके ब्रेन को काम करने से रोक रहा है, इसीलिए धीरे धीरे आपकी सारी इंटेलिजेंसी खत्म हो जाएगी। हैरी से परेशान होता है कि अब चीजों को नहीं सीख पाएगा, इसीलिए वो गिडियन से कहता है कि क्या हम इस थिंकिंग कैप की मदद से मुझे वापस नॉर्मल कर सकते हैं। गिडियन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते
क्योंकि इस थिंकिंग कैप और डार्क मैटर की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। वहीं हम डेओ के अड्डे पर देखते हैं कि मालिश डेओ के लिए चाय लेकर आती है। तभी डेओ से लव सीरम पिलाने की सोचता है, मगर वो देखता है कि मालिश अब खुश है और उससे उस पर शक नहीं हो रहा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता और उसे बताता है कि अब मेरी इस बॉडी में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रही है और ये सब राल्फ की बॉडी की वजह से है, इसीलिए अब मुझे बार बार शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिश इससे खुश होती है और वो डेओ के करीब आने की कोशिश करती है, मगर डेओ ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे कहता है कि अभी हमें प्लान पर ध्यान देना चाहिए। तो मालिश उसे कहती है कि हमारे पास अभी वक्त है, इसीलिए हमें एक अच्छे कपल की तरह साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मगर डेओ इसके लिए मना कर देता है। वहीं सिस्को भी राल्फ की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और वो कुछ भी करके डेओ को रोकना चाहता था, इसीलिए वो भी थिंकिंग कैप पहनने लगता है, मगर एरी वहां आकर उसे रोक देता है और कहता है कि कैप मैंने मेरी बॉडी के हिसाब से बनाई थी, इसीलिए तुम पर काम नहीं करेगी। तो सिस्को को एक आइडिया आता है कि हमें एक और थिंकिंग कैप बनानी चाहिए, जिससे हम दोनों का दिमाग मिलकर डेओ से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हैरी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो सच नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वहीं केलिन भी काफी सैड होती है, क्योंकि किलर फोर्स की पावर अब उसके पास से चली गई थी। तभी वहाँ अलर्ट अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सिटी में पॉकेट डायमेंशन का एक ब्रिज खुला था। सिस्को और बेरी वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वो ब्रिज बंद हो जाता है। इससे वो हैरान होते हैं और उन्हें याद आता है कि उन्होंने नील बोरमन को ट्रेसी की लेबोरेटरी में रखा हुआ है, इसीलिए उन्हें लगता है कि जरूर डेओ को उसकी जरूरत होगी। बेरी कहता है कि हमें बोरमन को आर्गस की जेल से ट्रांसफर करना होगा, लेकिन सिस्को से बताता है कि अब वो रिस्की होगा। बोरमन की न्यूक्लियर पावर बहुत खतरनाक है, जिसका हम सामना नहीं कर सकते। तो बेरी कहता है कि हम उसे ठंडा कर सकते हैं। आयरिस बताती है कि इसके लिए हमें सनाट की कोल्ड गन की जरूरत होगी। सिस्को बताता है कि मेरे पास उस गन का एक प्रोटोटाइप है, लेकिन मुझे उसे मॉडिफाइड करने में एक दिन लग जाएगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए अर्थ एक्स के सनाट लियो को लाने का डिसाइड करते हैं, जो अब लीजेंड टीम में शामिल हो गया था। वहीं लियो अर्थ एक्स पर सायरन से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे मारना चाहती थी, मगर वक्त पर आकर बेरी उसे बचा लेता है और अपने साथ अर्थ वन पर ले आता है। लेकिन व्हाइट सायरन भी उनके पीछे अर्थ वन पर आ जाती है। बेरी लियो को स्टार लेब लाकर डेओ के बारे में बताता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट है और उसने उन 12 बस मेटा की पावर को भी छीन लिया है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो गया। आयरिस बताती है कि इन सभी मेटा में हमारी टीम का एक मेंबर राल्फ भी था। बेरी कहता है कि अब वो बोरमन के पीछे है, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा, जिसके लिए हमें तुम्हारे कोल्ड गन की जरूरत है। केलिन बताती है कि हमने बोरमन की रेडिएशन को रोकने के लिए हेजमेट सूट बनाया है, जो उसके आंतरिक तापमान को नियंत्रित करेगा जब हम उसे दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, और तुम्हारी गन एक बैकअप के तौर पर होगी, ताकि अगर वो सूट काम न करे तो हम बोरमन को तुम्हारी गन से ठंडा कर सके। लियो केलिन से कहता है कि किलर फोर्स भी तो यह काम कर सकती थी। केलिन बताती है कि अब चली गई है। लियो सभी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कल मेरी रे के साथ शादी है। सभी से खुश होते हैं। फिर लियो से पूछता है कि हम बोरमन को कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। आयरिस बताती है कि हम उसे आर्गस के न्यू ब्राइटन फैसिलिटी में शिफ्ट करेंगे, जहाँ हाईटेक सिक्योरिटी है और वहाँ सेफ रहेगा। अब वो अपने प्लान पर काम करने लग जाते हैं। सिस्को हैरी के पास आता है और वो थिंकिंग कैप को पहन लेता है। हैरी उसे बताना चाहता था कि इसमें बहुत खतरा है, मगर उसे नहीं बता पाता, इसीलिए जब वो उसका टेस्ट करता है तो उसकी पावर बढ़ाकर उसे खराब कर देता है। वो बताता है कि थिंकिंग कैप तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि इसे ओवरलोड होने से रोकने के लिए लिथियम आयन डाइड की जरूरत होती है, जो यहाँ नहीं है। और मैं मेरी थिंकिंग कैप मेरी अर्थ से लेकर आया था, मगर अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए हम इस पर काम नहीं कर सकते। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब पूरी फ्लैश टीम बोरमन को शिफ्ट करने के लिए केस्टोन की तरफ निकलने लगते हैं। वहीं हम सायरन को देखते हैं, जो अपनी पावर की मदद से पता कर लेती है कि सनाट और फ्लैश टीम केस्टोन से एक न्यूक्लियर मेटा को शिफ्ट करने वाले हैं। फ्लैश टीम बोरमन को हेजमेट सूट पहनकर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। बोरमन उससे पूछता है कि डेओ मेरे पीछे क्यों है। जो है उसे बताते हैं कि हम नहीं जानते कि वो तुमसे क्या चाहता है, लेकिन हम तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो बोरमन कहता है कि मुझे फ्लैश पर भरोसा है। फिर केलिन सभी को एडमाइज्ड DTPI का एक शॉट देती है, ताकि अगर हेजमेट सूट काम न करे तो बोरमन की रेडिएशन से बच पाए। केलिन उन्हें बताती है कि इसका असर 2-3 घंटों तक रहेगा। अब वो सभी बोरमन को ट्रक में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आयरिस स्टार लेब से उन्हें रास्ता दिखाती है और बेरी अपनी
स्पीड से आगे का रास्ता चेक करता है और वापस ट्रक में आ जाता है क्योंकि आगे रास्ता साफ था। लेकिन तभी आयरिस को पॉकेट डायमेंशन के संकेत मिलते हैं क्योंकि डेव वहां आ चुका था और वो अपनी पावर से पूरे ट्रक को उठाकर नीचे गिरा देता है और ये सब जेनेट की पावर की वजह से था। डेव बेरी से कहता है कि तुम हमेशा की तरह मुझसे एक कदम पीछे हो। बेरी उसे कहता है कि तुम बोरमन को नहीं ले सकते, तो डेव कहता है कि चाहे तुम बोरमन को बचाने की कितनी कोशिश कर लो पर मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तो बेरी रिसेप्टर से डेव पर हमला करता है लेकिन राल्फ की बॉडी होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो बॉडी फ्लेक्सिबल होने के कारण साउंड वेव्स को सहन कर सकती थी। बेरी इससे बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे राल्फ की मौत याद आती है। लियो इससे डर जाता है। डेव बेरी के पास आने लगता है लेकिन तभी वहाँ सायरन आकर उन पर हमला करती है जिससे वो तीनों दूर गिर जाते हैं और डेव वहाँ से भाग जाता है। केलिन और बोरमन बाहर आते हैं और देखते हैं कि सायरन ने जोए पर गन पॉइंट कर रखी है और अब वो उन तीनों को हॉस्टेज बना लेती है। फिर हम देखते हैं कि लियो और बेरी जब स्टारलेब आते हैं तो बेरी सिस्को से कहता है कि आयरिस ने उन्हें हॉस्टेज बना लिया, इसीलिए क्या हमारे पास उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। सिस्को बेरी को बताता है कि बोरमन ने हेजमेट सूट बनाया था इसीलिए उसके हिट सिग्नल सैटेलाइट को नहीं मिल पा रहे हैं। बेरी लियो से पूछता है कि लोरा लेंस की हमशक्ल तुम्हें मारना क्यों चाहती है। लियो बताता है कि वो सायरन नेक्स है और वो एक किलर बन चुकी है। बेरी राल्फ की मौत से बहुत बुरा फील कर रहा था। आयरिस उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो बेरी उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है। तो आयरिस लियो से कहती है कि तुम्हें बेरी से बात करनी चाहिए। वहीं सिस्को हैरी के पास जाता है और वो थिंकिंग कैप पहनने लगता है ताकि वो जोए और केलिन का पता लगा सके। हैरी उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो उस थिंकिंग कैप को तोड़ देता है। सिस्को इससे काफी हैरान होता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हैरी बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और उसे टाइम वोल्ट में ले जाकर पूरी बात बताता है कि मैं अपनी इंटेलिजेंसी खो रहा हूँ और ये सब थिंकिंग कैप और डार्क मैटर की वजह से हुआ। सिस्को से कहता है कि मैंने तुम्हें डार्क मैटर का इस्तेमाल करने से मना किया था। हैरी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन तुम वाइब हो, बेरी फ्लैश है मगर मेरे पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं और ज्यादा स्मार्ट बनूं। सिस्को इससे परेशान होता है। वहीं बेरी के पास लियो आता है। वो से पूछता है कि तुम डेव के सामने फ्रीज क्यों हो गए थे जिससे हम मर भी सकते थे। बेरी बताता है कि मुझे राल्फ दिखाई दिया और मुझे उसकी याद आती है क्योंकि आज वो मेरी वजह से जिंदा नहीं है। लियो से कहता है कि तुम्हें उन बातों को बुलाना होगा। वहीं हम स्टारले में देखते हैं कि सायरन जोए, केलिन और बोरमन को लेकर सीसीपीडी जाती है। जोए सायरन से कहते हैं कि सभी ऑफिसर को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सायरन कहती है कि तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं इससे तुम्हारे साथ ही लियो को नीचा दिखा सकती हूँ कि मैंने इस जगह को भी नर्क बना दिया और वो बोरमन का हेलमेट खुलवा देती है जिसे खोलते ही सीसीपीडी के ऑफिसर बेहोश होने लगते हैं। सिस्को को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेरी और लियो वहाँ जाने के लिए निकलने लगते हैं तो आयरिस लियो को वो प्रोटोटाइप वाली कोल्ड गन देती है। वहीं जोए और केलिन अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेते हैं और उन पर रेडिएशन का असर नहीं होता क्योंकि उन्होंने केलिन का इंजेक्शन लगाया हुआ था। जोए सायरन पर हमला करते हैं लेकिन उन्हें दूर गिरा देती है। बेरी और लियो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बेरी उसे अपनी स्पीड से रोकने जाता है लेकिन उसकी साउंड वेव्स की वजह से दूर गिर जाता है। सायरन अपनी पावर से बोरमन को टॉर्चर करने लगती है जिससे रेडिएशन की रेडियस बढ़ती जाती है। केलिन और लियो मिलकर बोरमन को कूल करने लगते हैं लेकिन सायरन उन पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देती है। बेरी को होश आ जाता है। लियो से कहता है कि लोग मरने वाले हैं लेकिन बेरी राल्फ की यादों में खो जाता है। राल्फ से कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के डर से लड़ना होगा क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बेरी उसकी बात समझ जाता है और अपनी फुल स्पीड में सायरन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लियो और केलिन बोरमन को कोल्ड करने लगते हैं जिससे विस्फोट होने से बच जाता है। जोए देखते हैं कि फ्लैश वहाँ नहीं है क्योंकि ऊपर ले में चला गया था। बेरी जोए से कहता है कि राल्फ ने मुझ पर भरोसा किया मगर मैं उसे नहीं बचा सका इसीलिए उसके मरने की वजह मैं हूँ और रोने लगता है। जोए उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि केलिन सभी को बताती है कि बोरमन को आर्गस के खुफिया ठिकाने पर भेज दिया गया है। अब लियो के जाने का भी वक्त हो चुका था। सिस्को उसे एक इंटर डायमेंशनल एक्स्ट्रा पोर्टल डिवाइस देता है जिसकी मदद से ब्रिज बनाकर कहीं भी जाया जा सकता था। लियो बेरी से कहता है कि तुम बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकते हो जैसे तुमने इस अर्थ के सनाट को बनाया था और ये सब इस वजह से है क्योंकि तुम अपने आसपास के सभी लोगों के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आते
चाहते हो तुम्हें भी अपने लिए ऐसे ही पेश आना चाहिए। बेरी उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है और अब लियो वहाँ से चला जाता है। केलिन जब अपना टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि किलर फोर्स अभी भी उसकी बॉडी का एक हिस्सा है, इसीलिए उसे बाहर लाने का उसे कोई तरीका ढूंढना होगा। वहीं सिस्को जब हैरी के पास जाता है तो वो देखता है कि वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो सिस्को से कहता है कि मैं आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी यादें भूल जाऊंगा और मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो सिस्को से कहता है कि तुमने जेसी की परवरिश की है, वो तुम्हारे दिल में बसी हुई है, इसीलिए तुम उसे भूल नहीं सकते क्योंकि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भूलते। हैरी उसकी बात समझ जाता है और अर्थ 2 पर जाने से मना कर देता है, लेकिन उसे पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो सिस्को से बताता है कि हमें तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि जब बेरी की स्पीड चली गई थी तो हमने उसे लाने का तरीका खोजा और अब हमें कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ करना होगा जिसके लिए हमें पूरी टीम को इस बारे में बताना होगा। हैरी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज मैं उन सभी को ये नहीं बता सकता और वो उसे थैंक्स बोलता है। वही हम बोरमन को देखते हैं जिसे हाई सिक्योरिटी आर्गस लैब में रखा होता है और वो एआर ग्लासेस की वजह से ऐसा फील कर रहा था जैसे वो बीच के किनारे बैठा हो, मगर डियो को उसके ठिकाने का पता चल गया था। अब हम 8 साल पहले के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ यूनिवर्सिटी में मार्ली सभी को बता रही होती है कि टेक्नोलॉजी की वजह से मानव प्रगति में लगभग हर चीज में सुधार हुआ है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास जारी है दुनिया तरक्की करती रहेगी। मगर डेव इस बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि मेरे पास मानवता के लिए एक अलग ही रियलिस्टिक व्यू है। मालिश कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो डेव बताता है कि अगर हम तुम्हारे एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय की बात करें तो हमें उत्तर जानने के लिए इतिहास की तरफ देखना चाहिए। तो मालिश कहती है कि जब से टेक्नोलॉजी आने लगी तब से इंसानों की जानों को बचाया जा रहा है। तो डेव कहता है कि इससे आबादी बढ़ रही है लेकिन संसाधन नहीं, जिससे कई सारे लोग घोर गरीबी और अकाल में जी रहे हैं। लेकिन सभी डेव की इस बात से एग्री नहीं करते, इसीलिए उस पर हंसते हैं क्योंकि मालिश उनकी इस बात से एग्री नहीं करती। तो डेव कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ और कहता है कि अमृत की खोज में ताओवादियों ने गन पाउडर की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार बनाया, इसीलिए उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में याद नहीं किया जाता। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी को उन्नति के लिए यूज किया गया है उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ है, इससे मानवता को चोट पहुंचती है। जैसे डायनामाइट से कई लोगों की जाने जाती है। मालिश उसे कहती है कि तुम टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जब मालिश और डेव साथ में डेट पर जाते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे से अब प्यार हो गया था, मगर अभी भी डेव टेक्नोलॉजी से नफरत करता था। फिर जब वो कुछ दिनों बाद एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तब वो दोनों खुश थे। मालिश को डेव की एक बुक मिलती है जिसमें डेव ने टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ था कि इंसानों को बर्बाद कर देगी, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ करने का फैसला लेगा। मालिश उस बुक को पूरी पढ़ने लगती है और जब डेव वापस घर आता है तो उसे पूछती है कि क्या तुमने ही यह बुक लिखी है और क्या तुम टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक युद्ध करोगे। डेव कहता है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला बना रही है और ये सब नए नए इन्वेंशन की वजह से हो रहा है। मालिश कहती है कि ऐसा नहीं है, लोग मानव जाति को बेहतर बना रहे हैं। डेव कहता है कि तुम बहुत बोली हो, हमारे समाज को नए विचारों की आवश्यकता है। मालिश कहती है कि तुमने इस बुक में लिखा है कि टेक्नोलॉजी एक कैंसर की तरह है जिसे भगाने के लिए एक शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी, यानी कि तुम लोगों के दिमाग को वापस से रिबूट करना चाहते हो। डेव कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि इंसान अपनी तकनीकी बेसाखियों को भूल सके क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हमें मार रही है, इसीलिए हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं और हम पूरे समाज को लीड करेंगे। मालिश को लगता है कि डेव पागल हो गया है और उसे बुक पकड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब मालिश केन्या में होती है जहाँ के पानी को वो पीने लायक बनाने के लिए एक मशीन बना रही थी और वो इसमें कामयाब हो जाती है जिससे वो बहुत खुश होती है। तभी उसे डेव का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम मेरे पास वापस लौट आओ। तो मालिश कहती है कि मैं यहाँ लोगों को बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए इन लोगों को मेरी जरूरत है। तो डेव से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, जिस पर मालिश उसे कहती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दे सकती जो सोचता है कि सोसाइटी
सोसाइटी एक बीमारी है और हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी से नष्ट हो जाएगी। डेओ से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तभी डेओ को फोन पर धमाके की आवाज सुनाई देती है क्योंकि और इस साइड पर हमला हो गया था। डेओ इससे काफी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मालिश की जब आंख खुलती है तो डेओ उसके पास बैठा होता है और उसका पूरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। डेओ से बताता है कि जैसे ही मुझे धमाके की आवाज सुनाई दी मैं तुरंत यहाँ आ गया, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मालिश उसे कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं खोओगे, तुम सही कह रहे थे, टेक्नोलॉजी एक कैंसर बन चुकी है जो हमें खा रही है। और उसे बताती है कि जब एक मिलिशिया ग्रुप को मेरे द्वारा बनाए वाटर प्यूरिफायर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे हासिल करने के लिए कैसे सारे लोगों को मार दिया और ये सब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की वजह से किया। इसीलिए अब मुझे तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन पहले मैं इस बात से डर रही थी इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गई, लेकिन मैं अब और नहीं डर सकती और मुझे तुम पर बिलीव है और अब हमें सभी लोगों के ज्ञान को बढ़ाना होगा। फिर अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ डेओ मालिश को उन चीजों के बारे में बताता है जिसकी उन्हें अपने मिशन में जरूरत थी। वहीं सिस्को के पास एक ब्रिज खुलता है जिससे जिप्सी का मैसेज आता है जिसमें उसे बताती है कि डैड अब रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने तुम्हें उनकी पोस्ट लेने को कहा था, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा फैसला क्या है। तभी उसे हैरी स्पीड ले में बुला लेता है क्योंकि वो केलिन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ताकि उसका छुपा हुआ किलर फोर्स रूप फिर से बाहर आ सके, जिसके लिए सिस्को अपनी पावर से उस पर वार करता है लेकिन कुछ नहीं होता। तो हैरी उसे फुल पावर इस्तेमाल करने को कहता है जिससे बेरी हैरान होता है। वो हैरी से कहता है कि ज्यादा पावर की वजह से केलिन को चोट लग सकती है। तो हैरी उन्हें कहता है कि यह तरीका काम करेगा, हमने इसका डीएनए टेस्ट किया है जिससे कंफर्म हुआ था कि इसकी बॉडी में अभी भी डार्क मैटर मौजूद है। तो इससे बेरी, आयरिस और केलिन शॉक्ड होते हैं। बेरी उसे कहता है कि तुमने भी टेस्ट किया था कि केलिन के अंदर अब कोई डार्क मैटर नहीं है, तो तुम ये सब कैसे भूल सकते हो। सिस्को सभी को बता देता है कि हैरी ठीक नहीं है, जिससे अब हैरी को सभी को सच बताना पड़ता है कि मैं अब अपनी बुद्धि खो रहा हूँ और ये सब थिंकिंग कैप के साथ डार्क मैटर का इस्तेमाल करने से हुआ क्योंकि इससे मैंने सिनेप्स को भारी चोट पहुंची जिससे मेरा दिमाग तेज होने की बजाय धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। बेरी उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग कब तक बिल्कुल खाली हो जाएगा। हैरी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अभी मैं सोचने का काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ज्यादा जोर देता हूँ उतना ही ज्यादा भूलता जाता हूँ, इसीलिए कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पाऊंगा। सभी इससे बहुत परेशान होते हैं। केलिन उसे कहती है कि हम और सिस्को मिलकर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तो हैरी कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं उस थिंकिंग कैप के साथ बहुत जुड़ गया था और अब वैसे भी मेरी मदद कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत जल्दी खत्म हो रही है। बेरी सभी से कहता है कि केलिन की पावर चली गई और हैरी का दिमाग, और ये सब डेओ की चाल है क्योंकि वो हमें अलग करना चाहता है, मगर हम सभी एक फैमिली है इसीलिए हम डेओ को हरा देंगे। सभी उसकी बात से एग्री करते हैं। वहीं हम वेंडरमेयर स्टील कंपनी को देखते हैं जिसमें डेओ मालिश के साथ अलॉय 1771 चुराने के लिए पहुंच जाता है। वह आसानी से किलगोर और राल्फ की पावर का इस्तेमाल करके गेट खोल लेता है। डेओ मालिश को बताता है कि यह अलॉय 400% से अधिक क्षमता पर शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अब वो अपनी पावर से उन अलॉय को छोटा कर लेता है और वो उन्हें लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड वहां उन्हें रोकने आ जाता है। तो डेओ अपनी पावर से उसकी गन को उसके हेड पर रख देता है और उसे शूट करवाने लगता है। तो मालिश उसे कहती है कि हमें जो चाहिए वो मिल गया है, इसीलिए हमें इसे मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेओ उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन हम देखते हैं कि जोए, बेरी और आयरिस जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचते हैं तो वहाँ उस गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। जोए बेरी को बताते हैं कि यहाँ से एक गुप्त टेक्नोलॉजी को चुराया गया है और इस गार्ड ने सुसाइड किया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसकी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी और इसका एक बच्चा भी है। बेरी समझ जाता है कि डेओ ने जरूर यहाँ से कुछ चुराया होगा क्योंकि हाई सिक्योरिटी लॉक बिना किसी तोड़फोड़ के खोला गया था। बेरी अपनी स्पीड से वहाँ मौजूद फाइल को चेक करने लगता है ताकि पता चल सके कि यहाँ से क्या चोरी हुआ है और उसे पता चलता है कि अलॉय 1771 चोरी हुआ है, लेकिन ये अलॉय 1771 क्या है इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि डेओ को इसकी जरूरत क्यों है। तभी आयरिस वहाँ जाती है जो इन्हें बताती है कि वो अलॉय एक सोलर पैनल की तरह थी, 400% तक ज्यादा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता थी। बेरी सिस्को से कहता है कि तुम्हें वाइप करके पता लगाना होगा कि डेओ क्या कर रहा है। तो सिस्को से कहता है कि मैं डेओ की किसी भी चीज को वाइप नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पावर कम है। तो बेरी उसे कहता है कि तुम जिप्सी के साथ मिलकर ये कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें
उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। तो सिस्को को ना चाहते हुए भी बेरी की बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि जो है हैरी के साथ कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। वो हैरी से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक मदद की जरूरत है, तुम्हें सेसिल का ध्यान भटकाना होगा। हैरी कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो जो है बताते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो सेसिल अपनी टेलीपैथी पावर से इसका पता लगा लेगी, इसीलिए सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो क्योंकि हमारी टीम में तुम्हारे अलावा सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हैरी भी उसकी बात मान लेता है। फिर हम स्टारले में देखते हैं कि जिप्सी अब अर्थ 1 पर आ जाती है और अब सिस्को और जिप्सी उस गन से वाइप करने की कोशिश करते हैं जिससे उस गार्ड ने खुद को मारा था। वो जब वाइप करते हैं तो उन्हें कंटेनर दिखाई देता है और वो सभी को बताते हैं कि हमने एक डॉक पर नंबर 16 का एक शिपिंग कंटेनर देखा, जिससे उन्हें लगता है कि शायद डेओ अब उसे चुराने वाला होगा। इसीलिए बेरी सिस्को और जिप्सी के साथ वहाँ डॉक पर पहुंच जाता है। तभी डेओ वहाँ जाता है और उन्हें कहता है कि इस कंटेनर में जो चीज थी उसे मैंने पहले हासिल कर लिया है। बेरी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डेओ से पॉकेट डायमेंशन से बर्फीली जगह पर भेज देता है। फिर वो सिस्को और जिप्सी पर भी हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। सिस्को इससे काफी परेशान होता है कि उन्हें वाइब में सही कंटेनर क्यों नहीं दिखाई दिया क्योंकि डेओ ने कंटेनर 18 से चीजें चुराई थी। जिप्सी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, इसीलिए तुमने वाइब करते समय ठीक से कोशिश नहीं की। तो सिस्को से कहता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो और दोनों लड़ने लगते हैं। सिस्को कहता है कि हम इस तरह साथ में जॉब नहीं कर सकते। तभी बेरी भी वहां जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम किस जॉब की बात कर रहे हो। फिर हम स्टारले में देखते हैं जहाँ बेरी सिस्को से कहता है कि ब्रीचर रिटायर हो गया है, इसीलिए तुम्हें उसकी जगह जॉब करने की ऑफर की गई है, लेकिन तुमने अभी तक जिप्सी और ब्रीचर को कोई जॉब नहीं दिया, मगर तुम क्या फैसला लोगे। तो सिस्को बताता है कि मैं सबसे ज्यादा जिप्सी के साथ रहना चाहता हूँ। बेरी से कहता है कि तुम दोनों अभी साथ में काम कर रहे हो, इसीलिए शायद तुम्हारे लिए अभी ये फैसला लेना मुश्किल नहीं होगा, मगर हम तुम्हारे बिना डेओ को नहीं हरा सकते। तुम हमारे लिए एक हिडन वेपन हो, इसीलिए तुम दोनों को अभी साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो सिस्को से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो बेरियो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो फुल स्पीड में जाकर जीटस में जिप्सी के पास पहुंच जाता है, मगर जिप्सी काफी परेशान होती है। वो से कहती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। बेरियो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिस्को की वजह से परेशान हो, मगर सिस्को सोचता है कि अगर उसने ब्रीचर की जॉब ले ली तो हम अकेले हो जाएंगे, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि सिस्को अपने दिल की सुने, उसे जो करना है वो करे, वो हमारी चिंता न करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में आपस में बात करो। और उसे स्टार लैब में सिस्को के पास ले आता है और उन्हें आपस में बात करने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ अलर्ट अलार्म बजने लगता है क्योंकि बोइंग लैब और जेमिसन इंस्टीट्यूट में से चीजें चोरी होने के सिग्नल मिल रहे थे। आइरिस बताती है कि डेओ ने 3 सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है। तो बेरी कहता है कि डेओ जो चाहे वो ले रहा है और रास्ते में आने वाले किसी को भी मार रहा है, इसीलिए सिस्को से कहता है कि हमें उसका पता लगाना होगा। तो सिस्को कंटेनर के लॉक को लिए जिप्सी से कहता है कि हमें वाइप करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जब वो कोशिश करते हैं तो दोनों दूर गिर जाते हैं क्योंकि उन दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल पाने की वजह से वो साथ में वाइप नहीं कर पा रहे थे। फिर केलिन उनका टेस्ट करती है और बेरी को बताती है कि अब ठीक है, लेकिन एक कपल के रूप में नहीं। तो बेरी उनसे बात करने के लिए जाने लगता है तो आइरिस उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले ही तुमने काफी कुछ कर लिया है, मगर हम दोनों उन्हें इस तरह से सलाह नहीं दे सकते। तो बेरी उसे कहता है कि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी हमारी टीम एक धागे से लटकी हुई है। डेओ काफी ज्यादा निर्दोष लोगों को मार रहा है, टेक्नोलॉजी के टुकड़े चुरा रहा है और भगवान जाने क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए हमें सिस्को और जिप्सी को साथ करना होगा। आइरिस उसे कहती है कि तुम सभी को साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सिस्को हमारा परिवार है और जब परिवार को दुख होता है तो हम सभी को दुख होता है, इसीलिए फैसला उन दोनों का होगा कि अलग रहना चाहते हैं या साथ। बेरी को इससे समझ आता है कि डेओ जो इतने सारे टेक के टुकड़े बना रहा है उससे वो एक चीज नहीं बल्कि कई चीजें बनाना चाहता है। वहीं एरी सेसिल के पास होती है क्योंकि उसने उसे टेस्ट करने के बहाने यहाँ बुला लिया था जैसा जोए ने कहा था। हैरी इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि वो जल्दी मंद बुद्धि हो जाएगा। सेसिल उसे समझाती है कि तुम हमेशा वही आदमी रहोगे जो अभी हो, भले ही तुम में जरा भी दिमाग नहीं रहेगा, लेकिन तुम अपने दिल की सुनना। हैरी उसके बाद समझ जाता है और वो एलो 77 पर रिसर्च करने लग जाता है, मगर सेसिल अपने टेलीपैथी से नोटिस करती है कि उसका दिमाग काम करने से पहले ही उसकी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन को मिटा रहा था, लेकिन सेसिल अपनी पावर से उन्हें नोटिस कर पा रही थी, इसलिए वो बोर्ड पर उन कैलकुलेशन को लिखने लगती है। हैरी से हैरान होता है कि तुमने कैसे किया, तो सेसिल बताती है कि मैं तुम्हारी दिमाग की चीजें गायब होने से पहले ही उन्हें देख लेती हूँ। तो हैरी से खुश होता है क्योंकि अब जो उसे कैलकुलेशन करनी थी उसे सेसिल पूरा कर सकती थी। वही सिस्को जिप्सी को बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्रीचर की जॉब नहीं कर सकता। तो जिप्सी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, पर क्या मुझे तुम्हें पाने के लिए अपना सब काम छोड़ना होगा और यहाँ आना होगा। तो सिस्को से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एजेंसी छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा, मगर मैं तुमसे इतना अलग नहीं रह सकता। तभी बेरी उन्हें ऊपर ले में बुला लेता है और उन्हें कहता है कि डेओ जो टेक बना रहा है उससे वो 5 सैटेलाइट बनाने वाला है जो एक साथ काम करेगी, लेकिन वो अभी भी अलग अलग है, जिन्हें जोड़ने के लिए डेओ को भारी मात्रा में कंप्यूटेशनल पावर की आवश्यकता होगी ताकि वो सभी सैटेलाइट के बीच नेविगेशन को ट्रायंगुलेट कर सके। केलिन कहती है कि जैसे कि कोई क्वांटम कंप्यूटर। सिस्को बताता है कि मर्क्यूरी लैब में ऐसे कई सारे सिस्टम है जिससे उन्हें समझ आता है कि डेओ अभी वहीं गया होगा। वहीं डेओ मालिज के साथ मर्क्यूरी लैब में पहुंच जाता है जहां 5 क्वांटम कंप्यूटर को छोटा करके हासिल कर लेता है, मगर तभी बेरी वहां आकर उसे जोर से हिट करता दूर गिरा देता है। सिस्को भी मालिज को पकड़ लेता है और अब बेरी अपनी फुल स्पीड की मदद से डेओ पर लाइटनिंग बोल्ट फेंकता है जिससे डेओ उन पर हमला नहीं कर पाता और अब जिप्सी भी डेओ पर हमला करने लगती है ताकि वो कुछ ना कर सके। मालिज उन्हें कहती है कि तुम उसे मार दोगे और वो सिस्को पर अपनी तलवार से हमला करने लगती है, जिससे जब जिप्सी मालिज पर हमला करती है तो डेओ वापस खड़ा हो जाता है और उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है। तभी केलिन वहां जाती है और वो कोल्ड गन से डेओ पर हमला करके उसे फ्रीज कर देती है, मगर डेओ सोनिक पल्स पावर से आजाद हो जाता है और केलिन को जेनेट की पावर से फ्रीज कर देता है। डेओ से कहता है कि तुम यहाँ इसलिए आई ताकि मैं तुम्हें डराऊं और तुम्हारा किलर फोर्स रूप बाहर आ सके, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और वो जिप्सी को मारने लगता है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता। मालिज क्लिफर्ड से कहती है कि वो निर्दोष है और अब तुम और निर्दोष लोगों की जान नहीं ले सकते क्योंकि हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। तो क्लिफर्ड उसकी बात मानकर उसे छोड़ देता है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाते ही सभी नॉर्मल हो जाते हैं। सिस्को जिप्सी के पास जाता है, जिप्सी को भी होश आ जाता है जिससे वो खुश होती है। फिर हम एक दिन बाद का सीन देखते हैं जब पूरी फ्लैश टीम स्टार लैब में होती है। आयरिस सभी को बताती है कि पिछले 12 घंटों से कोई चोरी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि डेओ ने अपनी जरूरतों का सभी सामान चुरा लिया है, मगर हमें अभी भी कुछ पता नहीं चला कि वो इन सैटेलाइट से क्या करने वाला है। तभी वहाँ हैरी आ जाता है जो ने बताता है कि मैं जानता हूँ कि डेओ का प्लान क्या है और सेसिल के साथ सभी को बताता है कि डेओ ने सैटेलाइट को बनाने के पुर्जे चुराए होंगे। वो 30 क्यूबिक क्वांटम सिस्टम है और हर एक सिस्टम इतना कैपेबल है जो 10 मिलियन मेगावाट जितना होगा कि वो कंसंट्रेटेड डार्क मैटर को धरती पर भेज सके, जिससे वो डार्क मैटर सभी इंसानों के दिमाग को प्रभावित करेगा और उन्हें वापस से रिबूट कर देगा, जिससे सभी इंसान सिंप्लीफाइड स्टेट में चले जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, यानी कि उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाएगा जैसे मेरा हो रहा है। फिर डेओ सभी को लीड करेगा। वहीं फिर हम अर्थ 19 के कलेक्टर एजेंसी हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ जिप्सी सिस्को को लेकर जाती है क्योंकि वो दोनों अलग होने वाले थे, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब सिस्को वापस अर्थ 1 पर लौट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो सेसिल को बेरी के अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जहाँ सभी उन्हें सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज सेसिल की गोद भराई थी। सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं हम डेओ के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ अब मालिश डेओ से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो मोस्टे की तरह निर्दोष लोगों को मारने लगा था। इसीलिए वो डेओ की बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि शुरुआत में हमने डिसाइड किया था कि हम लोगों को ज्ञान देंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा इरादा बदल गया है, तुम लोगों पर राज करना चाहते हो, इसीलिए मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डेओ आगे बढ़ता है क्योंकि उसे वापस कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मालिश को पहले ये पता था, इसीलिए उसने खुद को सेल में बंद कर लिया था। डेओ से कहता है कि हम फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, तुम मेरी वाइफ हो, तुमने मेरे लिए व्रत रखा। मालिश उसे कहती है कि मेरा पति मर चुका है, थिंकर ने सबसे पहले उसका शिकार किया और तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। डेओ उस सेल को तोड़ने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता और मालिश उस शेयर से पॉकेट डायमेंशन खोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम एंड का सीन देखते हैं जहाँ नोरा सेसिल के पास एक डिलीवरी गर्ल बनकर आती है और उसे आने वाले बेबी के लिए एक पार्सल देती है, मगर जैसे ही
ही आयरिस वहाँ आने लगती है, वो वहाँ छिप जाती है और सुपर स्पीड में वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी एक स्पीडस्टर थी। फिर अब हम देखते हैं कि बेरी जब सो रहा होता है तो उसे किसी चीज के गिरने की वॉइस आती है और जब वो नीचे जाता है तो आयरिस डेओ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, इसलिए वहाँ चारों तरफ सामान बिखरे हुए थे। बेरी उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो आयरिस उसे बताती है कि जब रात में मेरी आँख खुली तो मुझे नींद नहीं आई और मैंने डेओ और उसकी मशीन के बारे में बहुत रिसर्च किया और हमें पता चला कि वो क्या प्लान बना रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में एक आर्टिकल तैयार करूँ क्योंकि पूरी सिटी इस बात से बेखबर है कि डेओ क्या करने वाला है। मैं आर्टिकल के जरिए उन्हें सावधान करना चाहती हूँ ताकि सभी लोग अपनी खुद की सुरक्षा कर पाए। फिर वो नहाने चली जाती है। बेरी से थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर हम स्टार लैब का सीन देखते हैं जहाँ केलिन सभी को बताती है कि मैंने हैरी और सिस्को ने पूरी रात जाकर डेओ के सैटेलाइट पर रिसर्च की, जिससे हमें पता चला कि वो 5 सैटेलाइट को दुनिया के अलग अलग कोनों में लॉन्च करने वाला है, जिससे प्रत्येक सैटेलाइट क्वांटम कंप्यूटर से जुड़ जाएगा, जिससे एक साथ डार्क मैटर का विस्फोट होगा, जिससे सभी इंसानों के दिमाग के कॉर्टेक्स को रिबूट करेगा और इस धरती के हर मैन, वुमेन और बच्चों के ब्रेन खाली हो जाएंगे जो ये कहते हैं कि हमें इन सैटेलाइट को लॉन्च होने से रोकना होगा। तो केलिन उन्हें कहती है कि हम उसे कैसे रोकेंगे। उसके पास सभी मेटा की पावर है जिससे आसानी से उन सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है क्योंकि हम किसी गन से उस सैटेलाइट को शूट भी नहीं कर सकते। डेओ के पास किलगोर की पावर है जिस पर बेरी कहता है कि हमें वार करने के लिए किसी ऐसी चीज को ढूंढना होगा जो टेक में ना आती हो, जैसे कोई जैविक हथियार जिसे किलगोर की पावर कंट्रोल ना कर पाए। तो सभी अलग अलग होकर काम पर लग जाते हैं। हैरी सिस्को से कहता है कि डेओ अभी कोई एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है, अगर मेरे पास मेरी बुद्धि होती तो मैं इस बात का पता लगा सकता था। सिस्को को एक आइडिया आता है कि वो काउंसिल ऑफ वेल्स से हैरी की बुद्धि वापस लाने का तरीका खोज सकते हैं, इसीलिए वो दूसरी दुनिया के एरिसन से होलोग्राम पर बात करते हैं, लेकिन वो हैरी की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि हैरी के पास बुद्धि नहीं थी और हर यूनिवर्स के हैरी की यही पहचान थी कि उसके पास इंटेलिजेंसी हो, इसीलिए उसकी मदद करने से मना करके चला जाता है। इससे हैरी बुरा फील करता है तो सिस्को से कहता है कि हमें दूसरे यूनिवर्स के हैरिसन की एक नई काउंसिल बनानी चाहिए जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जोए को ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ते पढ़ते सर में दर्द होने लग गया था, इसीलिए वो केलिन के पास दवाई लेने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक्यूपंक्चर से कुछ कर रही है। केलिन उन्हें बताती है कि जब मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में क्रायोजेनिक विसंगति है, इसीलिए मैं हर वो मेडिकल टेस्ट कर रही हूँ जिससे मैं किलर फ्रोस्ट को वापस ला सकूं। जोए उसे कहते हैं कि क्या तुम सच में उसे याद करती हो। केलिन कहती है कि किलर फ्रोस्ट मेरा हिस्सा थी और अभी हाल ही में मैंने उसे एक्सेप्ट किया था और हम दोस्त बने थे, लेकिन फिर डेओ ने उसे मुझसे छीन लिया। जोए कहते हैं कि जब भी मुझे किसी मिसिंग व्यक्ति को ढूंढना होता है तो मैं अलग दिशा में सोचना शुरू करता हूँ। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। केलिन को इससे एक आइडिया आता है और वो सभी को बताती है कि हमें एक टेक फ्री प्रोजेक्टाइल चाहिए ताकि हम डेओ के सैटेलाइट को रोक सके, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसके पास टेक फ्री हथियार हो, उसका नाम है अनुमेट ब्लैक। सभी से हैरान होते हैं तो केलिन कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो बुरी है, लेकिन उसकी साइकिक एल निको शार्ट्स पावर बहुत खतरनाक है और वो टेक फ्री भी है। बेरी उसे कहता है कि हम उसका भरोसा नहीं कर सकते, उसने तुम्हें किडनैप कर लिया था और उसने मुझे बेचने की कोशिश की, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। तो केलिन कहती है कि किलर फोर्स भी क्रिमिनल थी, लेकिन हमने उसके साथ काम किया। तो बेरी कहता है कि क्या वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो केलिन बताती है कि मैंने उसका एक अलग रूप देखा है, पहले भी उसने मेरी मदद की थी जब मैं किलर फोर्स से जूझ रही थी, इसीलिए अब भी हमारी मदद कर सकती है। और अब वो दोनों अनुमेट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ नोरवॉक होता है जिसके गार्ड बेरी पर गन पॉइंट कर देते हैं, मगर बेरी अपनी स्पीड से उसकी गन छीन लेता है। केलिन नोरवॉक से पूछती है कि अनुमेट कहाँ है। नोरवॉक बताता है कि मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, महीनों से मैंने उसे नहीं देखा, मुझे लगता है कि वो मर चुकी है। फिर वो स्टार लैब आ जाते हैं जहाँ अनुमेट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पहले एक फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी है और उसने डार्क मैटर की चपेट में आने से पहले कोई क्राइम नहीं किया था, जिससे आप सभी को लगता है कि अनुमेट उनकी मदद कर सकती है, इसीलिए उसे ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। बेरी आयरिस से बात करता है और उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि सभी को डेओ के बारे में बताना ठीक होगा। तो आयरिस उसे कहती है कि आगे जाने पर उन्हें पता चली जाएगा। बेरी कहता है कि तुम अपना आर्टिकल जब तक पोस्ट मत करना जब तक ये पूरा ना हो जाए।
है। आयरिस उसकी बात मान लेती है। वहीं सिस्को हैरी के लिए नई काउंसिल ऑफ वेल्स बनाता है। हैरी देखता है कि उसमें एच वेल्स भी है जो पुरानी काउंसिल टीम में था। एच वेल्स बताता है कि हम तीनों को ही टीम से बाहर कर दिया था जो अर्थ 24 से था। वो कहता है कि हमें निकाला नहीं गया बल्कि हम खुद बाहर हुए हैं। सिस्को उन तीनों को शांत करता है और कहता है कि हमें हैरी की मदद करनी है। हैरी उन्हें बताता है कि मैं अपनी बुद्धि खो रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुद्धि को वापस पाने में मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी टीम की मदद कर सकूं। हैरिसन एच भी काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम दिल खोलकर तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं जो केलिन के साथ बाजार में पहुंचते हैं जहां अनुमेट के नए कसिनो में पहुंचते हैं जो एक शॉप के पीछे हुआ करता था। केलिन को अनुमेट नजर आ जाती है और जोए अपना बेस दिखाकर सभी को बाहर निकाल देते हैं। जोए और केलिन को वहां देखकर अनुमेट अपने शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेती है। यह देखकर जोए बेरी को वहां बुला लेते हैं। अनुमेट बेरी से कहती है कि तुम शहर के सभी अपराधी को रोकते होंगे लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते और वो टेक फ्री पीसेस से उस पर हमला करती है। लेकिन बेरी उसके वार से बचकर उस टुकड़े को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो उसे स्टार लैब ले आते हैं जहाँ आयरिस उसे डेओ के बारे में बताती है कि वो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिससे वो सभी इंसानों के दिमाग को मिटा देगा। अनुमेट कहती है कि यह बहुत दुखद होगा, प्रोफेसर सभी लोगों को मंद बुद्धि कर देगा। बेरी अनुमेट से कहता है कि क्या तुम हमारी डेओ को रोकने में मदद करोगी। अनुमेट उसे कहती है कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है जबकि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें वार्डन से खरीदने की कोशिश की थी। तो बेरी अपना मास्क हटा देता है। केलिन उसे पूछती है कि क्या तुम हमारी मदद करोगी। अनुमेट सोचती है कि अगर डेओ सभी को मंद बुद्धि बना देगा तो ये मेरे बिजनेस के लिए बेकार होगा और वो उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, मगर वो कहती है कि मुझे डेओ को रोकने के लिए अपने शार्ट्स के और अधिक टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो बेरी उसे पूछता है कि तुम्हें टुकड़े पहले कहाँ मिले थे। अनुमेट बताती है कि जब मैं प्लेन में थी तो कड़ाक विस्फोट हुआ और वो टुकड़े एक मिलिट्री फैसिलिटी के रास्ते में कार्गो बे में थे, लेकिन पिछले हफ्ते ही किसी ने वो जगह लूट ली। तो बेरी उन टुकड़ों को ढूंढने के काम पर लग जाता है। आयरिस अनुमेट को अपने साथ ले जाती है और से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं तुम्हें यहाँ डेओ को रोकने नहीं लाई थी। और उसे बताती है कि अब किलर फोर्स चली गई है और मैं उसे वापस नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि डेओ ने मेरी पावर छीन ली, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि पहले भी तुमने ट्रांसमोड्यूलर जेनेटिक स्प्लाइसर से मेरी मदद की थी और किलर फोर्स पर काबू करना सिखाया था। अनुमेट उसे कहती है कि अगर मैं अपना स्प्लाइसर तुम्हें दूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। केलिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करूंगी, अगर तुम मुझे स्प्लाइसर दोगी तो किलर फोर्स का तुम पर एक एहसान रहेगा। अनुमेट कहती है कि यह बहुत अच्छा ऑफर है लेकिन वो स्प्लाइसर भी उन्हीं शार्ट्स के साथ चोरी हो गया था। तो केलिन कहती है कि हम तुम्हारे शार्ट्स को ढूंढ लेंगे। वहीं हैरी की काउंसिल अभी भी चल रही थी मगर वो तीनों हैरिसन वेल्स इधर उधर की बातें कर रहे थे, इसलिए हैरी सिस्को से कहता है कि इससे मेरी होशियारी होने में कोई मदद नहीं हो रही है। तो वो तीनों एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हैरी को इससे बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने इतना समय बर्बाद कर दिया। वहीं अनुमेट के साथ बेरी और केलिन उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ एक कंटेनर के अंदर उसने अपने शार्ट्स को छुपाया हुआ था। बेरी को वहाँ एक काला पदार्थ दिखाई देता है जिसका जब वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो हेमाटोक्सी जहर है जिससे इस कंटेनर के दरवाजे को खोला गया था। इससे अनुमेट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यह काम नॉर्वॉक का था क्योंकि उसकी आंख से हेमाटोक्सिक जहर निकलता था। अब वो नॉर्वॉक को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि अपने पुराने अड्डे पर भी नहीं था। जोए को केलिन का बर्ताव अजीब लगता है, इसीलिए केलिन सभी को बता देती है कि मेरी अनुमेट के साथ डील हुई है कि वो मुझे उसके स्प्लाइसर से ठीक कर देगी जो उन शार्ट्स के साथ है। बेरी उससे पूछता है कि तुमने पहले हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो केलिन कहती है कि मैंने वादा किया था कि अगर उसने मेरी मदद की तो किलर फोर्स उसका एक काम करेगी। जोए उसे कहते हैं कि क्या इतना जरूरी है। केलिन कहती है कि उस स्प्लाइसर के अलावा मैं हर तरीका अपना चुकी हूँ जिससे मैं किलर फोर्स को बाहर ला पाऊँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकी, इसीलिए मेरा आखिरी मौका है। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अनुमेट को भी उसके लिए बुरा लगता है। वहीं हैरी वर्क स्टेशन की सफाई कर रहा होता है। सिस्को उसके पास आता है तो हैरी उसे कहता है कि अब मेरी बुद्धि को वापस नहीं ला सकते और तुम मेरी वजह से अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो। काउंसिल ऑफ वेल्स से कुछ नहीं हुआ जबकि तुम उस टाइम में अपनी टीम की मदद कर सकते थे।
थे, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। सिस्को उसके इस बर्ताव को देखकर हैरान होता है और उसे कहता है कि काउंसिल ऑफ वेल्स ने भले ही तुम्हारी बुद्धि न लौटाई हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें बहुत रियल बना दिया है क्योंकि तुमने अभी कोई सामान नहीं फेंका। तो हैरी भी उसकी बात से एग्री करता है और बताता है कि सेसिल ने भी कहा था कि बुद्धिमान होने के और भी तरीके हैं, जैसे अपने दिल को खुला रखो। वहीं बेरी आयरिस के पास जाती है जो उसे अपना आर्टिकल देती है जो उसने कंप्लीट कर लिया था। आयरिस समझ जाती है कि बेरी नहीं चाहता कि वो डेओ के बारे में सभी लोगों को बताए, इसीलिए उसे समझाती है कि हमें लोगों को जानकारी देनी होगी क्योंकि उसका लक्ष्य लोगों की मेमोरी छीनना है। यदि हम इस आर्टिकल को पब्लिश नहीं करेंगे तो हम भी डेओ की तरह ही होंगे जो लोगों को अंधकार में रख रहा है। तो बेरी कहता है कि यह बहुत जोखिम भरा है। आयरिस उसे कहती है कि फ्लैश पर लोगों ने हमेशा से विश्वास किया है, इसीलिए तुम्हारी बारी है कि तुम लोगों पर विश्वास करो। वहीं केलिन उदास बैठी होती है तो अनुमेट उसके पास जाती है। केलिन उसे बताती है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मैं काफी कोशिशों के बाद भी किलर फोर्स को बाहर नहीं ला पाई। अनुमेट उसे कहती है कि मुझे तुम्हें इस तरह टूटा हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे तुम खुश हो जाओगी। और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पहले इस प्लास्टर से ठीक नहीं किया। केलिन इससे हैरान होती है। अनुमेट कहती है कि जब तुम मेरे पास आई तो तुम अंदर से टूट चुकी थी, इसलिए मैंने वो टेक का टुकड़ा तुम्हारे सर पर रखा, मगर उसने कुछ काम नहीं किया। तो केलिन कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। अनुमेट बताती है कि तुमने उस पर विश्वास किया, इसीलिए उसने पिलिसिबो यानी एक दवाई की तरह काम किया। पिलिसिबो से अनुमेट को याद आता है कि नोरो कहाँ होगा और वो सभी को इस बारे में बता देती है कि वो रंडल सब स्टेशन नाम की अंडरग्राउंड फैक्ट्री में छिपा होगा, इसीलिए वहाँ जाने के लिए निकलने लगते हैं। वहीं हम उस अंडरग्राउंड फैक्ट्री में नोरो को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ उन शार्ड्स की डील कर रहा था। तभी वहाँ फ्लैश पहुंचकर नोरो के गार्ड पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। अनुमेट भी वहाँ जाती है। बेरी उसे कहता है कि तुम इसे मार नहीं सकती, मगर वो उसकी नहीं सुनती और उस पर शार्ड से हमला करती है, लेकिन बेरी उसे बचा लेता है और अनुमेट से कहता है कि हम किसी को मार नहीं सकते। तभी नोरोक अपने आंख वाले सांप को बाहर निकालकर उन पर हमला करता है, लेकिन बेरी उसे दूर गिरा देता है, मगर वो बेरी पर अपना जहर छोड़ देता है। वहीं वो गुंडे शार्ड्स लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन जो है उनकी कार पर हमला करके उन्हें रोक देते हैं। बेरी की हालत काफी खराब होने लगती है। अनुमेट नोरवक पर हमला करती है, लेकिन वो अपनी गन से उन सारे शार्ड्स को अपनी गन में खींच लेता है और उसे कहता है कि अब तुम इन चीजों को मेरे खिलाफ यूज नहीं कर सकती, और अपनी आंख से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेरी अपनी बॉडी को वाइब्रेट करके उस जहर को बाहर निकाल देता है। वहीं जोय और केलिन पर वो गुंडे हमला करते हैं, मगर वो कोल्ड गन की मदद से उन्हें बेहोश कर देते हैं और उस ट्रक का गेट खोल देता है, जिससे वो शार्ड्स अनुमेट के पास आ जाते हैं, जिससे अनुमेट वार्डन के मुंह को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। बेरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिससे उसे छोड़ देती है, मगर उसके सांप को काट देती है। नोरवॉक वहाँ से भाग जाता है। अनुमेट भी वहाँ से जाने लगती है। तो बेरी उसे कहता है कि हमारी डील हुई थी कि तुम डेओ की सैटेलाइट को रोकने में हमारी मदद करोगी। जो ये समझ जाते हैं कि वो कभी उनकी मदद नहीं करना चाहती थी, वो तो बस अपने शार्ड्स हासिल करना चाहती थी। केलिन अनुमेट से कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम भी बाकी लोगों की तरह मंद बुद्धि हो जाओगी। तो अनुमेट उन शार्ड से एक गोला बनाकर उसे कहती है कि तुम इन टुकड़ों से उस सैटेलाइट को रोक सकती हो। फिर वो उन सभी शार्ड्स की मदद से वहाँ से चली जाती है। फिर हम स्टार लैब का सीन देखते हैं, जहाँ बेरी सभी से कहता है कि हम अल्निको मेटल प्रोजेक्टाइल से डेओ को रोक सकते हैं। जो है सिस्को से कहते हैं कि क्या तुम स्पेस में वाइप करके इससे डेओ की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हो। सिस्को कहता है कि मेरी पावर स्पेस में काम नहीं करती, जिस पर केलिन कहती है कि हमें सैटेलाइट को लॉन्च करते वक्त ही उन्हें ब्लास्ट करना होगा। हैरी सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि डेओ ने अभी तक सैटेलाइट इसीलिए लॉन्च नहीं किया क्योंकि मालिश ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसलिए डेओ को सैटेलाइट को प्रोग्राम करने में और वक्त लग रहा होगा। अब बेरी आयरिस से कहता है कि हमें तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश कर देना चाहिए क्योंकि जैसे आज अनुमेट ने हमारी मदद की, इससे आयरिस खुश होती है। फिर अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ बेरी सो रहा होता है। तभी आयरिस उसे बताती है कि मैंने जो आर्टिकल पोस्ट किया था उस पर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो मदद करना चाहते हैं, और उन्होंने डेओ की लोकेशन भी भेजी थी जहाँ उन्होंने डेओ को देखा था। बेरी से खुश होता है कि अब डेओ उनसे छिप नहीं सकता। फिर अब हम आर्गस की एक खुफिया ब्लैक ऑफ साइट को देखते हैं, जहाँ बोरमन को रखा हुआ था। वहाँ डेओ एजेंट डीगल के बेस में पहुंच जाता है। गार्ड उसे सिक्योरिटी क्वेश्चन और डीएनए चेक करता है, मगर डेओ मेटा पावर से डीएनए और क्वेश्चन का जवाब दे देता है, जिससे उसके अंदर जाने के लिए गेट खोल दिए जाते हैं।
हैं, मगर डेव डेमनर की वजह से अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्हें डेमनर बंद करने को कहता है और बहाना बनाता है कि मेरा हाथ धमाके की चपेट में आ गया था, इसीलिए इसमें माइक्रोचिप लगा है जो डेमनर की फ्रीक्वेंसी को सहन नहीं कर सकता। तो गार्ड टेक्नीशियन को कॉल करके ब्रिज बंद करने को कहता है, जो आयरिस का ही आर्टिकल पढ़ रही होती है। जैसे ही डेमनर ऑफ होता है तो डेव अपनी पावर से उन गार्ड को मार देता है और अंदर आ जाता है। अंदर सभी गार्ड उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी सभी मेटा की पावर का यूज करते हुए एक एक करके सभी गार्ड को मारने लग जाता है। यह बहुत ही एपिक सीन होता है जहाँ डेव सभी मेटा की पावर का यूज करता है और सभी को खत्म कर देता है। वो टेक्नीशियन आयरिस के आर्टिकल पर मैसेज कर देती है कि डेव बोरमन को लेने आ रहा है, मगर तभी डेव वहाँ भी सभी चीजों को हैक कर लेता है। वो टेक्नीशियन इससे बहुत डर जाती है और अब डेव बोरमन की न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने लग जाता है। वही हम बेरी को देखते हैं जो अपनी फुल स्पीड में सभी स्पेस सेंटर को चेक करने लगता है ताकि वो पता कर सके कि डेव अपने सैटेलाइट कैसे लॉन्च करने वाला है। बेरी जब स्टारलैब आता है तो सिस्को और आयरिस को बताता है कि मैंने हर लॉन्च पैड को चेक किया, मगर डेव किसी भी लॉन्च पैड से सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने जा रहा है। आयरिस सिस्को से कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सैटेलाइट एयरफील्ड से ही लॉन्च करने वाला है। सिस्को से बताता है कि डेव 5 सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहा है, इसीलिए उसे एयरफील्ड की जरूरत होगी और मुझे लगता है कि मालिश के डेव को छोड़ने की वजह से उसे अपने प्लान को पूरा करने में वक्त लग रहा है। और वो बेरी को अनुमेट का चार्ज देते हुए कहता है कि जब वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो तुम उसे बर्बाद कर देना। तभी वहाँ हैरी आता है जिसका अब दिमाग बहुत खाली हो गया था, इसीलिए उन्हें कहता है कि कोई डेव के बारे में आर्टिकल लिख रहा है, इसीलिए हम उसे ढूंढ ले तो डेव तक पहुंच सकते हैं। आयरिस उसे बताती है कि मैंने ब्लॉग लिखा है, तो हैरी को याद आता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर वो चेयर से टकरा जाता है। बेरी देखता है कि आयरिस के ब्लॉग पर 400 के व्यूज हैं। आयरिस बताती है कि लोग हर जगह से इसे फॉलो कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। बेरी उससे पूछता है कि तुम्हें मालिश के बारे में कुछ पता चला, तो आयरिस कहती है कि मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो बेरी कहता है कि इससे लोगों की जान को खतरा है। तो आयरिस बेरी को बताती है कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी हीरो है और वो भी हमारी दुनिया को बचा सकते हैं। तभी आयरिस को एक नया मैसेज मिलता है, मगर वो डेव के हैक करने की वजह से करप्ट हो गया था, इसीलिए सिस्को से डिक्रिप्ट करता है, जिससे उन्हें उस टेक्नीशियन का मैसेज मिलता है कि डेव बोरमन के लिए आ रहा है। मगर उन सभी में से किसी को नहीं पता था कि बोरमन को कहाँ रखा गया है, इसीलिए बेरी अपनी स्पीड से डीगल को वहाँ ले आता है। बेरी उससे पूछता है कि नील बोरमन को हमने तुम्हें सौंपा था, उसे कहाँ रखा गया था। डीगल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बेरी कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो बताता है कि हमने उसे कैसल नाम की एक जगह पर रखा हुआ था और वो आर्गस साइड में उस जगह के बारे में चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि 4 घंटे पहले मैंने वहाँ उसे चेक किया था। डीगल इससे हैरान होता है कि वो तो वहाँ गया ही नहीं। केलिन बताती है कि उसने तुम्हारा रूप लिया होगा और बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। वही डेव बोरमन की न्यूक्लियर पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा था, जिससे थ्रेट का लेवल 10,000 से ऊपर पहुंच चुका था। यह देखकर केलिन कहती है कि अब हम बोरमन को नहीं बचा सकते क्योंकि उसकी बॉडी गंभीर हो गई है। सिस्को बताता है कि डेव बोरमन के थ्रेट का लेवल 1 लाख पर लेकर जाना चाहता है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन को जनरेट कर सके, जिससे उसे बैटरी की तरह इस्तेमाल कर पाएगा। बेरी कहता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर से सैटेलाइट को चार्ज करेगा और उसे कहीं से भी लॉन्च कर सकता है, इससे वो सभी परेशान होते हैं। सिस्को बताता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरा होने में 12 घंटे बाकी है। बेरी डीगर को वापस स्टार सिटी छोड़ आता है और सभी से कहता है कि मैं अब डेव को रोकने जा रहा हूँ। सिस्को बताता है कि तुम बिना प्लान के वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ मोशन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोशॉक प्लेट लगी हुई है जो 70,000 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अगर तुमने उन पर पैर रखा तो तुम घायल हो जाओगे। तो बेरी कहता है कि मैं उन प्लेट से बचकर रहूंगा। सिस्को बताता है कि वो प्लेट हर 2 घंटे में अपनी मूवमेंट बदलती रहती है। केलिन बताती है कि डेव पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसीलिए उसने न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए वो जगह चुनी और फ्यूजन के पूरा होते ही वो पॉकेट डायमेंशन में चला जाएगा। तो बेरी कहता है कि अगर मैं फ्लैश टाइम में वापस जाऊं तो मैं उन प्लेट से खुद को चार्ज कर सकता हूं, जिससे मैं पॉकेट डायमेंशन में डेव को ट्रैक करने के लिए काफी फास्ट हो जाऊंगा। मगर सिस्को देखता है कि डेव ने 6 लोगों को बंदी बना रखा है, जिसे उसने उन प्लेट्स के ऊपर रखा हुआ था ताकि अगर बेरी वहां जाए तो सभी मर जाए। सिस्को बेरी से कहता है कि तुम इलेक्ट्रिकल विस्फोट से बच सकते हो, लेकिन वो बाकी लोग मारे जाएंगे। वहीं सेसिल अब गर्भावस्था के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी, इसीलिए जो है उसके लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि जब भी
उसका दर्द शुरू हो वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके, मगर सेसिल की टेलीपैथी पावर की वजह से वो अजीब बर्ताव करने लगी थी। हैरी जब स्टारलैब में आता है तो आइरिस परेशान होती है। वो उसे बताती है कि मैं मालिश को ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा क्योंकि हमारे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए हमें उसे पाइपलाइन में डालना होगा। हैरी उसे बताता है कि तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि काउंसिल ऑफ वेल्स ने मुझे सिखाया था कि अगर मैं डेओ के कार्यों को फॉलो करूं तो हम डेओ के मोटिव का पता लगा सकते हैं जो डेओ की फीलिंग्स है। इसीलिए अगर तुम मालिज होती तो तुम इस वक्त कहाँ छिपती। केलिन कहती है कि अगर मैं उसके पास के बारे में जानूं तो मैं पता लगा सकती हूँ कि वो अभी कहाँ छिपी होगी। आइरिस को हैरी का आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उसे थैंक्स कहती है। फिर वो उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। वहीं केलिन और सिस्को बेरी को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने एक तरीका खोज लिया है कि डेओ को कैसे रोका जाए और होस्टेजेस को बचाया जाए। बेरी पूछता है कि हमें कैसे करेंगे, तो बताते हैं कि हम मिलकर ये कर सकते हैं। सिस्को कहता है कि तुम हमें भी अपने साथ फ्लैश टाइम में ले जा सकते हो। बेरी कहता है कि मैं हर समय तुमको पकड़े नहीं रख सकता। सिस्को बताता है कि हमने तुम पर पूरी रिसर्च की है और उसे बताते हैं कि जब तुम दौड़ते हो तो तुम केवल स्ट्रीट फोर्स को टेप नहीं करते बल्कि तुम खुद स्ट्रीट फोर्स को जनरेट करते हो। तो बेरी कहता है कि जब मैं तुम्हें फ्लैश टाइम में लेकर जाऊंगा तो मैं अपनी स्पीड फोर्स ऑरा को तुम्हारे लिए बढ़ा दूंगा जिससे मैं अपनी स्पीड तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। केलिन कहती है कि इससे हमारे पास उन लोगों को बचाने के लिए फ्लैश टाइम के 55 मिलीसेकंड होंगे जो होस्टेज को छुड़ाने के लिए काफी है और तुम पॉकेट डायमेंशन में भी डेओ का पीछा कर पाओगे। बेरी कहता है कि तुम्हें नॉर्मल लग रहा है लेकिन फ्लैश टाइम में चलना बहुत मुश्किल होता है जिसे सीखने के लिए मुझे बहुत वक्त लग गया। तो सिस्को से कहता है कि तुम हमें ट्रेन कर सकते हो, तो बेरी भी मान जाता है और अब वो आर्गस की लैब जैसा ही सीन क्रिएट करते हैं जहां उन्होंने 6 होस्टेज की तरह डमी को लटका रखा था जिन्हें उन्हें बचाना था। केलिन और सिस्को तैयार थे। बेरी उन्हें अपनी स्पीड फोर्स से फ्लैश टाइम में ले आता है और स्पीड फोर्स उनके साथ साझा करता है जिससे वो भी फ्लैश टाइम में चल पाते हैं। बेरी उन्हें कहता है कि तुम्हें खुद पर फोकस करना होगा। सिस्को होस्टेज के नीचे ब्रिज बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बैलेंस ना होने की वजह से उसका पैर अटक जाता है और वो जोर से नीचे गिर जाता है जिससे सिस्को लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। केलिन को जोए का मैसेज आता है जो सेसिल को लेकर आए थे। केलिन सेसिल का चेकअप करती है और उसे बताती है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, लेकिन केलिन जोए को बताती है कि सेसिल के बच्चा होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, इसीलिए इसकी मेटा पावर भी बढ़ रही है जिससे लोगों का दिमाग पढ़ने की बजाय उनमें रहने लगेगी। तभी सेसिल केलिन जैसा बिहेव करने लग जाती है, इसीलिए केलिन उसे इनहेलर देती है जिससे सेसिल वापस से नॉर्मल हो जाती है। सेसिल केलिन से पूछती है कि मैं अपनी पावर को कैसे रोक सकती हूँ। केलिन बताती है कि जब तक तुम अपने बच्चे को जन्म नहीं देती ये पावर ऐसी बढ़ती रहेगी और जोए को इनहेलर देती है। अब बेरी वापस उन्हें ट्रेन करने लग जाता है। इस बार सिस्को सक्सेसफुली डमी के नीचे बेबी ब्रिज बना देता है लेकिन केलिन की गन फ्रिक्शन काम नहीं करती जिससे इस बार केलिन का पैर अटक जाता है जिस वजह से वो नीचे गिरकर टकरा जाती है जिससे उसे बचपन की यादों की एक झलक आती है जब वो साइकिल से गिर गई थी और उसका कार से एक्सीडेंट होने वाला था। बेरी केलिन को बेहोश देख परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद केलिन को होश आ जाता है। केलिन कहती है कि हमें वापस से ट्रेनिंग करने चलना चाहिए, तो बेरी से कहता है कि अब मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा क्योंकि तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया और इससे तुम मर भी सकती थी और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मदद करना चाहते हो पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तो सिस्को कहता है कि हमें उन होस्टेज को बचाना है, जिस पर बेरी कहता है कि मैं उन्हें बचाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आइरिस और एडी को पता चलता है कि मालिश किसी ऐसी जगह पर छिपी होगी जहाँ वो सेफ महसूस करती होगी। बेरी काफी परेशान होता है और उसे उन होस्टेज को बचाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। सिस्को उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है। बेरी कहता है कि अगर मैं जनरेटर को ऑफ कर दूं और लोगों को बचाऊं तो भी डेओ भाग जाएगा। तो सिस्को से कहता है कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम हमें मदद करने क्यों नहीं दे रहे हो। बेरी उसे कहता है कि मैं तुम दोनों को सेफ रखना चाहता हूँ, तुम फ्लैश टाइम का उपयोग करना नहीं जानते। सिस्को से कहता है कि अगर तुम हमें ट्रेन करोगे तो हम सीख जाएंगे। बेरी उसे कहता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है और अगर वहाँ कुछ भी गलती हुई तो तुम दोनों मर सकते हो। जिस पर सिस्को कहता है कि अगर तुम हमें साथ नहीं ले गए तो हम वैसे भी मर जाएंगे, हमारे दिमाग पूरे साफ हो जाएंगे और यही हमारी दुनिया का अंत होगा। बेरी कहता है कि अगर तुम मरे तो ये मेरी गलती होगी और मैं अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को और नहीं खोना चाहता। सिस्को से समझाता है कि राल्फ के
साथ जो हुआ उसकी वजह से तुम हमें जोखिम लेने से नहीं रोक सकते। मगर बेरी उसकी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तो सिस्को से कहता है कि हम सब ने किसी न किसी को खोया है, लेकिन इससे हम एक दूसरे की मदद करना नहीं छोड़ सकते और तुम अकेले नहीं हो जिसे राल्फ के मरने से बुरा महसूस हो रहा है। केलिन भी वहाँ जाती है जो उन्हें शांत रहने को कहती है, मगर वो नहीं सुनते। बेरी सिस्को को बताता है कि राल्फ हीरो नहीं बनना चाहता था। जब मैं आयरन हार्ट्स में बंद था तब वो मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि वो डर रहा है और वो तैयार नहीं है, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि जाओ और दुनिया को बचाओ, और मैंने मेरा काम उसे सौंप दिया। आयरिस और हैरी भी वहाँ जाते हैं। सिस्को कहता है कि हमने बस मेटा बनाए, हमने राल्फ को पावर दी, इसीलिए मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना कि तुम हो, क्योंकि मैंने स्पीड फोर्स खोला जिससे इतने सारे मेटा ह्यूमन बने, और ये सब मैंने इसीलिए नहीं किया था ताकि तुम अकेले ही दुनिया को बचाओ और हमें दूर रहने को कहो। बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैं इस बात से डरता हूँ कि मैंने जिन भी लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की है वो सभी बदतर हो गए। सिस्को कहता है कि राल्फ ऐसा नहीं था, तुमने उसे जीना सिखाया, लोगों को बचाना सिखाया। पहले वो एक ही कमरे में बंद रहता था, लेकिन तुम्हारे सिखाने के बाद उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भी दुनिया को बचाना चाहा, और हम सभी भी ऐसा ही चाहते हैं। बेरी उसकी बात समझ जाता है और वो केलिन से पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में करना चाहते हो। केलिन कहती है कि अगर हम साथ में ये करेंगे तो ये हम पर बोझ नहीं होगा। आयरिस बेरी को बताती है कि हमें मालिश के ठिकाने का पता चल गया है, वो इंग्लैंड में है। तो बेरी उसे एक स्टेपोलेटर देकर कहता है कि हमारा आखिरी डिवाइस है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, इससे तुम मालिश के पास पहुंच जाओगी और हमें कुछ भी करके डेव को रोकना होगा। फिर आयरिस बेरी को किस करके कहती है कि तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। तभी केलिन बेरी को बताती है कि बोरमन के रेट्स 100K तक पहुंचने वाले हैं, तो डेव को रोकने के लिए वहीं बोरमन की न्यूक्लियर पावर 100K थ्रेड तक पहुंचने से वो ऊर्जा में बदल जाता है। डेव से कहता है कि तुम्हारी आंख दुनिया को रोशन करेगी। वहीं बेरी, सिस्को और केलिन आर्गस की उस जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। बेरी कहता है कि हमारे पास 1 सेकंड से भी कम समय है, हमें सभी होस्टेज को बचाना होगा और मैं उन प्लेटों को सक्रिय करके चार्ज करूंगा। केलिन बताती है कि मैंने भी आई शूटर बना लिए हैं जो कोल्ड गन से बहुत अच्छे हैं। तभी उन्हें किसी चीज के श्रिंक होने की वॉइस आती है, क्योंकि डेव बोरमन के चेम्बर को श्रिंक कर रहा था। डेव को पता चल जाता है कि वो आ गए हैं, इसीलिए वो पॉकेट डायमेंशन से वहां से निकलने लगता है। अब बेरी केलिन और सिस्को को अंदर लाकर फ्लैश टाइम में ले आता है और उन प्लेटों की मदद से खुद को चार्ज करने लगता है। केलिन और सिस्को होस्टेज को बचाने लगते हैं और बेरी उन प्लेटों के चार्ज की वजह से स्पीड से आगे बढ़ता है और पॉकेट डायमेंशन के बंद होने से पहले ही वहां से निकल जाता है। केलिन और सिस्को भी सभी को बचा लेते हैं। वहीं डेव अब अपने 5 सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है, मगर तभी बेरी वहां आकर फुल स्पीड में बिल्डिंग के ऊपर जाता है और अनुमेट के दिए हुए शार्ट्स को एक सैटेलाइट के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो बर्बाद हो जाता है। बेरी इससे खुश होता है। तभी डेव उसके पास आता है और से कहता है कि तुमने बहुत तेजी से मेरे एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया, मगर तुम एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय को लोगों में फैलाने से नहीं रोक सकते। जल्दी एनलाइटमेंट तुम्हारे लिए भी आएगा, जिससे रोग, अकाल, परमाणु हमले, लूट मार सभी बंद हो जाएगी, सड़कें साफ होगी और लोग अपने फोन को नीचे रखकर जानकारी के प्रति उत्सुक होंगे, और उन सभी को सिखाने के लिए मैं वहाँ तैयार रहूंगा। बेरी उससे कहता है कि तुम दुनिया को बेहतर नहीं बल्कि गुलाम बनाना चाहते हो, तुम लोगों से उनकी स्वतंत्रता छीन लोगे। डेव कहता है कि मानवता में शांति लाने के लिए यह बहुत तुच्छ कुर्बानी है। तो बेरी कहता है कि तुम जैसी दुनिया बनाना चाहते हो वहाँ हम एक दूसरे को भी नहीं जानते होंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगे, ना उन्हें प्यार करेंगे, हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे को भूल जाएंगे। डेव कहता है कि तुमने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है, पर मेरे मुताबिक फीलिंग्स ही सभी मुसीबतों की जड़ है जो हमारे दिमाग को विचलित करता है और हमारी प्रोग्रेस में बाधा डालता है, जिसे तुम सभी कमजोर लोग प्यार कहते हो, और जल्दी तुम मेरी बात को समझोगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सिस्को और केलिन सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आए थे, मगर केलिन अभी भी थोड़ी परेशान थी। तो सिस्को से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। केलिन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उसे बताती है कि जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तब मुझे बचपन का एक किस्सा दिखाई दिया जब मैं साइकिल से गिर गई थी और मैं उस समय डर गई थी। मैंने उस समय कुछ अजीब देखा, इसीलिए मैं तुम्हारी पावर की मदद से उस दिन क्या हुआ वो देखना चाहती हूँ। तो सिस्को उसे वाइप करके केलिन के उस दिन की याद में ले आता है, जिसमें वो देखते हैं कि केलिन जब बचपन में कार से टकराई थी तो जब उसने
शीशे में अपनी शक्ल देखी थी तो उसे किलर फोर्स नजर आई, जिससे वो काफी डर गई थी। यह देखकर सिस्को केलिन से कहता कि किलर फोर्स हमेशा से तुम्हारा हिस्सा रही है और वो कड़ाक विस्फोट से नहीं बनी थी, मगर केलिन को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। वहीं हम इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड का सीन देखते हैं, जहाँ आयरिस और एरी उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ मार्लिज और डेओ पहली बार साथ रहने आए थे, मगर वहाँ मार्लिज नहीं होती। लेकिन आयरिस को वहाँ एक टी पॉट दिखाई देता है जो अभी भी गर्म था, जिससे वो समझ जाती है कि मार्लिज यहीं छिपी हुई है, इसीलिए उसे आवाज लगाती है। मार्लिज वहाँ जाती है जो उन्हें कहती है कि तुम्हें बिना पूछे किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, और उस पर तलवार पॉइंट करते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो एरी उसे कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ हैं, मगर एरी इससे आगे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो सब कुछ भूल रहा था। मार्लिज इससे समझ जाती है कि एरी अलाइनमेंट के आखिरी चरण पर पहुंच चुका है और उसका दिमाग फिर से चालू हो रहा है, इसीलिए उसे कहती है कि जल्दी ना तुम्हारे पास कोई यादें होगी ना ही रिश्ते होंगे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा ताकि डेओ तुम्हें टीच कर सके। मार्लिज इससे खुश होती है कि जल्दी हम सभी की तुम्हारी जैसी हालत होगी। आयरिस मार्लिज से कहती है कि हमें डेओ को रोकना होगा क्योंकि अब तुम्हारा पति नहीं रहा, वो तुमसे अब बहुत दूर चला गया है। मार्लिज उसे कहती है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं है। आयरिस उसे कहती है कि निराशावाद आशावाद से ज्यादा पावरफुल नहीं है, और मैंने पढ़ा था कि तुम बहुत आशावादी थी, मगर डेओ ने तुम्हें बदलने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो आशावादी छिपी हुई है। तुम अभी भी मानवता में विश्वास रखती हो, मुझे तुम पर भरोसा है, और क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो। मार्लिज मान जाती है। वहीं स्टार लेब में सिस्को केलिन जब पहुंचते हैं तो ये देखकर खुश होते हैं कि बेरी ने एक सैटेलाइट को बर्बाद कर दिया। तभी बेरी भी वहां जाता है जो उन्हें बताता है कि सैटेलाइट बर्बाद होने के बाद भी डेओ को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी वहाँ एक इमरजेंसी सिग्नल बजने लगता है और सिस्को देखता है कि डेओ ने उनके स्टार लेब के सैटेलाइट को हैक कर लिया है। सिस्को सैटेलाइट को हैक होने से रोकने लगता है, मगर डेओ उस जगह को हैक कर लेता है। बेरी समझ जाता है कि डेओ यहाँ मौजूद है। वहीं डेओ टाइम वॉर्ड में होता है। बेरी अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। डेओ अब कड़ाक विस्फोट और उस न्यूक्लियर पावर को गिडियन के डिवाइस में फिट कर देता है, जिससे अब अलाइनमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है और एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान में जाती है। केलिन और सिस्को बेरी से पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो बेरी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर अब हम देखते हैं कि कैप्टन सिंह जिटर्स में होते हैं, जहां बेरी को फोन से एक मैसेज छोड़ते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल गई है, क्योंकि मेयर ने तुम्हारी वाइफ के पोस्ट को पढ़ा, जिससे उन्हें डेओ के बारे में पता चला। लेकिन तभी उनका फोन एक होने लगता है और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने लगते हैं। कैप्टन देखते हैं कि शहर के सभी लोग भाग रहे हैं क्योंकि शहर पूरा अंधकार में फैलता जा रहा था और एक अजीब सी पर्पल रोशनी आसमान में चमक रही थी जो सभी चीजों को खराब कर रही थी। डेओ भी ये सब देख रहा होता है। वहीं स्टार लेब में भी कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि फोन भी किलगोर की पावर की वजह से काम नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ जोए और सेसिल भी आ जाते हैं, जिन्हें बेरी बताता है कि हमारे प्लान ने काम नहीं किया, हमने जो सैटेलाइट नष्ट किया उसे डेओ ने हमारे स्टार लेब के सैटेलाइट से बदल दिया। जोए बताते हैं कि बाहर बिल्कुल भी बिजली नहीं है, हमारी कार ने भी काम करना बंद कर दिया। सेसिल कहती है कि मेरा दर्द कभी भी शुरू हो सकता है और यहाँ से हॉस्पिटल भी बहुत दूर है। तभी सेसिल को दर्द होने लगता है तो केलिन कहती है कि मुझे इस बच्चे को यही जन्म देने की तैयारी करनी होगी। तभी सिस्को किसी तरह लाइट्स को ऑन कर देता है। फिर सिस्को बेरी को टाइम वर्ल्ड में लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि डेओ पहले ही जानता होगा कि एरी थिंकिंग कैप बनाएगा और उसे डार्क मैटर से शक्ति देगा, इसीलिए उसने इस ट्यूब से डार्क मैटर नहीं निकाला क्योंकि वो जानता था कि अगर हैरी का दिमाग रिबूट हो सकता है तो सभी लोगों का दिमाग भी एनलाइटमेंट प्रोसेस से रिबूट हो जाएगा। बेरी सिस्को से पूछता है कि क्या गिडियन सैटेलाइट को हैक कर सकती है। सिस्को बताता है कि डेओ के पर्पल हेज ने इसे भी बिगाड़ दिया है। बेरी को कुछ समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी आयरिस मार्लिज के साथ आ जाती है और से कहती है कि हम जानते हैं कि अब क्या करना है। मार्लिज सभी को बताती है कि हमें बेरी को डेओ के दिमाग में भेजना होगा। बेरी कहता है कि हम इससे उसे कैसे रोक पाएंगे। मार्लिज बताती है कि हमें डेओ के दिमाग में अच्छे डेओ को ढूंढना होगा, उसकी वो मेमोरी ढूंढनी होगी जब उन लोगों की मदद करना चाहता था, और वो अच्छा डेओ ही उसके मन को फिर से कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि अच्छाई बुराई पर हावी हो सकती है। बेरी उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके अंदर अभी भी अच्छाई बची होगी। मार्लिज उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मानना थोड़ा कठिन होगा, पर एक समय ऐसा भी था जब क्लिफर्ड दुनिया की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दिमाग में डार्क मैटर डाला। हमें उसकी अच्छाई को खोजना चाहिए।
चाहिए, मगर बेरी को आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि हमें सुपर गर्ल और एरो की मदद लेनी चाहिए डेओ को रोकने में। तो मालिश कहती है कि डेओ ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा है और उसे पता है कि तुम किस किस की मदद ले सकते हो, इसीलिए उसने तुम्हें रोकने का पूरा प्लान बना रखा है। सिस्को मालिश से पूछता है कि हमारे दिमाग कब तक रिबूट होंगे। मालिश बताती है कि जब तक ये ग्रिड 100% तक ना पहुंच जाए। बेरी मालिश से पूछता है कि तुम मुझे उसके दिमाग में कैसे पहुंचाओगी। मालिश उसे बताती है कि हम सेसिल की पावर की मदद से तुम्हारी चेतना को डेओ के अंदर भेज सकते हैं। फिर मालिश सेरेबल इनहिबिटर को अपग्रेड करती है और सिस्को को बताती है कि सेसिल की टेलीपैथिक क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे बेरी वन वे लिंक के थ्रू डेओ से जुड़ जाएगा, जिससे डेओ को पता नहीं चलेगा कि बेरी उसके दिमाग के अंदर है। अब बेरी और बाकी सभी भी स्पीड लैब में आ जाते हैं, जहां बेरी डेओ की चेयर पर बैठ जाता है और सेसिल को एक बेड पर सुला दिया जाता है ताकि ट्रांसक्रेनियल लिंक बेरी और सेसिल के बीच शुरू हो सके, जिससे बेरी की कॉन्शसनेस यानी चेतना डेओ के दिमाग में पहुंच जाएगी। मालिश सेसिल के सर पर सेरेबल इनहिबिटर को लगा देती है और बेरी भी डेओ की कैप को पहन लेता है, जिससे मालिश का दिमाग बेरी के साथ जुड़ जाता है और बेरी सेसिल की पावर की वजह से एक पोर्टल के थ्रू डेओ के ब्रेन में पहुंचता है, जिससे वो उस जगह पर गिरता है जहां सभी बस मेटा बने थे। बेरी को डेओ नजर आता है, इसीलिए वो बस में छिप जाता है। बेरी अपने सभी दोस्तों से बात कर पा रहा था, इसीलिए उन्हें बताता है कि मैं बस 405 में हूँ और मैं उसी पोर्टल से निकला जिससे मैं स्पीड फोर्स से आजाद हुआ था। मालिश बेरी से कहती है कि तुम्हें अच्छे डेओ को ढूंढना होगा जो ये बुरे डेओ पर काबू पा सकता है। तो बेरी वहाँ से निकलकर मालिश के घर पर जाता है जहाँ डेओ और मालिश रहा करते थे, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि वहाँ डेओ और मालिश की तस्वीर भी नहीं होती। तभी सेसिल से बेरी का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि मालिश का दर्द स्टार्ट होने लग गया था और उसकी पावर उसकी प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई थी। मालिश कहती है कि हमें सेसिल के बेबी होने से रोकना होगा, वरना हम बेरी को डेओ के दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे और ना ही अच्छे डेओ को ढूंढ पाएंगे। केलिन जो ऐसे कहती है कि हम इनहेलर की मदद से सेसिल को शांत कर सकते हैं। सिस्को देखता है कि एरी वहाँ नहीं है, तो सिस्को वर्कशॉप में जाता है जहाँ एरी थिंकिंग केप को लेकर उदास बैठा हुआ था। एरी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सिस्को से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एरी नहीं सुनता और कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो सिस्को उसे थिंकिंग केप पहना देता है, जिससे एरी उसे बताता है कि बेरी को अच्छे डेओ को उस जगह ढूंढना चाहिए जहाँ डेओ को मालिश से प्यार हुआ था। यह कहकर हैरी सिस्को के गले लग जाता है और अब उस थिंकिंग केप का यूज करने से हैरी का दिमाग पूरी तरह से रिबूट हो गया था, जिससे अब वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर सिस्को वहाँ से चला जाता है और बेरी को बताता है कि तुम्हें बोअरसील जाना होगा जहाँ मालिश और डेओ को प्यार हुआ था। तो बेरी उस जगह पहुँच जाता है, मगर वहाँ भी डेओ नहीं होता। तभी वहाँ बेरी को राल्फ दिखाई देता है। बेरी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। स्टार लैब में भी सभी बेरी की बातें सुनकर कहते हैं कि क्या राल्फ अभी भी जिंदा है। राल्फ बेरी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो, क्या डेओ ने तुम्हारी पावर भी छीन ली और तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया। तो राल्फ कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सेसिल की टेलीपैथी पावर की वजह से डेओ के दिमाग में आया हूँ ताकि मैं डेओ का गुड पार्ट ढूंढ सकूं और हम एनलाइटमेंट को रोक दे। राल्फ बेरी को बताता है कि गुड डेओ यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ सभी जगह बुरा डेओ है जो मुझसे हर टाइम मिलने आता है। तभी डेओ वहाँ जाता है जो बेरी को कहता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी टीम तुम्हें मेरे दिमाग में भेजने की कोशिश जरूर करेगी और अब तुम मेरे दिमाग में हो, इसीलिए अब कोई नहीं बच सकता। और वो राल्फ पर हमला करता है, मगर बेरी उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। सेसिल का बेरी से लिंक टूट जाता है और वो सभी को बताती है कि डेओ को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, इसीलिए हमारे लिए आ रहा है। मालिश कहती है कि हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। सिस्को एरी को भी वहाँ स्पीड लैब में ले आता है। तभी यहाँ डेओ भी आ जाता है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाता क्योंकि मालिश ने वहाँ एक फोर्स फील्ड बना लिया था। डेओ आयरिस से कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने कभी बेरी का पीछा क्यों नहीं किया, उसकी गति और ब्रेन को मैंने क्यों नहीं छीना। ये सब मैंने उसके स्पीड फोर्स के कनेक्शन की वजह से किया। बेरी के पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी जगह जाने का एक्सेस है और अभी तुमने उसे मेरे ब्रेन में भेज दिया है, इसीलिए जल्दी मेरे पास भी ये पावर होगी। तो मालिश उसे कहती है कि तुम्हें पहले हम सभी को ढूंढना होगा और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मालिश सभी को पॉकेट डायमेंशन के डेओ के अड्डे पर ले आती है। सिस्को मालिश से कहता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाई, डेओ हमें यहाँ ढूंढ सकता है। मालिश कहती है कि हमें कुछ समय चाहिए। वही राल्फ बेरी को बताता है कि डेओ जब कॉलेज में पढ़ाया करता था तब वो अच्छा था। फिर वो दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि अच्छा डेओ मर चुका है और वो आयरिस को इस बारे में बताता है कि अच्छे डेओ की सिर्फ लाश है। सभी इससे दुखी होते हैं। राल्फ
को लगता है कि अब वो दुनिया को नहीं बचा सकते, इसीलिए वो बेरी से कहता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और तुम्हारे पास जो वक्त बचा है उसे अपनी फैमिली के साथ मिलकर स्पेंड करना चाहिए। बेरी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे भी ये फैमिली हमारी है और मैं तुम्हें यहाँ पीछे नहीं छोड़ूंगा, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। बेरी को एक आइडिया आता है और उसे बाहर ले आता है। वो राल्फ को पोर्टल दिखाता है जिससे वो यहाँ आया था। बेरी उसे बताता है कि डियो के दिमाग से बाहर निकलने का दरवाजा है। मालिज ने कहा था कि हम उस पर काबू पा सकते हैं और ये हम तुम्हारी मदद से अब कर सकते हैं क्योंकि डियो तुम्हारी बॉडी में है और अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम वापस अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेना क्योंकि ये बॉडी तुम्हारी है और तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलते ही डियो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राल्फ को भी आइडिया अच्छा लगता है और अपने सूट में आ जाता है, मगर तभी वहाँ डियो के कई सारे क्लोन्स उन्हें रोकने आने लगते हैं। तो राल्फ और बेरी मिलकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर डियो अपनी थिंकिंग पावर से उनके हमलों को पहले ही रोक लेता है और उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। बेरी राल्फ को बताता है कि हमारा दिमाग पढ़ सकता है, इसीलिए हम उसे नहीं मार पा रहे। राल्फ कहता है कि हमें उसे डिब्नी स्टाइल में रोकना होगा, यानी हमें उसके दिमाग में दूसरी यादों को लेकर हमला करना होगा। राल्फ उसे ऐसा करके बताता है जिससे वो डियो को मुक्का मारता है। बेरी भी ऐसा ही करता है। वो आयरिस के बारे में सोचते हुए डियो को मारने लग जाता है, मगर वहाँ बहुत सारे डियो के क्लोन आने लगते हैं, इसीलिए राल्फ और बेरी साथ मिलकर उन क्लोन को मारने लग जाते हैं। वहीं सेसिल की हालत खराब होती जा रही थी और गियर लेवल भी 94 पर पहुंच चुका था। तभी वहाँ डियो भी आ जाता है जो उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है। जो भी उस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन डियो उन्हें दीवार से टकराकर नीचे गिरा देता है और सेसिल की गर्दन को अपने पावर से दबाने लगता है ताकि बेरी और राल्फ उसके दिमाग से बाहर ना निकल सके। वहीं डियो के माइंड में बेरी राल्फ को लेकर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। डियो के बहुत सारे क्लोन उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन बेरी सभी को हिट करता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो राल्फ को लेकर पोर्टल से बाहर आ जाता है, जिससे अब बेरी होश में आ जाता है। डियो को भी कुछ होने लगता है क्योंकि राल्फ अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस ले रहा था। डियो को बहुत दर्द होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो सकता है। मालिज उसे कहती है कि ये सब राल्फ के इमोशन अटैचमेंट की वजह से है और अब राल्फ डियो को हराकर वापस अपनी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अब वो खुद को अपने नए रूप में ले आता है। सभी से खुश होते हैं, मगर वो देखते हैं कि ग्रेड लेवल अभी भी बढ़ रहा है। तो मालिज लास्ट कमांड का ओवरराइड कर देती है, जिससे ग्रेड लेवल घटने लगता है और एनलाइटमेंट प्रोसेस रुक जाती है, जिससे अब सिटी की सभी चीजें वापस काम करना स्टार्ट कर देती है। आसमान वापस से साफ हो जाता है। फिर वो सभी वापस स्पीड लैब में आ जाते हैं। आयरिस चेक करती है कि शहर में अब कोई डार्क एनर्जी नहीं रही है, जिससे सभी खुश होते हैं कि उन्होंने डियो को हरा दिया। फिर वो सभी सेसिल को वहाँ से बाहर ले आते हैं और केलिन अब सेसिल के बच्चे की डिलीवरी करवाने लगती है, मगर डियो की चेयर अचानक एक्टिवेट हो जाती है और वो फ्लैश टीम के सामने आ जाता है, मगर वो एक होलोग्राम होता है। डियो बताता है कि ये सब मैं किलगोर की पावर की वजह से कर पा रहा हूँ और ये मेरा एक नया जन्म है। डियो मालिज से कहता है कि एनलाइटमेंट जरूर होगा, मैंने सब कुछ सोच रखा है। तो मालिज उसे गुड बाय कहती है कि अब बहुत हो चुका है और वो उस चेयर को बर्बाद कर देती है। सिस्को देखता है कि डियो के सभी सैटेलाइट नीचे गिरने लग गए हैं, जिससे 3 मिनट में एक बड़ा धमाका होगा क्योंकि सभी सैटेलाइट नीचे धरती से टकराएंगे। आयरिस कहती है कि हमें सभी लोगों को बचाना होगा। अब सेंट्रल सिटी में सैटेलाइट के टुकड़े गिरने लगते हैं। बेरी वहाँ पहुंच जाता है और लोगों को बचाने लगता है। राल्फ और सिस्को भी वहाँ आकर लोगों को सैटेलाइट के टुकड़ों से बचाते हैं। बेरी देखता है कि सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिरने वाला है, इसीलिए बेरी फुल स्पीड में रन करके आता है ताकि उसे सोनिक पंच मार सके। मालिज कहती है कि ऐसा नहीं कर पाएगा, मगर बेरी के साथ साथ एक और स्पीस्टर उस सैटेलाइट को सोनिक पंच करता है और ये स्पीस्टर और कोई नहीं बल्कि नोरा होती है और अभी सोनिक पंच की वजह से वो सैटेलाइट बर्बाद हो जाता है। सभी फ्लैश के इस काम से खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर वो सभी स्टाले बाज आते हैं जहाँ उन्हें बच्चे के रोने की वॉइस सुनाई देती है क्योंकि सेसिल की बेबी गर्ल ने जन्म ले लिया था। सभी से खुश थे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मालिज सिस्को को एक डिवाइस देती है और बताती है कि ये तुम्हारे फ्रेंड हैरी को ठीक कर देगा। आयरिस मालिज को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि अभी भी बाहर बहुत सारे मेटा है, इसीलिए तुम भी हमारे साथ रहकर मदद कर सकती हो। मालिज कहती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, पहले ही तुम्हारे पास सब कुछ है, इसीलिए मुझे कुछ दूसरे लोगों की मदद करनी है और ये सब मैं टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाकर करूंगी। तो बेरी उसे गुड लक कहता है। मालिज वहाँ से चली जाती है। बेरी थोड़ा परेशान होता है और वो आयरिस को बताता है कि जब मैंने सैटेलाइट को नष्ट किया तब वहाँ एक दूसरा स्पीस्टर भी मौजूद था, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन हो सकता है। वहीं सिस्को मालिज के डिवाइस को थिंकिंग कैप में फिट कर देता है,
जिसे वो हैरी के ब्रेन पर लगाकर ऑन कर देते हैं, जिससे हैरी को दर्द होता है मगर उसकी यादें वापस आ जाती है, जिससे सभी खुश होते हैं। मगर हैरी का दिमाग अभी भी पूरा वापस नहीं आया था, उसकी सारी नॉलेज चली गई थी, अब उसके पास बस लो की यादें थी। सिस्को इससे परेशान होता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके तुम्हें ठीक करना होगा। तो हैरी उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी नॉलेज चली गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारी यादें हैं और अब मेरे दिमाग में संतुलन बन चुका है। फिर वो सभी को बताता है कि मैं अब अपनी अर्थ पर वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ये कहकर वो उन सभी को हक करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी जॉय के घर पर बेबी गर्ल का बर्थडे मनाते हैं। तभी वहाँ वेली भी आ जाता है क्योंकि लीजेंड्स टीम में शामिल होने के बाद से वो उनसे अलग हो गया था। जॉय वेली से मिलकर खुश होते हैं और वो उस बेबी गर्ल का नाम जेना रखते हैं। तभी कोई डोर नॉक करता है। बेरी जब गेट खोलता है तो नोरा होती है। सभी को याद आता है कि हमने पहले तुम्हें देखा है और उसके पास आयरिस का जैकेट था। बेरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं आपकी बेटी नोरा हूँ और मैं फ्यूचर से आई हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।